तो नेक्स्ट है पूरा का पूरा कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें अर्ली मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो हर्षा के डेथ के बाद क्या है, जो हर्षवर्धना थे उनके डेथ के बाद कोई भी नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है हमको पॉलिटिकल यूनिटी जो है वो नहीं देखने को मिला था। लगभग 5 सेंचुरीज तक, लगभग 500 ईयर्स तक जो है फ्रॉम 8th सेंचुरी के से लेके लगभग 12th सेंचुरी के बीच जो है वो यहाँ पे क्या है डोमिनेंस जो है वो राजपूत रूलर्स का जो है हमको देखने को मिलता है। एंड राजपूत रूलर जो थे वो मेनली हम कंसीडर करते हैं तो उनको फॉरेन इन्वेडर्स और इंडियन क्षत्रियस के जो है वो डिसेंडेंट्स हम मानते हैं। वॉर उनके लिए जस्ट एक खेल के रूप में था, उनको बहुत मजा आता था इसमें एंड बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो बिल्डअप करते थे। उसमें अगर हम देखें अर्लीस्ट राजपूत रूलर्स के अंदर तो गुर्जर प्रतिहास थे एंड जिसके फर्स्ट ग्रेट टू लीडर थे वो हरिश्चंद्र थे, जिन्होंने अपने कैपिटल जो है वो भीनमल को बनाया था। गुर्जर जो थे वो बेसिकली डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर क्या है रूल करते थे। एक ब्रांच जो था वो गुजरात के अंदर था, दूसरा जो था वो अवंती के अंदर था। इसमें सबसे ज्यादा करेजियस रूलर की अगर हम बात करें तो वो चौहान थे जो कि अजमेर के अंदर रूल करते थे। इसमें एक राजा थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए था, वो विग्रहराज थे जो कि दिल्ली को जो है वो ऑक्यूपाई किए थे। कांस्टेंट फाइटिंग के चलते राजपूत जो है आपस में ही लड़ते रहते थे, जिसके कारण वीकेंड होते चले गए और कभी भी ये क्या है कॉमन एनिमी के खिलाफ क्या है कभी भी यूनाइटेड नहीं गए। अगर हम अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध की बात करें तो 712 एडी के अंदर जो है स्टार्ट होता है, जहां पे मोहम्मद बिन कासिम जो है वो आता है। रिलीजियस जो हम रिलीजन इस्लाम की बात करते हैं तो इसका जो जन्म है वो मक्का के अंदर, अरब आज की डेट में अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया है उसके अंदर होता है। एंड इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है या स्टार्टिंग जो प्रोपेगेशन स्टार्ट करते हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद थे। तो मोहम्मद साहब जो है वो माइग्रेट करते हैं मदीना की ओर 622 ईस्वी में एंड वहां से ही क्या है कि हम मुस्लिम कैलेंडर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसको मुस्लिम एरा भी हम कहते हैं, यानी कि हिजरा कैलेंडर या हिजरी कैलेंडर की हम बात करते हैं, वहीं से स्टार्ट होता है। 8 साल के बाद जो है मोहम्मद साहब फिर से मक्का की ओर जो है वो माइग्रेट करते हैं कुछ अपने फॉलोअर्स के साथ एंड 632 एडी के अंदर क्या है उनकी मौत जो है वो हो जाती है। मोहम्मद साहब के जो फॉलोअर्स थे वो एक एम्पायर को क्या है एस्टैब्लिश किया था उन्होंने, जिसको एम्पायर को हम कैलिफेट कहते हैं, जो कि 2 तरह के कैलिफेट थे, एक उमैयद थे दूसरे अब्बासिद थे। दोनों कैलिफेट्स या कैलिफ्स की अगर हम बात करें तो ये दोनों कैलिफ जो है वो एक एम्पायर के रूप में जो है रूल करता था। हम देखें तो सेंट्रल एशिया को मोस्टली, ठीक है। 712 एडी के अंदर जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है वो इन्वेड करता है सिंध को। मोहम्मद बिन कासिम क्या था, उमैयद किंगडम का कमांडर हुआ करता था। कासिम जो है वो दाहिर को डिफीट करता है। दाहिर कौन था, सिंध का रूलर था। एंड ये जो बैटल है काफी ज्यादा कॉन्टेस्टेड बैटल हमें देखने को मिलता है। सिंध का जो कैपिटल था वो आरोर था, उसको जो है कासिम जो है वो कब्जा कर लेता है। कासिम कब्जा करने के बाद सिंध को फिर फर्दर एक्सटेंड करता है मुल्तान तक। एंड कासिम जो है वो वहां पे क्या है सिंध में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो बनाया था वो बेसिकली बनाया था कि जो लोग थे वहां के रहने वाले उनको कोई भी तरीके से वो हार्म नहीं पहुंचाया। बेसिकली उसको उन्होंने जिमीज कहा या प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट्स कहा, जहां पे कोई भी इंटरफेरेंस उनके बेसिक लाइफ को लेकर नहीं था एंड कुछ भी नहीं था। वो बेसिकली अपने जो एम्पायर है उसको बढ़ा रहा था, फिजिकल कॉन्क्वेस्ट में जो है वो ध्यान तक जो आम लोग थे उनको वो परेशान नहीं किया था। सुन कासिम जो है वो रिकॉल कर लिया जाता है कैलिफ के द्वारा कि कैलिफ जो है वो फिर से कासिम को क्या है बुला लेते हैं। बहुत सारे अरब ट्रैवलर जो है वो विजिट करते हैं सिंध को। अगर हम इंडियन मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो इंडिया से क्या है अरब में काफी ज्यादा ये फेमस था इंडियन मेडिसिन, जिसको हम आयुर्वेदा कहते हैं, और एस्ट्रोनॉमी यहाँ से क्या है अरब लैंड्स जो है वो ले जाया जाता था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो महमूद ऑफ गजनी की बात करें और उनके इन्वेजन की हम बात करते हैं तो 9th सेंचुरी के अंदर क्या है अंत आते आते बाय द एंड ऑफ 9th सेंचुरी जो अब्बासिड कैलिफेट था वो डिक्लाइन कर जाता है, ठीक है। टर्किश जो गवर्नर थे वो वहां पे क्या है कि एक इंडिपेंडेंट किंगडम को एस्टैब्लिश कर लेते हैं एंड जो कैलिफ है वो क्या है बेसिकली एक रिचुअल अथॉरिटी के रूप में रह जाता है। उनका जो वैल्यू है वो धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो गया। उसी में से अगर हम देखें तो जो कुछ गवर्नर जो टर्किश गवर्नर्स थे उनमें से एक गवर्नर अल्पटिजीन था। अल्पटिजीन जिन्होंने अपना कैपिटल जो है वो गजनी को बनाया था एंड अल्पटिजीन के जो सक्सेसर थे और उनके जो सन इन लॉ थे जिनको सबुक्तिजीन कहते हैं हम लोग, उन्होंने कॉन्कर करना स्टार्ट किया नॉर्थ वेस्ट के अंदर एंड ये सक्सीड किए थे कैप्चरिंग पेशावर फ्रॉम जयपाल। जयपाल जो पेशावर के रूलर थे उससे उन्होंने कब्जा कर लिया था सबुक्तिजीन ने जयपाल को हरा के एक तरीके से पेशावर को, ठीक है। ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन महमूद जो है वो सबुक्तिजीन के सक्सेसर थे जो कि फिर गजनी के गद्दी पे जो है वो बैठते हैं। अगर इनके रिन की हम बात करें तो 997 से लेकर 1030 एडी के बीच में हमें देखने को मिलता है। इंडिया में अगर जो है वो 17 बार इन्होंने रेड किया था, ठीक है। इंडियन अगर हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की बात करें तो वहां पे क्या है कि हिंदू शाही किंगडम जो है वो हुआ करता था एंड ये हिंदू शाही किंगडम जो है बेसिकली जो किंग जयपाल थे वो इस चीज को क्या है हिंदू शाही किंगडम के जो राजा थे वो वहां पे क्या है एक गेट के रूप में काम कर रहे थे एंड वहां पे जब रेड होता है गजनी का तो 1001 एडी के अंदर क्या है वो जयपाल जो है वो इनसे हार चुके थे। गजनी ने जयपाल को हरा दिया और फिर जयपाल के जो सक्सेसर थे आनंद पाल वो भी क्या है गजनी से जो है वो लड़ाई करते हैं, लेकिन वो भी हार जाते हैं इन द बैटल ऑफ वाहन एंड ये जो है पेशावर के अंदर जो है हमको देखने को मिलता है 1008 एडी के अंदर। तो 1008 एडी के अंदर क्या है आनंद पाल जो कि बेटे थे जयपाल के वो भी क्या है महमूद गजनी से लड़कर हार चुके होते। तो एक तरीके से जो गेट था हम कह सकते हैं कि जो अरब और सेंट्रल एशिया के और जो नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के बीच में जो बाउंड्री था वहां पे क्या है हिंदू शाही किंगडम जो बाउंड्री के रूप में एक्ट कर रहा था वो क्या है एक तरीके से तबाह हो जाता है। महमूद जो है सब्सिक्वेंटली क्या है इंडिया में रेड करते हैं, बहुत सारे जो अमीर टेंपल्स थे उनको तोड़ते हैं, उनको लूटते हैं पूरी तरीके से। मतलब मेन जो उनका उद्देश्य था वो इंडिया में क्या था जितना जो वैल्यू है जितना हम कह सकते हैं धन है उसको लूट के जाने का। 1011 एडी के अंदर वो जो है रेड करते हैं नगरकोट को जो कि पंजाब हिल्स के अंदर है। फिर वो थानेश्वर के ओर जो है आते हैं जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है। 1018 एडी के अंदर महमूद जो है वो मथुरा के होली सिटी को जो है पूरी तरीके से लूटते हैं, फिर कन्नौज पे भी हमला करते हैं। 1024 एडी के अंदर अगर हम देखें तो मुल्तान की ओर क्या है मार्च कर रहे थे एंड यहीं पे हमको देखने को मिलता है कि जो राजपूताना किंगडम थे, राजपूताना किंग थे जिनका नाम भीमदेव फर्स्ट था, उनको वो क्या है हरा भी देते हैं और फिर अनिलवाद जो है उसको पूरी तरीके से लूटते हैं एंड फेमस जो है सोमनाथ टेंपल को है उसको भी लूटते हैं। फिर वो वापस क्या है सिंध डेजर्ट की ओर से अगर हम कहें तो वापस क्या है अपने एरिया में चले जाते हैं, फिर वो गजनी लौट जाते हैं एंड महमूद जो है 1030 एडी के अंदर उनकी मौत हो जाती है। महमूद जो है वो बहुत ही वाइड एम्पायर को बनाए थे। अगर हम नॉर्थ साइड में देखें तो नॉर्थ में समरकंद था,
साउथ में अगर हम देखें तो साउथ में जो है वो गुजरात प्रेजेंट था। अगर हम ईस्ट में देखें तो ईस्ट में पंजाब था, और वेस्ट में देखें तो वेस्ट में कैस्पियन सी था। तो काफी लार्ज जो है गजनविद एम्पायर हमें देखने को मिलता है, जो आज के डेट में अगर हम देखें तो उस समय जो पर्शिया है, जो कि ईरान का रीजन हो गया, ट्रांसऑक्सिनिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया और पंजाब, ये जो है इंक्लूड किया करता था। महमूद जो है वो एक हीरो के रूप में कंसीडर किया गया है इस्लाम के अंदर। फिरदौसी जो है वो एक पोएट थे महमूद के कोर्ट के अंदर, और महमूद जो थे वो ऑथर भी जो थे वो शाहनमा के थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अलबेरूनी जो है महमूद के कोर्ट के अंदर जो है वो प्रेजेंट थे, एंड उन्होंने एक किताब जो है वो ऑन अकाउंट ऑफ इंडिया जो है वो भी लिखा था, जिसको हम लोग किताबे हिंद जो है वो कहते हैं। तो किताबे हिंद से हमें याद रखना है कि उनके जो राइटर थे वो अलबेरूनी थे। अलबेरूनी जो है वो महमूद के कोर्ट में जो है वो प्रेजेंट थे। महमूद जो है बेसिकली क्या है, एक तरीके से रास्ता खोल के गए थे किनके लिए, तो तर्क यानी कि टर्किश के लिए और अफगान्स के लिए, कि वो अब क्या है वो आसानी से आ जा सकते थे। क्यों? क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में हिंदू शाही किंगडम था उसको महमूद ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री की बात करें तो वो पूरी तरीके से क्या था, डिफेंसलेस हो चुका था। इसके बाद अगर हम देखें तो महमूद ऑफ गजनी का जो है रेन जो है वो खत्म हो जाता है। उसी के बाद जो है वो मोहम्मद गोरी जो है वो राइज करते हैं। मोहम्मद गोरी, असल में घोरीज की बात करें तो घोरी जो है वो गजनी के ही वसल थे। वसल हम लोग कहते हैं बेसिकली कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर किंगडम है, उसमें एक राजा है, बगल वाले आसपास के जितने भी एरिया है तो या तो वो डायरेक्टली उसको कंट्रोल करे, ठीक है, या वो जो लोग हैं आसपास उनको रहने के लिए क्या है, या एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड दे दे कि भाई लैंड से तुम जो भी करो, खेती करो, बदले में क्या है हमको तुमको डिफेंस देना होगा, कि जब भी हमको मैन पावर की जरूरत होगी तो हमको वो चाहिए होगा। तो वसल उसी को हम लोग कहते हैं कि हम जमीन किसी को दे दिए, बदले में उस बड़े लैंड के टुकड़े के बदले में जो उसके जो नेता है वो हमको एक तरीके से क्या है, मतलब उसके जो लीडर है वो एक तरीके से उस किंग को, उस रूलर को क्या है वो प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो घोरीज जो थे वो असल में क्या थे, गजनी के ही वसल थे, ठीक है। जब गजनी एम्पायर जो है वो खत्म होता है, डिक्लाइन होता है महमूद गजनी के बाद, तो वहीं पे जो मोहम्मद गोरी है वो क्या है, राइज करते हैं। मोहम्मद गोरी का ओरिजिनल नाम जो है मुजनीन मोहम्मद था, जिनको कॉमनली अगर हम देखें तो मोहम्मद गोरी जो है वो हम लोग कहते हैं। वो राइज करते हैं, एंड इतने राइज करते हैं कि वो गजनी एम्पायर को भी अपने कंट्रोल के अंदर ले लेते हैं। उन्होंने अपने पोजीशन को काफी स्ट्रॉन्ग किया था, सिक्योर किया गजनी को। फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी जो है वो इंडिया की तरफ जो है वो उनका ध्यान जो है वो जाता है। महमूद और गजनी के का मेन जो उद्देश्य था वो क्या था, प्लंडरिंग करना, यानी कि लूटपाट मचाना, जो पैसा है या जो सोना चांदी है उसको लूट के ले जाना। मेन जो चीज था वो था कि जितना रिच बूटी जो है वो कलेक्ट करे। लेकिन जो मोहम्मद गोरी थे उनका जो उद्देश्य था या उनका जो एम्बिशन था वो गजनी जैसा नहीं था। वो घोरी का जो एम्बिशन था वो बेसिकली वो क्या है कि जितना ज्यादा कॉन्क्वेस्ट करे, जितने अपने एम्पायर को क्या है वो लार्ज साइज में इंक्रीज करे, ये उनका मेन जो है वो एम्बिशन जो है वो था। इसीलिए 1175 ईस्वी के अंदर जो है मोहम्मद गोरी जो है वो मुल्तान को कैप्चर करते हैं, एंड फिर क्या है पूरे ही सिंध को ऑक्यूपाई करते हैं, बार बार क्या है सब्सिक्वेंट एक्सपीडिशन करके, कि बार बार आ रहे थे, कुछ आते थे, कुछ पोर्शन जो है कब्जा करके चले जाते थे, फिर अगली बार आ रहे कुछ और कब्जा करके चले जा रहे हैं। ऐसे करके क्या है धीरे धीरे क्या है फिजिकल बार बार सब्सिक्वेंट एक्सपीडिशन से वो जो फिजिकल प्रेजेंस है वो क्या है इंक्रीज जो है वो कर रहे थे। 1186 ईस्वी के अंदर क्या है ये पंजाब को अटैक करते हैं, एंड पंजाब को खुसरू मलिक से क्या है कैप्चर कर लेते हैं। एनेक्सेशन ऑफ पंजाब जो है वो मेनली क्या है, अगर हम देखें तो सतलज तक देखने को मिलता है कि जो एनेक्सेशन है वो पंजाब से सतलज तक जो रीजन है वहां तक कब्जा हो जाता है, एंड इसी के कारण क्या है उसके बाद जो है जो खड़ा था चौहान किंगडम वहां तक वो जो है घोरी पहुंच जाता है। तो पहला जो बड़ा इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि चौहान और घोरी के बीच जो है युद्ध है या वॉर है, जिसको बैटल ऑफ तराइन हम लोग कहते हैं, जो कि 1191 से लेकर 1192 ईस्वी के बीच में दो बैटल जो है लगातार हमको लगातार जो है हमको देखने को मिलता है। अगर हम देखें यहाँ पे तो जो चौहान किंगडम थे उस समय जिस समय घोरी आए थे उसके वो राजा जो थे वो पृथ्वीराज चौहान थे। पहली बार जो है वो घोरी आते हैं तो घोरी जो है वो डिफीट कर दिए जाते हैं पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, जो कि 1191 ईस्वी के अंदर है। उसी के बाद क्या है 1192 ईस्वी के अंदर फिर से मोहम्मद घोरी जो है वो आता है, एंड वहां पे क्या है पृथ्वीराज चौहान जो है वो बहुत हम कह सकते हैं ब्रेवरी से तो लड़ते हैं, लेकिन अंतिम में क्या है उनका जो है वो हार हो जाता है। तो जो सेकंड बैटल है तराइन का, जो कि 1192 ईस्वी के अंदर हमें देखने को मिलता है, ये काफी डिसिसिव बैटल था, क्योंकि यहीं पे क्या है यहीं पे हमें देखने को मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार चुके थे किससे, मोहम्मद घोरी से, एंड पूरा का पूरा जो चौहान किंगडम था वो एक तरीके से घुटने टेक दिया था जो फॉरेन इन्वेडर था, यानी कि मोहम्मद घोरी जो था उसके अगेंस्ट, ठीक है, उसके नीचे। इस विक्ट्री के बाद पृथ्वीराज चौहान के ऊपर विक्ट्री के बाद जो कि तराइन के अंदर है, मोहम्मद घोरी जो है वो फिर से रिटर्न कर जाता है गजनी के अंदर, एंड जाने से पहले क्या है वो अपने एक फेवरेट जनरल को यहाँ पे इंडियन रीजन को फिर से हम कह सकते हैं कि एनेक्स करने के लिए और अपने रीजन को बढ़ाने के लिए क्या है वो अपने फेवरेट एक जनरल को बैठा के जाता है, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो एक जनरल है, आर्मी जनरल है किसका, मोहम्मद घोरी का। एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन के बाद मोहम्मद घोरी जो है वो वापस चले जाते हैं कहाँ पे, गजनी के अंदर, एंड जाने से पहले क्या है कुतुबुद्दीन ऐबक को वो इंडिया में जो है वो छोड़ के जाते हैं। 1193 ईस्वी के अंदर क्या है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है फिर से पूरा एक प्लॉट तैयार करता है कि भाई मोहम्मद घोरी जो है वो आप आइए, फिर से हम लोग क्या है फिर से अपने जो रीजन है उसको एक्सपेंड किया जाए। एंड इसी दौरान क्या है घरवार रूलर जयचंद से इन दोनों का क्या है युद्ध होता है। कन्नौज जो है वो क्या है ऑक्यूपाई कर लिया जाता है, एंड कन्नौज का जो ऑक्यूपेंसी है मुस्लिम के द्वारा, ये हमको बैटल ऑफ चंदावर के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। तो दो बैटल जो है, एक है तराइन का बैटल, दूसरा है चंदावर का बैटल, दोनों ही क्या है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टर्किश रूल के एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो कि इंडिया के अंदर है।
लेकिन अगर हम देखें कि इंडिया में तो बहुत अच्छे अच्छे राजा थे, इतने ताकतवर थे, राजपूत थे, तो आखिर ये जो फॉरेन इन्वेडर्स आते थे इनसे ये हार कैसे जा रहे थे? तो कुछ कॉजेज जो है हमको देखने को मिलता है फेलियर ऑफ हिंदू किंगडम्स का। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉज था वो क्या था कि इनमें यूनिटी बिल्कुल ही नहीं था। ये आपस में ही क्या है, आपस में ही एक दूसरे से सुपीरियर बनने में परेशान थे। ये कभी भी एक कॉमन एनिमी के खिलाफ क्या है, म्यूचुअली हम कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग पे खड़े नहीं हुए कि चलो अब तो एक फॉरेन इन्वेजन आ रहा है, इससे पहले लड़ लेते, बाद में हम लोग अपना मैटर जो है सुलझा लेंगे। ये आपस में ही परेशान थे। तो इसमें क्या है कि ये यूनाइटेड कभी नहीं थे, ये डिसइंटीग्रेटेड थे। ठीक है, तो ओवरऑल सोल्जर का भी नंबर क्या हो गया, डिसइंटीग्रेटेड हो गया। मान लीजिए कि अगर 5 किंगडम है, 5 में हर में 20-20 हजार सोल्जर है, तो 1 लाख सोल्जर हो जाएंगे। लेकिन अगर सब डिसइंटीग्रेटेड है तो फिर हर के पास 20 हजार है, तो एक बार कभी भी बैटल में 20 हजार जा पाएंगे। लेकिन अगर वहीं पे क्या है, पांचों यूनाइटेड होते तो एक बैटल के अंदर क्या है, 1 लाख जो है सैनिक जा सकते थे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये भी था कि हिंदू स्टेट बहुत सारे ऐसे थे जो डिक्लाइन कर रहे थे पावर में। मतलब किसी के पास बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड के या बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के राजा नहीं थे। बहुत सारे राजा मेनली क्या थे, उनका ध्यान जो है लेविश जिंदगी को जीने के अंदर था कि कितना राजशाही जो है हम कर ले अपने जीवन के अंदर। दूसरा जो था वो ये भी था कि बहुत सारे राज्य ऐसे भी थे जिनके अंदर प्रॉपर हायर भी नहीं था। ठीक है, कि किसी के अंदर राजा अच्छे नहीं है, किसी के अंदर जो है उनके वंशज जो है वो अच्छे नहीं है, किसी के अंदर जो है वो मैन पावर की कमी है, किसी के अंदर ट्रेजर की कमी है। तो बहुत सारे क्या है हमको देखने को मिल रहा था कि हिंदू स्टेट जो है वो डिक्लाइन कर रहे थे पावर के अंदर। इंडियंस अगर हम देखें तो वो जब भी लड़ने जाते थे जो एलिफेंट्स पे जाते थे मोस्टली, और मुस्लिम के पास क्या थे, बहुत तेज मूव करने वाले हॉर्सेस थे, जिसके कारण क्या है उनका जो पूरा बटालियन मूव करता था एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन की ओर, वो हमेशा क्या है बहुत फास्ट करता था। इंडियन जो है वो हाथी पे लड़ते थे, एक तो दूर से दिख जा रहे थे भाई उतना ऊंचा बैठे और धीरे धीरे मूव कर सकते हैं हाथी पे, तो वो मारे जाते थे मोस्टली। हिंदूज जो थे वो हमेशा क्या डिफेंसिव साइड पे थे, जो हमेशा एक वीक पोजीशन होता है। हमेशा किसी भी बैटल के अंदर क्या है जो पहला आक्रमण करता है 90% केस में वही जीतता है, क्योंकि वो ऑफेंसिव होता है तो कॉन्फिडेंस उसका क्या होता है, हमेशा हाई होता है। फिर यहीं पे क्या है कि जो मोहम्मद गोरी है वो लौटने से पहले क्या है कुतुबुद्दीन ऐबक को बैठा के गए थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, एक तरीके का हम कह सकते हैं मामलुक था। मामलुक कहते हैं स्लेव, जो कि अगर हम देखें कुरान में एक टर्म दिया हुआ है मामलुक। मामलुक मतलब क्या हो गया कि स्लेव हो गया, नौकर हम कह रहे हैं, नौकरशाही कह रहे हैं एक तरीके से। तो जो स्लेव डायनेस्टी है वहीं से स्टार्ट होता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कब 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी के अंदर जो हमको स्लेव डायनेस्टी जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या है कि जब मोहम्मद गोरी जो है वो क्या है डाई करते हैं, तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं इंडिया के अंदर कि अब जो है हम गजनी या गोरी एम्पायर के जो है वो अंदर नहीं आते, अब जो है हम एक इंडिपेंडेंट सोवरेन एम्पायर है। तो अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो है वो हमको 5 जो है वो डायनेस्टीज देखने को मिलता है। सबसे पहले जो है वो स्लेव डायनेस्टी है, दूसरे जो है वो खलजीज कह ले या खिलजीज डायनेस्टी हम कह ले, ये है। तीसरा जो है वो तुगलक है, चौथा जो है सैयद है, पांचवा जो है वो लोदीज है। सबसे पहला अगर हम देखें तो स्लेव डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो स्लेव डायनेस्टी को हम मामलुक डायनेस्टी कहते हैं। जैसा मैंने बताया भी कि मामलुक जो वर्ड है वो एक पुरानी टर्म है किस चीज के लिए, स्लेव के लिए। 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी के बीच में हमको स्लेव डायनेस्टी जो है वो देखने को मिलता है, जहां पे 3 डायनेस्टी जो है वो प्रेजेंट है। पहला जो था वो कुतुबी डायनेस्टी था, जो कि 1206 से लेकर 1211 ईस्वी के अंदर देखने को मिलता है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है वो बनाया गया था। दूसरा जो है वो है फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी, जो कि 1211 से लेकर 1266 के बीच में, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा जो है वो बनाया गया है। तीसरा जो है वो है सेकंड इलबारी डायनेस्टी, जो कि 1266 से लेकर 1290 ईस्वी के बीच में, जो कि बलबन के द्वारा है। तो हमारे पास 3 डायनेस्टी जो है वो देखने को मिल रहे हैं, एक है कुतुबी डायनेस्टी, दूसरा है फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी, तीसरा जो है वो सेकंड इलबारी डायनेस्टी जो है वो प्रेजेंट है। सबसे पहला जो है अगर हम देखें कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो 1206 से लेकर 1211 ईस्वी के अंदर इनका जो रिन था काफी ज्यादा शॉर्ट था, क्योंकि इनकी डेथ हो जाती है। ये क्या थे, मोहम्मद घोरी के जो स्लेव थे, जिन्होंने क्या है जो इंडियन प्रोविंस रीजन था उसका इन्होंने घोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या है अपना गवर्नर अपॉइंट किया था। हेडक्वार्टर जो था वो इंद्रप्रस्थ था, जो कि दिल्ली के पास में है। घोरी के डेथ के बाद 1206 ईस्वी के अंदर ऐबक जो है वो क्या है, मैंने बताया भी कि वो अपने इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पे क्या है वो एक टाइटल को अज्यूम करते हैं, सुल्तान टाइटल को, कि भाई अब जो है हम सुल्तान हैं, और वो अपना कैपिटल जो है वो इंद्रप्रस्थ से क्या है लाहौर जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं। यानी कि अब जो अगर हम देखेंगे तो स्लेव डायनेस्टी के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक का कैपिटल क्या हो गया, पहले दिल्ली हुआ करता था, दिल्ली के पास में इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ अब क्या हो गया, अब जो है वो लाहौर चला गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनका जो रूल है वो काफी शॉर्ट पीरियड तक रहा, 4 ईयर्स तक, क्योंकि ये क्या है डेथ हो जाता है इनका। इनको हम लोग ऐबक लाख बख्श भी जो है वो कहा जाता था, क्योंकि ये काफी लिबरल डोनेशन जो है वो करते थे सोसाइटी के अंदर। इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी किया था कुतुब मीनार का, और ये कुतुब मीनार जो है वो मेनली क्या थे, इन द नेम ऑफ अ फेमस सूफी सेंट जिनका नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था। तो इनको ऑनर करने के लिए क्या है ये कुतुब मीनार को जो है वो फॉर्मेशन जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं कर पाते। बाद में जाके हम देखते हैं कि इल्तुतमिश जो है वो इसको कंप्लीट करते हैं। ऐबक जो है वो सडनली क्या है हॉर्स पोलो यानी कि चौगन जो है खेलते खेलते 1210 ईस्वी में इनकी मौत हो जाती है। इसके बाद इनके जो बेटे थे आरम बख्श जो है वो रिप्लेस कर आरम बख्श जो है वो क्या है वो राजगद्दी पे बैठते हैं, जिनको 8 महीने के अंदर क्या है इल्तुतमिश ने जो है वो रिप्लेस कर दिया, और खुद ही क्या है खुद ही जो राजा है या सुल्तान जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश जो है वो इलबारी डायनेस्टी को बिलोंग करता था, इसीलिए इस डायनेस्टी को हम क्या है इलबारी डायनेस्टी जो है वो कहते हैं। मतलब इल्तुतमिश जो था वो इलबारी ट्राइब को बिलोंग करता था, इसीलिए क्या है इस डायनेस्टी को इलबारी डायनेस्टी जो है हम लोग कहते हैं। लेटर ऐबक जो है वो अपॉइंट होता है, अगर हम देखें ऐबक जो है वो इल्तुतमिश को अपॉइंट करता है एज एन इक्तदार ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर के इक्तदार के रूप में क्या है ऐबक जो है वो इल्तुतमिश को अपॉइंट करता है। 1211 ईस्वी के अंदर क्या है इल्तुतमिश, जो कि आरम बख्श कौन था, आरम बख्श बेटा था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो उसको इल्तुतमिश डिफीट करता है और खुद ही सुल्तान बन जाता है। जैसे ही वो सुल्तान बनता है तो इल्तुतमिश क्या है लाहौर से कैपिटल कहाँ है, दिल्ली की ओर जो है वो शिफ्ट करता है। इसी दौरान क्या था इंडिया के अंदर जो है वो चंगेज खान, जिनको हम लोग तेमुजीन भी कहते हैं, तेमुजीन पॉपुलरली नोन एज चंगेज खान, वो इन्वेड करना स्टार्ट करते हैं। वो लीडर थे किसके, मंगोल के। तो सेंट्रल एशिया को इन्वेड करना जो है वो स्टार्ट करते हैं, और क्वाजीराम जो है उनके जो रूलर थे जिनका नाम
जलालुद्दीन मंगा बर्नी था उसको वो डिफीट कर देता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे इल्तुतमिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश का जो मंगोल पॉलिसी था, वो जो आक्रमण था, या जो हम कह सकते हैं चंगेज खान का जो इंडिया में जो हम कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन होता, उससे क्या है इल्तुतमिश उस चीज को बचा लिया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो बंगाल की ओर और बिहार की ओर जो है मार्च करता है एंड सिंध और मुल्तान को भी ऑक्यूपाई करके दिल्ली सल्तनत के अंदर मिला लेता है। इल्तुतमिश ने रणथंभौर को एक तरीके से रीऑक्यूपाई या रिकवर किया, जालोर को किया, अजमेर को किया और ग्वालियर को जो है वो किया। ही ऑल्सो लेड एक्सपीडिशन अगेंस्ट द परामरस ऑफ मालवा बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि वो बहुत सारे एक्सपीडिशन को जो है वो कर रहे थे, उसमें से अगर हम देखें तो जो मालवा के लिए एक्सपीडिशन था वो अनसक्सेसफुल रहा। फिर अब्बासिद कैलिफ जो थे 1229 ईस्वी में, वो इल्तुतमिश को एक तरीके से फरमान भेजते हैं। वो बोलते हैं कि भाई तुमको जो है हम इंडिया का एक लीगल सोवरेन रूलर एक्सेप्ट करते हैं एंड लेटर क्या है, जो इल्तुतमिश था ये अपनी बेटी को जिनका नाम रजिया था इसको ये नॉमिनेट करते हैं कि भाई मेरे बाद जो है मेरी गद्दी पे रजिया बैठेंगी। इल्तुतमिश जो है वो बहुत सारे क्वाइनेस सिस्टम को भी लेके आए थे, मतलब अगर हम देखें तो क्वाइनेस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया के अंदर, जहां पे क्या है सिल्वर के क्वाइंस थे जिनको टंका कहा जाता था एंड उनका जो वेट था वो 175 ग्राम था, जो कि स्टैंडर्ड माना जाता है मेडिवल इंडिया के अंदर कि स्टैंडर्ड जो क्वाइन है वो इल्तुतमिश के ही द्वारा जो है सिल्वर टंका इंट्रोड्यूस किया गया था। वेट इसका जो है 175 ग्राम है। रजिया की बात करें तो 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी के बीच में हमें देखने को मिलता है। इल्तुतमिश जो है भले ही क्या है अपनी बेटी को नॉमिनेट किए थे, लेकिन जो दिल्ली के काजी थे और वजीर थे ये इल्तुतमिश के बेटे यानी कि रुकनुद्दीन फिरोज को क्या है थ्रोन पे बैठा देते हैं। एंड जब मुल्तान जो है उनके गवर्नर जो है रिवोल्ट करते हैं तो रुकनुद्दीन मोहम्मद जो है वो उनको सप्रेस करने के लिए जाते हैं उधर, और इसी मौके का फायदा उठा के क्या है रजिया कुछ वजीर जो कि उनके वफादार थे और आमिर के सपोर्ट से क्या है जो दिल्ली के थ्रोन को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। रजिया को अगर हम देखें तो वो भले ही क्या थी फीमेल थी, लेकिन वो कोई भी फीमेल एप्रिल या प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करती थी। 1240 ईस्वी में जो भटिंडा के गवर्नर थे अल्तुनिया वो रिवोल्ट करते हैं एंड इसी को सप्रेस करने के लिए क्या है जब रजिया जाती है तो जो जो टर्किश नोबल्स थे वो रजिया के दूसरे भाई जिनका नाम बहराम था उनको क्या है वो गद्दी पे जो है वो बैठा देते हैं। जब रजिया क्या है वहां जाती हैं उनको सप्रेस करने के लिए भटिंडा, तो पता चलता है कि रजिया के साथ जो है उनके जो कमांडर गए थे यकूत, उनको क्या है अल्तुनिया जो है वो मार देते हैं एंड रजिया को जो है वो कैदी बना लेते हैं। कुछ समय के बाद क्या है रजिया समझौता कर लेती है, समझौते में क्या है अल्तुनिया से वो शादी कर लेती हैं और शादी करने के बाद वो फिर से जब अपने राज्य को क्या है ऑक्यूपाई करने आ रही थी, कब्जा करने आ रही थी बहराम से, तो उसी दौरान क्या है उन पे हमला करके उनको मार दिया जाता है। अगले 6 साल तक बहराम और मसूद मिलकर क्या है दिल्ली की अगर हम देखें तो दिल्ली को रूल करते हैं। 1246 ईस्वी के अंदर जो है बलबन जो है वो नसरुद्दीन महमूद को क्या है जो कि दूसरे सबसे छोटे बेटे जो थे इल्तुतमिश के, उसको क्या है उसको सुल्तान बनवा देता है। मतलब याद रखना है 1246 ईस्वी में बलबन क्या है नसरुद्दीन महमूद को क्या है वो सुल्तान बना देता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एरा ऑफ बलबन में देखें तो 1246 से लेकर 1287 तो नसरुद्दीन महमूद जो है भले ही सुल्तान रहता है लेकिन मेजर जो डिसीजन उस दौरान भी क्या है बलबन ही ले रहा था। अगर हम बलबन की बात करें तो बलबन को ही उलूग खान कहते हैं एंड उलूग खान जो है वो एक तरीके का या बलबन जो है वो सलाहकार था किसका, सुल्तान नसरुद्दीन महमूद का। तो सुल्तान नसरुद्दीन महमूद जो थे वो बेसिकली मतलब अपना जीवन जी रहे थे, मेन जो राजपाट जो था वो बलबन ही कर रहा था। बलबन को ही हम लोग गियासुद्दीन बलबन कहते हैं। 1266 ईस्वी के अंदर नसरुद्दीन महमूद की जो है वो मौत हो जाती है, ठीक है। एंड उसी के बाद क्या है बलबन जो है वो खुद ही थ्रोन पे बैठ जाते हैं, फिर वो किसी को बैठाते उठाते नहीं है, वो क्या है खुद ही डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई अब हम ही हैं सुल्तान। नेक्स्ट जैसे ही वो गद्दी पे बैठते हैं बलबन को पता रहता है कि जो सबसे ज्यादा हमेशा ये रिबेल जो है या हमेशा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होता है नोबल्स के चलते, क्योंकि नोबल जो थे वो क्या थे आपस में ही यूनाइटेड कोई नहीं था। दूसरा बहुत कम नोबल थे जो सुल्तान के वफादार हुआ करते थे, इसीलिए नोबल्स को वो जान रहे थे। तो नोबल्स को कलेक्टिवली जो नंबर ऑफ नोबल्स थे 40 उनका नंबर था, इसलिए उनको हम लोग 40 भी कहते हैं। बलबन के हिसाब से जो है सुल्तान जो है वो जो अल्लाह है, भगवान है या गॉड है, उनके ही क्या है धरती पे एक तरीके से परछाई है, और इसीलिए क्या है कि वो बाकी लोगों की तुलना में उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। दूसरा इसी चीज को क्या है इसी चीज को वो दिखाने के लिए नोबल से खुद को या सुल्तान को अलग दिखाने के लिए वो बहुत सारे नए प्रोटोकॉल्स भी शामिल करते हैं। जैसे कि जब भी कोई बाहर से आएगा तो वो घुटने पे क्या है वो बैठ के क्या है झुक के जो है वो हम कहे तो जो सलाम है वो करेगा। दूसरा चीज क्या है कि जैसे सुल्तान को जब भी क्या है हाथ पे चूमना या किस करना, ये सारी चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था बलबन के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें थी वो सुल्तान के साथ करना था लेकिन नोबल्स के साथ नहीं करना था, तो नोबल्स का जो पोजीशन है उससे सुल्तान का पोजीशन को नीचे दिखाया गया एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट बलबन जो है वो पर्शियन यानी कि एक ईरानियन फेस्टिवल को भी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको नौरोज कहते हैं। आज के डेट में हम कह भी सकते हैं कि जो पारसी लोग जो है वो होते हैं ये फेस्टिवल को मनाते भी है नौरोज, ठीक है, जो नया साल हम लोग कहते हैं जिसको। ही अपॉइंटेड स्पाइस टू मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ द नोबल्स, तो क्योंकि वो जानते थे कि नोबल जो थे वो कभी किसी के साथ षड्यंत्र कर रहे, कभी दूसरे के साथ षड्यंत्र कर रहे कि सुल्तान को हमको हटाना है, इसलिए वो क्या है वो कुछ खुफिया जासूस को भी अपॉइंट किए थे ताकि नोबल्स पे नजर जो है वो रखा जा सके। बलबन जो है वो डिटरमाइन थे बेसिकली, अगर हम देखें कि जो 40 जो नोबल्स हैं उनका पावर को हमको ब्रेक करना है, तो इसी चीज को देखने के लिए करने के लिए वो क्या किए कि जितने भी नोबल्स थे जो उनके वफादार थे उनको छोड़ के वो सबको हटवा दिए, चाहे वो तरीका सही हो चाहे वो तरीका गलत तरीका हो, लेकिन वो जितने भी वफादार नोबल्स थे उनके लिए उनको छोड़ के सबको क्या है या तो मरवा दे रहे थे या तो हटवा दे रहे थे। एंड एक चीज हमको ये भी देखने को मिलता है कि एक गवर्नर थे बदाऊं के जिनका नाम मलिक बकबक था। ये क्या थे बहुत ज्यादा उस जमाने में क्या है वो फेमस थे अपनी क्रुएल्टी को लेकर कि अपने सर्वेंट्स के लिए बहुत ज्यादा क्रूएल थे।
बलबन की अगर हम बात करें तो ये लॉ एंड ऑर्डर को क्या है रीस्टोर करने के लिए क्या है बड़ा अटेंटिव थे, एंड इसी के कारण क्या है इन्होंने पूरे किंगडम के अंदर एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट को फॉर्म किया था, जिसको दीवाने अर्ज कहते हैं। याद रखना है कि जहां से स्टार्टिंग हुआ है मिलिट्री डिपार्टमेंट का, तो मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो बलबन से ही है कि सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट कौन करवाता है, बलबन करवाता है। 1279 ईस्वी के अंदर तुगरिल खान जो कि गवर्नर थे बंगाल के अंदर, वो क्या है रिवोल्ट करते हैं बलबन के अगेंस्ट, एंड बलबन जो है वो तुगरिल खान को सप्रेस कर देते हैं एंड उसका सरकलम जो है वो कर देते हैं। बलबन की जब मृत्यु होती है तो उनके एक पोते जिनका नाम कैकुबाद था वो क्या है दिल्ली के सुल्तान बनते हैं लगभग 4 साल तक, क्योंकि कैकुबाद जो थे वो क्या थे इनकम्पिटेंट थे, तो उनके साथ क्या थे, उनके साथ अगर हम देखें तो लगभग 4 साल तक ही राज चला। उसके बाद से कैकुबाद को रिप्लेस जो है वो जलालुद्दीन खिलजी जो है वो कैप्चर कर लेते हैं दिल्ली के थ्रोन को 1290 ईस्वी के अंदर, एंड यहीं से हमको देखने को मिलता है कि पहला जो है अगर हम स्लेव डायनेस्टी देखें तो स्लेव डायनेस्टी जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो खिलजी डायनेस्टी जो है यहां हमको देखने को मिलता है कि इनके जो फाउंडर है वो कौन है, जलालुद्दीन खिलजी है, जो कि लगभग 70 साल उम्र था, मतलब काफी बुरे थे, ठीक है। और बलबन के ही जो नेफ्यू थे यानी कि भतीजे थे जिनका नाम मलिक छज्जू था, इनको छोड़ दिया जाता है। इनको जो कारा है उनके गवर्नर, उनका गवर्नर वो पहले भी थे, बाद में भी मतलब कब्जा जब करता है जलालुद्दीन खिलजी तब उसको वो छोड़ देता है मलिक छज्जू को कि भाई तुम ही गवर्नर हो। लेकिन थोड़े समय के बाद क्या है जो मलिक छज्जू है वो रिवोल्ट करता है। पहली बार क्या है रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है, उसको माफ भी कर दिया जाता है, लेकिन दूसरी बार क्या है 1292 ईस्वी के अंदर जब मलिक छज्जू फिर से रिवोल्ट करता है तो इस सेकंड टाइम क्या है उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। इस बार क्या है जलालुद्दीन खिलजी के जो दामाद थे अलाउद्दीन खिलजी, उससे रिप्लेस कर दिया जाता है कि अब क्या है अब कारा के नए गवर्नर क्या हो गए, अलाउद्दीन खिलजी हो गए। 1296 ईस्वी के अंदर क्या है अलाउद्दीन खिलजी जो है वो देवगिरी जो कि डेक्कन के अंदर है, जिसको बाद में जाके हम देखते हैं कि दौलताबाद बन जाता है, तो देवगिरी की ओर क्या है एक्सपीडिशन करते हैं। फिर वो जब कारा वापस आते हैं तो उस दौरान ग्रैंड वेलकम होता है अलाउद्दीन खिलजी का, एंड इसी ग्रैंड वेलकम के दौरान अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो अपने ही ससुर को मार देते हैं जलालुद्दीन खिलजी को, एंड वहां पे क्या है वहां पे थ्रोन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, एंड यहां से रेंज जो है अलाउद्दीन खिलजी का स्टार्ट होता है 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी के अंदर लगभग 20 साल, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही गद्दी पे बैठते हैं इनको पता था पहले से कि भाई ये जो क्योंकि जो खुद छल करके आ रहा है उसको पता है कि हर कोई क्या है जो है आसपास वो छली ही है, हर कोई जो है वो धोखेबाजी है, तो इसीलिए इनको भी पता था, तो उनको पता था कि ये नोबल्स का पावर जो है ये काफी प्रॉस्पेरस है, ठीक है। तो इनको जो है इनका पावर जो है छीनना किसी का भी प्रॉस्पेरिटी जो है वो काफी हद तक उस इंसान का वो पावर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही वो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो गद्दी पे बैठते हैं उस समय क्या है वो देखते हैं कि जो नोबल्स थे वो काफी ज्यादा प्रॉस्पर थे, और नोबल्स प्रॉस्पर थे प्लस नोबल्स के परिवार में कोई घुस नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है वहां अपने ही परिवार में शादियां हो रही थी, तो कोई बाहर का आदमी या वो उनके बेटा या बेटी जो है वो बाहर किसी घर में नहीं जा रहे थे, वो अपने ही घर में आसपास में जो है वो अपने रिलेशन में जो है उनकी शादी होती थी। फिर देखा गया कि जो स्पाई सिस्टम था अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि वो काफी ज्यादा इनएफिशिएंट था, ठीक है। जो शराब था वो काफी ज्यादा सोसाइटी के अंदर जो है उनके किंगडम के अंदर बिक रहा था बहुत धड़ल्ले से, तो इन सारे रीजंस को देखते हुए उन्होंने 4 ऑर्डिनेंसेस जो है वो पास किए। पहला जो था कि जितने भी नोबल्स की प्रॉपर्टीज है उनको सीज कर लिया जाए। दूसरा क्या है कि इंटेलिजेंस सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया उन्होंने, और जितने भी सीक्रेट एक्टिविटीज है नोबल्स के उन पर नजर रखने स्टार्ट कर दिया। पब्लिक जो सेल था लिक्वर का या जो भी वैसे नशीले पदार्थ है इंटॉक्सिकेंट जिसको हम कहते हैं उनके सेल पे पब्लिक सेल पे क्या है बैन लगा दिया गया। अगर कोई सुल्तान के परमिशन के बजाय बगैर क्या है कि इकट्ठा होगा सोशल गैदरिंग होगा तो वो एक तरीके से क्या था वो मना ही था कि भाई कोई भी सुल्तान के परमिशन के बिना जो है वो इकट्ठा नहीं होगा, कोई भी सोशल फंक्शन वगैरह नहीं करेगा। तो इसी ऑर्डिनेंसेस के आधार पर है कुछ रिफॉर्म्स लेके आया गया। जैसे पहला जो रिफॉर्म था वो ये था कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया लाग को। लाग क्या है कि भाई हमको पता कैसे चलेगा कि ये मेरे हॉर्सेस है, मेरे किंगडम के दूसरे हॉर्सेस के दूसरे किंगडम के भी हॉर्सेस पे पता चला कोई किंगडम में घूम रहा है तो हॉर्स देख के ही पता चल जाए कि ये तो मेरे किंगडम का हॉर्स नहीं यानी कि बाहर से आया, यानी कि ये क्या है जरूर कोई हमलेवार हो सकता है या हमला करने आया होगा, कोई स्पाई हो सकता है दूसरे किंगडम का। इसी चीज को दूर करने के लिए उन्होंने क्या है लाग जो है उसको इंट्रोड्यूस किया। लाग क्या है ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स जो है वो है, ठीक है। दूसरा जो है वो हुलिया को इंट्रोड्यूस किया। हुलिया क्या है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट है कि उनके पास एक लिस्ट था कि मेरे पास 100 सैनिक है, 100 सैनिक दिखते कैसे है, तो अगर कोई सैनिक हमको मिला तो वो डिस्क्रिप्टिव लिस्ट से क्या है देखते थे कि चाहिए सैनिक जो है ये ऐसा दिखता है ये ऐसा दिखता है, किसी से नहीं मिला मतलब वो स्पाई होगा, तो हुलिया को भी इंट्रोड्यूस किया। दूसरा हम कह सकते हैं कि एक लॉन्ग परमानेंट लार्ज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी मतलब एक आर्मी को भी हमेशा रखते थे, काफी लार्ज आर्मी को। फरिश्ता के हिसाब से अगर देखें तो उन्होंने लगभग 4,75,000 कैवलरी मैन घुड़सवार को क्या है एक तरीके से रिक्रूट किया था अपने किंगडम के अंदर, अपने सेना के अंदर, एंड उनको वो जो है कैश में सैलरीज देते थे। कैश में सैलरी देते थे तो ट्रेजर जो है वो हमेशा क्या होगा वो घट रहा था, एंड इसी चीज के लिए वो क्या है वो मार्केट में रिफॉर्म भी किए, मतलब स्पेशली अपने सैनिक के लिए कि भाई मेरा सैनिक जो खरीदने जाएगा तो ऐसा नहीं है कि उसको कभी दाम बढ़ा मिलेगा कभी दाम जो है वो कम मिलेगा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनका जो फिस्कल पॉलिसी हम कह सकते हैं तो इनमें भी था कि ये जो मार्केट रिफॉर्म्स थे इनके थ्रू क्या है बाजार में जो रेट्स थे वो हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या थे कांस्टेंट ही रहते थे, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन वहां पे देखने को नहीं मिल रहा था। एंड मार्केट में क्या है 4 सेपरेट मार्केट जो एस्टैब्लिश होता है दिल्ली के अंदर, जिसमें पहला जो मार्केट है उसमें ग्रेन मिलता है, दूसरा जो मार्केट है उसके अंदर क्लोथ मिलता है, शुगर मिलता है, ड्राई फ्रूट्स मिलता है, एंड बटर और घी जो है या ऑयल जो है वो मिलता था।
तीसरे जो मार्केट है उसके अंदर हॉर्सेस, स्लेव्स और कैटल मिलते थे। चौथा जो वो अन्य सब्जी फल ये सब के लिए जो था वो था मिसलेनियस आइटम्स के लिए। हर मार्केट जो है वो अंडर कंट्रोल ऑफ हाई ऑफिसर था, जिसको हम लोग सहनाई मंडी कहते हैं। तो सहनाई मंडी हमको याद रखना है, हाई ऑफिसर जो कि मार्केट के अंदर प्रेजेंट है, और मार्केट स्टैब्लिशमेंट जो है कौन करवा रहा है, अलाउद्दीन खिलजी का ऋण याद रखना है। तो अलाउद्दीन खिलजी के ही समय क्या है, सहने मंडी जो है वो प्रेजेंट है। एक सेपरेट डिपार्टमेंट भी बनाया गया मार्केट को लेकर, जिसको दीवानी रियासत या रियासत कहते हैं हम लोग। एंड दीवानी रियासत के अंदर जो है वो नायब रियासत जो है वो ऑफिसर जो है वो प्रेजेंट है। तो नायब वर्ड जब भी आएगा तो इसका मतलब ऑफिसर हमको दिमाग में रख लेना है। तो दीवानी रियासत क्या था, एक सेपरेट डिपार्टमेंट था मार्केट को लेके। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो उनके जो ऑफिसर थे उनको हम लोग नायब रियासत जो है वो कहते थे। कुछ सीक्रेट एजेंट भी रखे थे अलाउद्दीन खिलजी ने, मार्केट के अंदर छोड़े हुए थे कि पता करो कि भाई कौन जो है मार्केट के अंदर जो भाव हमारे तरफ से निकला है कि इस भाव पे जो है इस दाम पे बेचना है, उसके विपरीत कोई बेच रहा है कि ज्यादा बेच रहा है, उससे ज्यादा लेने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट में कुछ सीक्रेट जो है एजेंट्स थे जिनको मुनियंस कहते हैं। ये मुनियंस मार्केट में घूमते रहते थे, जो भी दुकानदार मिलता था कि भाई 5 का 10 अगर कोई करने के चक्कर में है तो उसको वो पकड़ के लेते जाते थे। और जो पनिशमेंट था काफी ज्यादा क्रूअल पनिशमेंट भी हमको देखने को मिलता था, काफी हार्श पनिशमेंट उस चीज के लिए, उस गुनाह के लिए देखने को मिलता था। फेमिन के समय यानी कि अकाल के भी समय क्या है, सेम प्राइस मेंटेन रहा, जो काफी ज्यादा हम कह सकते हैं रिमार्केबल जो फीचर है वो देखने को मिलता है। पहले जो सुल्तान थे जिन्होंने क्या है लैंड को मेजर करने का ऑर्डर पास किया कि भाई लैंड को ना मेजर किया जाए कि कभी भी, क्योंकि बहुत सारे क्या थे लैंड को लेकर विवाद आ रहे थे। तो लैंड मेजरमेंट स्टार्ट जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के ही ऋण में हमको देखने को मिलता है। लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म जो है वो बेसिस है एक तरीके से, जो फ्यूचर में हम देखते हैं शेरशाह सूर के लैंड पॉलिसी या लैंड रिफॉर्म पॉलिसी और अकबर के लैंड रिफॉर्म पॉलिसी का, तो बेस जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का जो लैंड मेजरमेंट सिस्टम है वही है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मिलिट्री कैंपेन की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 6 टाइम जो है वो मंगोल में क्या है अपने मिलिट्री एक्सपीडिशन को भेजा था, लेकिन पहले दूसरे जो है वो सक्सेसफुल रहे थे, बाद में जाके क्या है वो सक्सेसफुल नहीं रहे थे। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर की अगर हम बात करें तो वो क्या था, वो 45 मतलब दीवार घेर दिया गया था। एंड वहां पे वार्डन के रूप में क्या है गाजी मलिक को जो है वो बैठा दिया गया कि गाजी मलिक भाई साहब तुम बैठो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे, जो भी आएगा उसे तुम लड़ना और हमको इत्तला करना। नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के बाद क्या है, गुजरात पे भी कब्जा करते हैं, एक्सपीडिशन लेके जाते हैं, मेवाड़ पे भी और डेक्कन में भी। इन्होंने क्या है नुसरत खान और उलूग खान को जो है वो गुजरात को कैप्चर करने के लिए भेजा था 1299 के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी का जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट हमको देखने को मिलता है वो कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कन है। एंड यहाँ पे क्या है, जब डेक्कन के अंदर वो आते हैं अलाउद्दीन खिलजी अपने एक्सपीडिशन को लेकर, अपनी सेना को लेकर एक तरीके से हम कह सकते हैं, तो वहाँ 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो है वो रूल करते थे। देवगिरी यानी कि दौलताबाद में क्या है यादव थे, वारंगल के अंदर ककाटियास थे, द्वार समुद्र के अंदर जो है होशियालास थे, और मदुरई के अंदर जो है वो पांड्यास थे। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1316 के अंदर इनकी जो है मौत हो जाती है। सुल्तान भले ही क्या थे इलिटरेट थे, लेकिन भाई इनको पता था कि किस चीज को जो है वो हम कह सकते हैं इनकरेज करना है। तो बेसिकली ये वेरियस पोएट्स को पैट्रोनाइज या सपोर्ट करते थे, जिसमें से एक आमिर खुसरो हो गए और दूसरे आमिर हसन हो गए। अगर हम अलई दरवाजा की बात करें तो सीरी के अंदर जो है नया कैपिटल जो बनाया गया था, उसके वहां पे एक अलई दरवाजा जो है वो भी कंस्ट्रक्ट कराया गया था। उसके बाद अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद उनके सक्सेसर मुबारक शाह थे और खुसरू शाह थे, ये दोनों सक्सेसर थे। एंड जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर था यानी कि दीपालपुर की हम बात करें तो जो वहां पे क्या है वार्डन या गवर्नर बैठाए गए थे जिनको गाजी मलिक कहा जाता था, इन्होंने क्या किया, जो अलाउद्दीन खिलजी के बेटे थे जिनका नाम सुल्तान खुसरू मलिक था, खुसरू शाह था, उसको क्या है उसको मार दिया। एंड दिल्ली के थ्रोन पे वो बैठ गए। एंड यही गाजी मलिक जो है जब दिल्ली पे बैठते हैं थ्रोन पे या गद्दी पे 1320 ईस्वी में, तो इन्होंने अपना नाम जो है गियासुद्दीन तुगलक रख दिया। एंड यहीं से तुगलक डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट होता है। तो गियासुद्दीन तुगलक जो है वो क्या है फाउंडर है तुगलक डायनेस्टी के। एंड इसका ऋण जो है तुगलक डायनेस्टी का 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक हमको देखने को मिलता है। गियासुद्दीन तुगलक जो है वो अपने बेटे जुना खान को जो है वो वारंगल के राजा यानी कि प्रत बरूदा के खिलाफ लड़ने के लिए भेजते हैं। वहां वो लड़ते भी है, उनको मारते भी है, और बदले में क्या है कि बहुत सारे रिच बूटी यानी कि लूटपाट का सामान जो है लेके आ जाते हैं। गियासुद्दीन जो है वो तुगलकाबाद जो है उसको एस्टैब्लिश करता है, उसके फाउंडेशन को रखता है। एंड इनके जो बेटा थे जुना खान, ये अपने फादर को ही मार देते हैं। एंड फादर को मारने के बाद क्या है यही थ्रोन पे बैठते हैं 1325। तो देखिए यहाँ पे 1320 से लेकर 1325 तक ही गियासुद्दीन तुगलक रहता है। इसके बाद से ये अपने ही बेटे के द्वारा मारा जाता है, जिस बेटे का नाम जुना खान था। जुना खान जब गद्दी पे बैठता है तो ये अपना नाम बदल के मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो कर लेता है। इसका ऋण ज्यादा था, 26 साल लगभग देखने को मिलता है, जहां 1325 से लेकर 1351 तक देखने को हमें मिलता है। अगर हम देखें यहाँ पे तो रिलीजियस मैटर्स के अंदर जो है मोहम्मद बिन तुगलक काफी ज्यादा क्या था, टॉलरेंट था। एंड ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी मेंटेन किया था, किससे, इजिप्ट से, चाइना से, ईरान से। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इकलौता हम कह सकते हैं पढ़ा लिखा जो है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा दिल्ली सल्तनत के अंदर दिल्ली सुल्तान जो है वो था, जिन्होंने लिटरेरी, रिलीजियस और फिलोसफिकल एजुकेशन जो है प्रॉपर तरीके से लिया था। लेकिन इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद ये भाई साहब थोड़ा सा सनकी थे। सनकी क्या थे, इनके साथ कंडीशन हो गया। कंडीशन क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि भाई डेक्कन के अंदर या साउथ इंडिया के अंदर जो है हम दिल्ली बैठ के बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो डेक्कन रीजन में जो एक जगह था जिसका नाम देवगिरी था, बाद में जाके उसी को दौलताबाद कहते हैं, वो दिल्ली से अपने पूरे बहुत सारे लोगों को लेके क्या है वो बोले कि चलो कैपिटल ही हम शिफ्ट करते हैं दिल्ली से दौलताबाद। तो हम लोग कहते भी है कि बहुत ज्यादा डे टू डे लाइफ में हम बोलते भी है कि दिल्ली से दौलताबाद, तो वो यही है दिल्ली से दौलताबाद, कि दिल्ली से पैदल सबको क्या है लगभग 1500 किलोमीटर क्या था दूरी था, और सबको क्या है पैदल ही लेके आ जाते हैं। एंड गर्मी का दिन था तो बहुत सारे लोग जो है आधे से ज्यादा लोग जो है गर्मी के कारण मर जाते हैं, क्योंकि ये राजा तो भाई सब आ रहे थे पालकी में एकदम घोड़े पे सवार होकर, हाथी पे, सब सुविधा, लेकिन आम आदमी तो खाली पैर आ रहे, गर्मी है, कोई प्रॉपर केयर नहीं है, तो उस कारण क्या है बहुत लोग जो है इनकी प्रजा डेथ कर गई। गिरते पड़ते 70% मर गया, 30% पहुंचा। अब 2 ही साल हुआ तो इनको लगा कि अच्छा डेक्कन में देवगिरी या दौलताबाद रह के अब दिल्ली कंट्रोल नहीं हो रहा है, चलो वापस। तो फिर वो क्या है देवगिरी से यानी कि दौलताबाद से फिर सबको क्या है फिर बोलते हैं कि दिल्ली वापस चलो। एंड इसी से लगता है कि ये जो थे थोड़ा मतलब अगर हम कहें तो बहुत क्विकली जो डिसीजन लिए थे, या जो इनका डिसीजन था काफी ज्यादा गलत साबित हुआ था। लेकिन
अगर हम देखें यहाँ पे तो और भी डिसीजंस थे, जैसे कि इन्होंने याद रखना है टोकन करेंसी। टोकन करेंसी हम लोग कहते किसको, जैसे आज के डेट में हम देखें तो आरबीआई जो नोट इशू करता है वो एक तरह का टोकन करेंसी है, क्योंकि उसका कोई कागज का पेपर का क्या ही वैल्यू है, वो तो एक तरीके से क्या है, पेपर का वैल्यूएशन जो है वो आरबीआई के गवर्नर के मोहर के कारण है कि भाई गवर्नर साहब जो है वो बोल रहे हैं कि इस कागज के टुकड़े का मैं 500 रुपया अदा करूंगा, तो उसका वैल्यू कागज के टुकड़े का मतलब जो मटेरियल उसमें लगा है। लेकिन अगर हम देखो यहाँ पे मान लो कि हम सोने या चांदी के सिक्के की बात कर रहे हैं, मान लो कि एक पहले के जमाने में मान लो 100 रुपए का सिक्का है, ठीक है, तो उसमें 100 रुपए का वैल्यू था गोल्ड का, कि वैल्यू भी 100 रुपए है एंड सिक्के का वैल्यू 100 रुपए, मार्केट में बेचेंगे तो सिक्का 100 ही रुपए के रूप में बिकेगा, भले उसको गला के भी बेचेंगे तभी भी 100 ही रुपए में बिकेगा। लेकिन तुम नोट ले लो, तुम कागज के नोट को अगर तुम 10 पीस में काट लिए तो फिर उसका वैल्यू खत्म हो गया, वो अब 100 रुपए का नहीं रह गया, यानी कि वो एक टोकन करेंसी है। तो इन्होंने क्या है, इन्होंने सोचा कि भाई मेरे पास चांदी जो है ढेर सारा है, चांदी को रख लेते हैं हम, 5 रुपए के जो चांदी में 5 रुपए का चांदी डाल रहे थे, अब क्या है कि हम 5 रुपए उसका वैल्यू रखते हैं लेकिन उसमें 1 रुपए का कॉपर डालते हैं, तो 4 रुपए का क्या है फोर्जिंग होना स्टार्ट हो गया। क्या भाई कि चांदी तो महंगा था, कि मान लो कि हमको चांदी का सिक्का बनाना है तो उतना चांदी लेके आना होता, उतना चांदी लेके आना होता तो उतना चांदी मिंट करके हम कॉइन बनाते तो सेम वैल्यू का कॉइन बनता। लेकिन हम क्या है, अब क्या है, कॉपर का कॉइन बनाने लगे, बहुत सारे लोग जो है वो घर ही में जो है सिक्का बनाने लगे थे, क्योंकि कॉपर सस्ता था, कॉपर लेके आते तो 5 रुपए लिखते, 5 रुपए वैल्यू हो गया, उसमें वैल्यू जो है वो कॉपर का कितना 1 ही रुपया है, तो 4 रुपए क्या प्रॉफिट में हो गए। तो इस तरीके से कॉइन का नंबर क्या है, जितना इशू होना चाहिए था उससे 100 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो जब इतना ज्यादा कॉइन मार्केट के अंदर आ जाएगा तो ऑब्वियसली इतना, हम पढ़ते भी इकोनॉमिक्स के अंदर कि मार्केट में अगर मनी का फ्लो होगा तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई होगा, तो वही चीज यहाँ पे भी देखने को मिलता है। बर्रानी के हिसाब से क्या है वो बताते हैं कि जो तुगलकाबाद है, इतना कॉइन वहां पे बन गए थे नकली कि पूरा रोड जो है वो कवर हो गया था। तो इसी चीज को क्या है, अब इनका जो इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, डिसबैलेंस होने लगा, तो दोआब के अंदर जो है वो टैक्सेशन लेके आते हैं, ठीक है, कि भाई दोआब रीजन जो है वहां पे क्या है, काफी फर्टिलिटी है, फार्मर जो है वो खेती करते हैं एंड ये खेती जो है कर रहे हैं तो उपजाऊ जमीन है तो इसमें ज्यादा उपज होगा, तो यहाँ टैक्स भी हम ज्यादा लगा सकते हैं। तो इसीलिए क्या है कि वो टैक्स इंपोज कर दिया, और इंपोज क्या मतलब इंक्रीज कर दिए, और इंक्रीज करने की वजह से वहां जो पीजेंट्स थे या फिर हम कह सकते हैं वहां के जो लोकल किसान थे वो काफी ज्यादा क्या हुए, वो इस चीज से नाराज हो गए और रिवोल्ट करना स्टार्ट हो गए कर दिए। तो बोले कि अच्छा रिवोल्ट क्यों हो रहा है, तो बोले कि भाई साहब जो फार्मर आए थे वो बोले थे कि भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है, हम तो सीड नहीं खरीद सकते, हम कहां से हम उपजाएंगे, क्योंकि आप तो इतना टैक्स ले रहे हैं, मेरे पास पैसा ही नहीं बच रहा है कि हम सीड खरीदेंगे, हम जो जब खेती करते हैं तो उस समय खाएंगे क्या। तो बोले कि अच्छा मेरे पास एक उपाय है, तो क्या, तो हमसे पैसा ले लो लोन के रूप में। तो यहीं से क्या है, पहला जो है फार्म लोन्स के रूप में क्या है कि इंट्रोडक्शन होता है। इस फार्म लोन को हम लोग क्या कहते हैं, टक्कावी लोन्स कहते हैं। तो याद रखना है टक्कावी लोन्स क्या है, एक तरह का फार्म लोन है, ठीक है। तो फार्म लोन का इंट्रोडक्शन जो है वो हमें देखने को कब मिला, तो हमको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक के रन के अंदर, जहां पे लोन्स फॉर कल्टीवेशन दिया गया एंड मेनली ये फार्मर्स को दिया गया कि भाई तुम जो है बीज वगैरह खरीदो एंड कल्टीवेशन के दौरान खुद का जो लाइवलीहुड है उसको जीने के लिए वो पैसा है। एंड इसी के लिए क्या है, जो सेपरेट टकावी लोन देने के लिए क्या है, एग्रीकल्चर के लिए डिपार्टमेंट इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया जिसको दीवाने को ही कहते हैं। तो याद रखना दीवाने को ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है मोहम्मद बिन तुगलक के ऋण के अंदर, किस लिए है, टकावी लोन्स देने के लिए, ठीक है। जब इनका ऋण ये राज कर रहे थे तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्मूथ चल रहा था, बहुत सारे रिबेलियंस भी जो है वो रिबेल करते थे, जैसे कि मदुरई सल्तनत में अगर देखें तो हसन शाह उस समय प्रेजेंट थे। 1336 ईस्वी के अंदर हमको विजयनगर किंगडम देखने को मिलता है, 1347 ईस्वी के अंदर हमको बामनी किंगडम जो है वो एस्टैब्लिश हो जाता है। एंड इसी के बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक के डेथ के बाद, जो कि 1351 ईस्वी के अंदर हमें देखने को मिलता है, इनके बेटा जो है फिरोज तुगलक जो है वो एस्टैब्लिश करते हैं अपना ऋण, जिनका ऋण जो है वो 1351 से लेकर 1388 यानी कि 1388 के बीच में हमको देखने को मिलता है। फिरोज तुगलक जो है वो चुने जाते हैं एक नोबल के द्वारा, एंड फिरोज तुगलक जब बनते हैं सुल्तान तो वो एक तेलुगु ब्राह्मण को अपना वजीर या प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, एंड उस तेलुगु ब्राह्मण को बनाने के बाद उसका नाम जो है वो रख देते हैं खाने जहां मकबल, ठीक है। तो खाने जहां मकबल क्या है, एक तेलुगु ब्राह्मण है जो कि कन्वर्टेड है, जो कि प्राइम मिनिस्टर बनता है या वजीर बनता है फिरोज तुगलक का। मिलिट्री कैंपेन्स की बात करें तो फिरोज तुगलक जो है वो 2 बंगाल के अंदर का एक्सपीडिशन लेके जाते हैं कब्जा करने के लिए, लेकिन दोनों ही क्या है अनसक्सेसफुल रहते हैं। एंड बंगाल जो है वो क्या है, इस दौरान क्या है, दिल्ली सल्तनत से अलग हो जाता है, वो क्या है अलग जो है फ्री हो जाता है। ये नगर कोर्ट भी जाते हैं एंड नगर कोर्ट जाके वो क्या है जीत हासिल करते हैं, वहां के जो रूलर थे उनसे ट्रिब्यूट लेके भी आते हैं। ड्यूरिंग दिस कैंपेन द सुल्तान कलेक्टेड 1300 संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम ज्वालामुखी टेंपल लाइब्रेरी एंड गॉट देम ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, ठीक है। तो जब ये नगर कोर्ट गए थे तो वहां पे क्या है, एक मंदिर है ज्वालामुखी टेंपल, वहां लाइब्रेरी प्रेजेंट था एंड लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी किताबें थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, एंड यहाँ पे क्या है लगभग 1300 संस्कृत में लिखी मैन्युस्क्रिप्ट लेते हैं वो वहां से लेके आते हैं लूट के, एंड उसको वो जो फारसी है पर्शियन लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट कराते हैं। अगर हम देखें फिरोज तुगलक के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की हम बात करें तो बेसिकली वो क्या है, उलमास को बहुत ज्यादा मानते थे कि क्योंकि उसको बनाया कौन था, नोबल ही बनाया था, तो नोबल को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे कि भाई जो नोबल बोलेंगे वही जो है हम काम करेंगे। अपने एडमिनिस्ट्रेशन में काफी इंपॉर्टेंट जो पोजीशन है उलमास को वो दिए थे, ठीक है। नोबल्स को प्लीज भी करते थे, बोलते थे कि भाई नोबल से हम झगड़ के नहीं रह सकते, इनको प्रॉपर एकदम जो है सुख सुविधा दिया जाए। दूसरा चीज क्या है, इनको गारंटी भी दिया जाए कि आपके बाद जो है आपके बेटे जो है वही नोबल बनेंगे, हम जो है पूरे हेरिडिटी जो राइट्स आपको देते हैं। नेक्स्ट जजिया जो है वो स्ट्रिक्टली इंपोज किया गया था नॉन मुस्लिम पे, मतलब एक तरीके से वो प्योरली शरिया लॉ को जो है वो फॉलो कर रहे थे। जहां जजिया हम लोग कहते हैं किसको है, जजिया बेसिकली हम लोग कहते हैं कि एक इस्लामिक स्टेट में नॉन मुस्लिम की, भाई पूरा स्टेट इस्लामिक है, हम एक हिंदू है, हम हिंदू होने के कारण इस्लामिक स्टेट में रह रहे हैं, तो यहाँ पे रहने के लिए क्योंकि हम हिंदू, अगर हम मुस्लिम रहते तो हमको क्या है कोई भी पैसा देना नहीं रहता टैक्स के रूप में, लेकिन क्योंकि हम बस हिंदू है तो हिंदू होने के कारण बस क्या हमको रहने के लिए प्रोटेक्शन के लिए मुस्लिम से हमको टैक्स भरना है, जिसको हम लोग जजिया कह रहे हैं। एंड पहले जो सुल्तान थे वो क्या थे, ये पहले सुल्तान है जो कि इंपोज किए थे किसको, इरिगेशन टैक्स को। एंड अगर हम देखें यहाँ पे तो डेवलप करते हैं रॉयल फैक्ट्रीज को, जिसको कारखानास कहते हैं, जिसमें बहुत सारे जो गुलाम थे उनको क्या है वो एक तरीके से एम्प्लॉय करते हैं, उसके अंदर रखते हैं काम करने के लिए। फिरोजाबाद जो कि रेड फोर्ट के अंदर है, फिरोजाबाद जो कि रेड फोर्ट के बगल में है दिल्ली के अंदर, यहाँ पे क्या है कि फिरोजाबाद को अब जाके जो है फिरोज शाह कोटला जो है वो कहने जाने लगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिरोज शाह जो थे वो काफी ज्यादा इंटॉलरेंट थे, जैसा कि मैंने बताया भी, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो शिया मुस्लिम अपने ही सेक्ट के खिलाफ भी क्या थे,
शरियाज के और सूफीज के खिलाफ जो थे वो इंटॉलरेंट थे, एंड हिंदूज को वो सेकंड ग्रेड जो है सिटीजन जो है वो कंसीडर करते थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक नया डिपार्टमेंट जो है वो बनाया गया था विडोज और ऑर्फन्स के लिए, जिसको दीवाने खैरात हम लोग कहते हैं। फिरोज जो है वो उनकी मौत जो है 1388 ईस्वी के अंदर होता है, एंड जैसे ही होता है तो फिर सुल्तान और नोबल्स के बीच जो है वो पावर का जो टसल है वो स्टार्ट हो जाता है कि कौन जो है वो सुल्तान के गद्दी पे बैठेगा, कौन जो है किसके पास क्या ही पावर आएगा। एंड इसी दौरान क्या होता है, तिमूर का इन्वेजन होता है 1398 के अंदर, एंड ये पूरे दिल्ली सल्तनत के सिचुएशन को और वर्सन कर देता है। क्यों? क्योंकि तिमूर जब आता है तो कोई भी हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है कि कोई भी जो अपोजिशन है उसको रोकने के लिए वो प्रेजेंट नहीं था। तो जैसे ही तिमूर आता है तो उसको कोई अपोजिशन नहीं मिलता है, मौके का फायदा उठा के 3 दिन तक पूरे दिल्ली में लूटपाट मचाता है, हजारों लोगों को मारता है, एंड फिर लूट के पूरा जो वेल्थ है वो लेके चला जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसी के बाद जो है वो तिमूर जाने से पहले, लौटने से पहले क्या है, अपने एक गवर्नर को, अपने एक खास को मुल्तान का गवर्नर जो है बना के जाता है, जिसको किजिर खान कहते हैं। एंड किजिर खान जो है वो मुल्तान का जो है वो गवर्नर बनता है, एंड बाद में जाके क्या है उसको बोलता है कि भाई तुम मुल्तान तो देखो ही, साथ ही साथ इंडिया में जाके बार बार क्या है वो एक्सपीडिशन लेके जाना और अपने एम्पायर को इंक्रीज भी करना। एंड इसी के बाद क्या है 1398 में जाता है वापस, किजिर खान को मुल्तान का गवर्नर बनाता है। किजिर खान जो है वो 1414 ईस्वी के अंदर क्या है कि वो कब्जा कर लेता है दिल्ली को, एंड यहीं से स्टार्ट होता है सैयद डायनेस्टी का। जैसे ही वो कब्जा करता है तो वो कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है कि जो भी कब्जा आसपास जो है वो छिन गए राज्य, लेकिन वो क्या है वो सक्सेसफुल नहीं रह पाता है। ठीक है, 1421 ईस्वी में जो है इसकी मौत हो जाती है, एंड इसके बाद जो है इसका बेटा यानी कि मुबारक शाह जो है 1421 से लेकर 34 ईस्वी के बीच में राज करता है। फिर मोहम्मद शाह जो है 1434 से लेकर 45 ईस्वी में जो है राज करता है। एंड इसी दौरान क्या है कि जो राज्य चल रहा था मोहम्मद शाह का, वो पूरे तरीके से वो बिल्कुल उसका ध्यान नहीं था। तो उनके जो नोबेल थे जिनका नाम बहलूल खान लोदी था, वो हर चीज को डोमिनेट करते थे कि भाई मेरा डिसीजन चलेगा, उन्हीं का डिसीजन सब थी, मतलब एक पैरेलली वही गवर्नमेंट चला रहे थे। ठीक है, वही जो है वो राज्य जो है वो चला रहे थे। तो मोहम्मद शाह की जो है वो मौत हो जाती है 1445 ईस्वी के अंदर, एंड उसके बाद जो उनके बेटे आलम शाह बनते हैं वो 45 से लेकर 51 तक जो है वो राज करते हैं। लेकिन वो क्योंकि सैयद प्रिंस पे काफी ज्यादा वीक प्रिंस थे, तो फिर वो क्या है सब चीज से संन्यास लेके क्या है वो खुद बदाऊं चले जाते हैं, एंड अपना राजपाट जो है बहलूल लोदी को देके चले जाते हैं। अगर हम लोदी डायनेस्टी की बात करें तो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच में देखने को मिलता है। एंड पहली बार क्या है दिल्ली सल्तनत के अंदर जो है अफगानों का राज होता है, क्योंकि जो लोदी थे, बहलूल लोदी थे, वो एक तरीके से अफगान थे। बहलूल लोदी की बात करें तो 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक जो इनका रेन हमको देखने को मिलता है, एंड यही क्या है लोदी डायनेस्टी के फाउंडेशन को एस्टैब्लिश करते हैं। ये काफी ज्यादा क्या थे, कैपेबल जनरल थे, एंड ये एक फैक्ट इनको पता था कि भाई हमको जो है क्योंकि हम हैं अफगानी, तो हम क्या है, अगर मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ क्या है कि मेरे पीछे जो है पूरा अफगान जो है वो खड़ा हो, तो इसीलिए अफगानों को वो हमेशा खुश रखते थे। और खुश रखने के लिए बोले कि हम जो है वो दिल्ली सल्तनत के कोई राजा वाजा नहीं है, हम आप ही की तरह आपके भाई है, अफगानी है जो कि यहाँ पे हैं। ठीक है, बहलूल जो है वो एक तरीके से क्या है, जो रिवोल्ट हो रहा था मेवात और दोआब के अंदर, उसको भी सप्रेस करते हैं। 1476 ईस्वी के अंदर जो है जौनपुर के सुल्तान को वो क्या है हराते हैं, एंड जौनपुर को भी दिल्ली सल्तनत के अंदर जो है वो कब्जा कर लेते हैं, उसके अंदर ले लेते हैं। कल्पी और धौलपुर के जो रूलर थे उन पे अपनी जो प्रभुत्ता है यानी कि सुजैनिटी जो है उनको मनवा लेते हैं। लेकिन जो वो कोशिश करते हैं बंगाल, गुजरात और डेक्कन को रीऑक्यूपाई करने के लिए, क्योंकि पहले तो दिल्ली सल्तनत के अंदर था, तो वो रीऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है फेल हो जाते हैं। 1489 के अंदर जो है वो उनकी मौत जो है बहलूल लोदी की हो जाती है, एंड इसी के बाद उनके बेटा यानी कि सिकंदर लोदी जो है वो गद्दी पे जो है दिल्ली के बैठते हैं। सिकंदर लोदी के रिन की बात करें तो एडी 1489 से लेकर 1517 के बीच में हमको देखने को मिलता है। ये भी फिर से जजिया को क्या है री इम्पोज करते हैं। मैंने बताया भी कि जजिया क्या है कि एक तरीके से टैक्स है नॉन मुस्लिम को इस्लामिक स्टेट में देना पड़ता है फॉर दियर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्टेड पीपल याद है, हमने पढ़ा था जिम्नीज के बारे में, तो जिम्नीज जो है वो एक तरीके से प्रोटेक्टेड पीपल, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। ही बिलीव्ड इन द सुपीरियर पोजीशन ऑफ द सुल्तान विज़ नोबल्स। तो सिकंदर को लोदी को जो है वो पता वो ये मानता था कि जो नोबल है उससे ऊपर जो है वो सुल्तान जो है वो है, जबकि कई बार हमें देखने को मिला है क्योंकि मेन टसल क्या है नोबल और सुल्तान के बीच में होता है, इसी बात को लेके जो ईगो है उसी को लेके सिकंदर लोदी जो है वो रीएनेक्स करता है बिहार को, धौलपुर को, नारवार को, एंड कुछ पार्ट जो है ग्वालियर और नागौर का दिल्ली सल्तनत में मिला भी लेता है। जैसे ही सिकंदर लोदी की क्या है मौत होती है, उनके ही नोबेल जो है इब्राहिम लोदी को जो है वो बनवा देते हैं सुल्तान। ठीक है, इब्राहिम लोदी का जो है वो भी रिन क्या है बहुत ज्यादा रिवोल्ट से जो है वो घिरा हुआ था। ऐसा नहीं कि इब्राहिम लोदी का भी जो है जो रिन है वो क्या है वो एक तरीके से बहुत सारे रिवोल्ट से घिरा हुआ था। ऐसा हम कह सकते हैं कि रिवोल्ट उसमें भी था, मतलब स्मूथ नहीं था, मतलब जो रिन था वो स्मूथ नहीं था। इन्हीं के भाई जो जलाल खान थे, यही क्या है सबसे पहले जो है वो क्या है रिबेल करते हैं, बिहार जो है इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है। दौलत खान जो कि पंजाब के गवर्नर थे वो क्या है वो एक तरीके से ये भी क्या है रिवोल्ट करते हैं। और दौलत ही खान जो थे वो पंजाब के गवर्नर थे, एंड इन्होंने ही बोला कि दिल्ली सल्तनत पे कौन बैठा है भाई, अभी बैठा हुआ है इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी को हराया जाए। तो ये किसको इन्विटेशन दिया, ये इन्विटेशन दिया किसको, तो बाबर को। बाबर कहां से, तो फरगना का रूलर। फरगना कहां है, तो आज की डेट में हम देखें तो उज्बेकिस्तान के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो वहां से क्योंकि वहां करा जाता तो उसको वो बुलाया कि चलो भाई मिलकर दिल्ली सल्तनत पे कब्जा किया जाए, दिल्ली पे कब्जा किया जाए। तो याद रखना है दौलत खानी क्या है बाबर को बुलाता है दिल्ली पे कब्जा करने के लिए। बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी को क्या है 1526 ईस्वी के अंदर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के अंदर वो डिफीट करता है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो सल्तनत था बिल्कुल ही स्मूथ था। ठीक है, उनको भी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। जैसे कि अगर हम देखें तो बार बार क्या है मंगोल और अदर जो थे वो दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण करते ही रहते थे। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही स्मूथ था, सब चीज बढ़िया से चल रहा था, हमेशा क्या है आक्रमण जो है वो होता ही था। मंगोल्स क्या थे, बेसिकली वो एक नोमैडिक ग्रुप है। नोमैडिक ग्रुप किसको हम लोग कहते हैं, तो नोमैडिक ग्रुप कहते हैं जो घूम के इधर उधर जो है, जैसे हम बंजारा टाइप के कहते हैं। ये बेसिकली जो ग्रास लैंड है, जो हम चाइना और रशिया के बीच में जो एरिया जो है टेम्पलेट ग्रास लैंड जिसको स्टेप्स कहते हैं, यहाँ पे ही जो है वो प्रेजेंट थे।
नॉर्थ ऑफ चाइना एंड ईस्ट ऑफ लेक बाइकल। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कुछ नोमैडिक एम्पायर भी जो है वो बनता है, एंड नोमैडिक एम्पायर जो है 12th सेंचुरी के अंदर बनता है अंडर द रूल ऑफ चंगेज खान। ठीक है, 13th सेंचुरी के बाद क्या है, कॉन्स्टेंटली वो रिपीटेडली क्या है, रिपीटेडली इन्वेड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मतलब 12th सेंचुरी में चंगेज खान जो है वो एक ह्यूज एम्पायर बनाता है कुछ नोमैडिक पीपल को लेकर। ठीक है, बहुत बड़ा जो है साम्राज्य खड़ा करता है, एंड उसके बाद से क्या है 13th सेंचुरी से वो कॉन्स्टेंटली बोलते हैं कि चलो अब अपने साम्राज्य को बढ़ाया जाए, साथ ही साथ हमको क्या है, हमको रिसोर्सेज चाहिए, हमको खाना चाहिए, हमको और भी चीजों को एक्सप्लोर करना है, लूट के लेके आना है। तो बेसिकली वो क्या थे, एक लुटेरे ही टाइप के थे, वो दूर दूर तक जाते थे, फिर लूट के फिर वापस आ जाते थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो खलजी के रेन के समय जो है ये इस टाइम हमें देखने को मिलता है कि जो कुल्त लुग ख्वाजा जो थे वो क्या है, दिल्ली पे जो है वो कब्जा करते हैं, वो आते हैं लूटने के लिए, एंड कुल्त लुग जो ख्वाजा है वो क्या है, दिल्ली को एक तरीके से लूटपाट उस समय जो है वो मचाते हैं और बहुत सारी चीजों को लूट के लेके जाते हैं, बहुत सारा डैमेज जो है वो पहुंचाते हैं। लास्ट सिग्निफिकेंट जो मंगोल के द्वारा जो है वो अटैक हुआ था वो तरमा शरीन का था, जो कि रिन किसका था, मोहम्मद बिन तुगलक का था। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट अटैक जो है वो होता है दिल्ली सल्तनत में तिमूर के द्वारा, वहीं पे 1398 ईस्वी के अंदर। एंड तिमूर कौन थे, चटगाई ब्रांच ऑफ टर्क या तुर्क हम कह सकते हैं, उन्हीं के जो है, उन्हीं के चीफ के जो है वो बेटे थे। सुल्तान नसरुद्दीन एंड हिज वजीर मल्लू इकबासी फेस तिमूर बट वेयर डिफीटेड। तो तिमूर से क्या है लड़ाई जो है वो दिल्ली सल्तनत के अंदर हमको सुल्तान नसरुद्दीन और उनके वजीर मल्लू इकबासी जो है वो उस समय क्या है तिमूर को फेस करते हैं। तिमूर ऑर्डर जनरल मैसेकर एंड लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन वेयर मर्डर। तो तिमूर जो है आता है भाई बहुत बहुत लार्ज स्केल पे क्या है, लार्ज स्केल पे लोगों को मारता है। ठीक है, चाहे वो बच्चे हैं, औरत है, सबको मारता है। तिमूर इंडिया को लीव करने से पहले क्या है, उसी समय से क्या है हमको देखने को मिलता है कि दिल्ली सल्तनत जो है वो अब गिरने वाला है, क्योंकि उसके बाद क्या है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो हमको देखने को नहीं मिलता है। तिमूर अपॉइंट करता है, वहीं पे मैंने बताया भी कि खिज़िर खान जो है वो अपॉइंट होता है, वहीं से सैयद डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट होता है, एंड जो मुल्तान के रूलर थे ये पंजाब को भी जो है वो कंट्रोल करते थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनर कॉन्फ्लिक्ट हमेशा देखने को मिला है, जो कि कॉज है, मतलब हम कॉज पर है, पहला कॉज क्या हो गया, अटैक्स बाय मंगोल्स एंड अदर्स, दूसरा कॉज जो हो गया वो हो गया इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नोबिलिटी। अगर हम इनर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो मेन रीजन क्या था, हमेशा एक प्रॉपर सक्सेशन का कोई लॉ नहीं था कि भाई जो सुल्तान है उसके बाद कौन सुल्तान बनेगा, तो इसी के बाद हमेशा टसल होता था कि एक उसका हायर, अगर बेटे भी है तो सब बेटे का इक्वल, मतलब 4 बेटे तो सबका इक्वल क्लेम है। ठीक है, तो उसमें से लड़ाई हो रहा है आपस में भाइयों में। दूसरा हम कह सकते हैं कि ये भी था कि जो नोबल्स थे कई बार कोशिश करते थे कि जो वीकेस्ट है सबसे, उसमें क्या है कमजोर बेटा है, कमजोर हायर है, उसको बनाए, क्योंकि वीक रहेगा तो क्या वो नोबल के कंट्रोल के अंदर रहेगा, उनके ही गुलाम रहेंगे वो, मतलब और उनको क्या है एक तरीके से ये उनके लैविश जिंदगी में उलझा देते थे, और मेन जो राजपाट है नोबल ही जो है वो चला रहे थे। तो हमेशा क्या है कि हमेशा देखने को मिलता था हर जो भी एक पावरफुल सुल्तान मरता था तो उसके डेथ के बाद क्या है हमको ऐसा ही सिमिलर इवेंट जो है हमको देखने को मिलता था। क्यों, क्योंकि कोई भी वेल डिफाइंड लॉ ऑफ सक्सेशन हमें नहीं देखने को मिलता था। नेक्स्ट प्रोविंशियल किंगडम की अगर हम बात करें तो अनदर कॉन्सिक्वेंस है कॉन्फ्लिक्ट का, नोबिलिटी वाज डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय वेरियस प्रोविंशियल हेड्स इन द रीजन। अब हुआ क्या कि कई बार ऐसा होता था कि एक पूरा सल्तनत है, जैसे दिल्ली सल्तनत को ही हम कंसीडर अगर करें तो आसपास के जो भी प्रोविंस है जिसपे मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग सुल्तान जो है वो कब्जा कर रहा था, जैसे उसकी डेथ हो जाती है तो वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करे। अब ये नोबल क्या है, अब उसको सप्रेस करने में ध्यान ही नहीं है, उसको ध्यान है कि हम राजा बनेंगे या हम जो है कब्जा करें सल्तनत के ऊपर। तो इसी कारण से क्या होता था कि हमेशा जो इंडिपेंडेंस है या रिबेल्स जो है वो हमेशा तैयार रहते थे एक तरीके से। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ हमको स्टेट देखने को मिलता है, जैसे बंगाल में लखनौती हो गया, जौनपुर हो गया, मालवा हो गया, गुजरात हो गया, बाहमनी किंगडम जो हो गया डेक्कन के अंदर, ये कुछ जो थे जो दिल्ली सल्तनत के अंदर थे, बाद में रिवोल्ट करके इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं। क्वाइट ऑफन दीज स्टेट्स वेयर एट वॉर विद द सल्तनत, द होल प्रोसेस वीकेंड द सल्तनत। और ये सारे जो स्टेट थे वो क्या थे, हमेशा वॉर करते रहते थे, जिसके कारण सब्सिक्वेंट बार बार लड़ाई होगी, बार बार युद्ध होगा। तो हम कह सकते हैं कि बार बार युद्ध होने के चलते जो रॉयल ट्रेजरी है वो क्या है खाली होता चला गया, दूसरे लोग मर रहे हैं, नंबर भी कम हो रहा है। अब अभी जाके कोई 100 आदमी मर गया तो 100 आदमी पैदा थोड़ी ना हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या धीरे धीरे नंबर जो है वो सैनिक का वो भी डिक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल क्या है जो हमारा सल्तनत है वो वीकेंड पोजीशन में जा रहा है। कुछ रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है इंडियन चीफ्स के द्वारा, जैसे राजपूताना में अगर हम देखें तो मेवाड़ रीजन के जो चीफ थे वो रेजिस्टेंस करते थे, रणथंबोर हो गया, चित्तौड़ हो गया, ये सारे हो गए। मालाबार में वारंगल, देवगिरी इन डेक्कन एंड साउथ, धर मालवा इन सेंट्रल इंडिया, जाजनगर उड़ीसा के अंदर जो हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो दिल्ली सल्तनत के अंदर भले ही डिसइंटीग्रेटेड सल्तनत था लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काफी ज्यादा इंपैक्टफुल और पावरफुल था, जो कि बाद में जाकर अगर हम देखें तो इंडियन प्रोविंशियल किंगडम्स बहुत जो अच्छे प्रोविंसेस रहे वो भी इस सिस्टम को एक तरीके से एक्सेप्ट करके इंप्लीमेंट किए। दूसरा जो मुगल्स आए थे, मुगल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी से। अगर हम देखें यहाँ पे तो दिल्ली सल्तनत क्या है, एक इस्लामिक स्टेट जो है वो है, सुल्तान को जो है वो कंसीडर किया जाता है कि भाई ये कैलिफ का रिप्रेजेंटेटिव है, जो कैलिफ जो है वो गॉड के रिप्रेजेंटेटिव है। गॉड मतलब कि मोहम्मद साहब के जो सपोर्टर्स थे इनिशियली वो कैलिफ कहलाए, वो एम्पायर जो खड़ा किए थे वो कैलिफ। तो इंडिया में भी जो सुल्तान है क्योंकि वो इस्लामिक स्टेट है तो वो किसका रिप्रेजेंटेटिव हो गया, वो कैलिफ का रिप्रेजेंटेटिव हो गया। ऑफिस जो सुल्तान यानी कि सुल्तान का ही ऑफिस क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल था। कोई भी क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था, ये हमने पढ़ाई लास्ट में कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं था जो ये बता रहा था कि कौन सा बेटा जो है या कौन जो है इसके बाद सुल्तान बनेगा। इसीलिए यही तो प्रॉब्लम था कि हमेशा जो है कॉन्फ्लिक्ट नोबल्स और जो भी हायर्स थे उनके बीच हुआ करता था। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो जो सुल्तान थे स्पेशली हम कह सकते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स उनके हेड जो है बनाए गए थे ताकि सुल्तान को है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है एक तरीके से सपोर्ट मिल सके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सुल्तान के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पोजीशन वो नायब का था। नायब जो थे वो सबसे ज्यादा पावरफुल थे एंड नायब जो है प्रैक्टिकली सिमिलर पावर्स को एंजॉय करते थे जैसा सुल्तान जो है एंजॉय करता था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नायब के बाद जो है वो वजीर थे। वजीर जो थे वो फिनांस या रेवेन्यू डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं, जिस फिनांस डिपार्टमेंट को दीवानी वजारत कहते हैं। तो हमें याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो फिनांस डिपार्टमेंट था उसको दीवानी वजारत कहते हैं, जिसके ऑफिसर को वजीर कहते हैं। वजीर और नायब अलग अलग है।
नायब क्या है? नायब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब सबसे पहले सुल्तान हो गए, सुल्तान के बाद नायब हो गए, नायब के बाद क्या है? वजीर देखने को मिला। मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टार्ट याद ही है, हमने पढ़ा भी था कि सबसे सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट कौन एस्टैब्लिश किया था? बलबन किया था, याद रखना है, ठीक है। तो बलबन जो है सेपरेट, सेकंड इलबारी डायनेस्टी, बलबन, ठीक है। तो मिलिट्री डिपार्टमेंट जो है दीवानी अरीज हम कहते हैं, विच वाज हेडेड बाय अरीज मुमालिक। नेक्स्ट, अब जो मेन मतलब पूरे मिलिट्री डिपार्टमेंट के जो हेड थे वो खुद सुल्तानी थे, जिसको कमांडर इन चीफ जो हम कहते भी थे। मिलिट्री डिपार्टमेंट जैसा भी मैंने बताया कि सबसे पहले क्या है? बलबन के द्वारा ही सेटअप किया गया था। अलाउद्दीन जो है वो याद होगा, हमने पढ़ा भी था, जिसको लग सिस्टम कह रहे हैं। लग सिस्टम ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स है और हुलिया है, एंड साथ ही साथ क्या है? जो पेमेंट जो है अपने सोल्जर्स को क्या है? कैश में देने के लिए वो चीज इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रिलीजियस अफेयर्स के लिए क्या है? दीवानी रसालत जो है डिपार्टमेंट जो है बनाया गया था, एंड इट वाज हेडेड बाई चीफ सदर। चीफ जो है वो क्या है? उसके मतलब डिपार्टमेंट का हमको नाम याद रखना है, दीवानी रसालत, एंड दीवानी रसालत के जो चीफ है वो क्या हो गया? सदर हो गए। जुडिशियल डिपार्टमेंट के जो हेड है उसको हम लोग काजी कह रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि शरिया जो है वो फॉलो किया जाता था सिविल मैटर्स के अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो दीवानी इंशा हो गया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है दिल्ली सल्तनत के अंदर अगर हम देखते हैं तो दिल्ली सल्तनत को प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया। प्रोविंसेस को इक्ताज भी कहते हैं। इक्ताज इनिशियली क्या है? नोबल्स के कंट्रोल के अंदर थे, बाद में जाके क्या है कि हर प्रोविंसेस के लिए, हर इक्ताज के लिए क्या है? एक तरीके के गवर्नर भी अपॉइंट कर दिए गए थे, एंड गवर्नर को हम लोग मुखलिस या वलीस जो है वो कहते हैं। तो या तो मुखलिस कहेंगे या वलीस कहेंगे। मुखलिस और वलीस क्या हो गया? गवर्नर हो गए। इनिशियली प्रोविंस जब मतलब अगर हम जैसे मान लो कि एक राज्य बना, राज्य में 4 प्रोविंस बना, इनिशियली डिवाइड किया गया, तो जो नोबल्स थे वही पहले उनको दे दिया जाता। क्या आप देखिए, बाद में नोबल्स क्या है? या तो खुद रहते थे या अपने जान पहचान के किसी गवर्नर को अपॉइंट कर लेते थे वहां पे देखने के लिए, एंड उन गवर्नर्स को या तो हम लोग मुखलिस कहते हैं या वालिस कहते हैं। प्रोविंस जो है फर्दर डिवाइडेड था किसमें? सिक्स में। सिक्स जो है डिवाइडेड था परगना में। परगना जो है फिर उसके अंदर विलेजेस जो है आते थे। तो हमको याद रखना है दिल्ली सल्तनत प्रोविंस में, प्रोविंस को हम लोग इक्ता कह रहे हैं। शिख जो है उसके जो ऑफिसर उसको हम लोग सिकदार कह रहे हैं। परगना के जो ऑफिसर या कंट्रोल जो करने वाले उसको हम लोग आमिल कहते हैं। जो विलेजेस है उनके कंट्रोल जो है वो मुकद्दम के अंदर या चौधरी के अंदर था, एंड वहां पे जो अकाउंटेंट थे या रेवेन्यू के बारे में जो जैसे जो फार्म जो लैंड रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करना, ये सारी चीजें जो है वो पटवारी करते थे। तो याद हमको रखना है इक्ता, शिकदार, अमिल। इक्ता हो गया प्रोविंस के, ठीक है। तो याद रखना है कि इक्ताज कह रहे हैं दिल्ली सल्तनत की प्रोविंस को इक्ताज कह रहे हैं। फिर इक्ताज डिवाइडेड है शिक्स के अंदर, शिक्स डिवाइडेड है परगना के अंदर, परगना डिवाइडेड है नंबर ऑफ विलेजेस के अंदर, और नंबर ऑफ विलेजेस में जो अकाउंटेड है उसको हम लोग पटवारी कह रहे हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी की हम बात करें तो लैंड को डिवाइड किया गया था डिफरेंट नाम से। जैसे सबसे पहला जो हो गया इक्ता लैंड हो गया। इक्ता लैंड क्या है? वो लैंड जो है वो ऑफिशियल को दिया जाता था कि ऑफिशियल को भाई सैलरी नहीं दिया गया, ऑफिशियल को क्या है? लैंड दे दिया गया कि भाई उससे तुम जो है अपना खर्च जो है निकाल लो। तो वैसे लैंड जो कि ऑफिशियल्स को पेमेंट के रेस्पेक्ट में या इंस्टीड ऑफ पेमेंट उनको प्रोवाइड किया गया, उस लैंड को हम लोग इक्ता लैंड कह रहे हैं। दूसरा जो है वो है खलीसा लैंड। खलीसा लैंड जो है डायरेक्टली सुल्तान के कंट्रोल के अंदर था, एंड ये लैंड जो है इसी से रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जाता था, एंड इस रेवेन्यू से रॉयल कोर्ट को मेंटेन किया जाता था। नेक्स्ट इनाम लैंड की अगर हम बात करें तो इनाम लैंड जो है वैसे मतलब जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, इनाम से ही वर्ड से क्लियर समझो, इनाम में कोई मतलब लैंड टैक्स वगैरह कुछ नहीं है, वो दान में दिया हुआ जमीन है। दान में दिया हुआ जमीन जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए दिया गया है उसको हम लोग क्या है? इनाम लैंड कहते हैं। उस पर कोई भी लैंड टैक्स जो है वो कलेक्ट नहीं किया जाता था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो एग्रीकल्चर के लिए अलग डिपार्टमेंट जो है हमने पढ़ा भी था, दीवानी को ही जो है याद है टक्कावी लोन्स वाला मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि कॉइन छाप के क्या हुआ था? कॉइन छाप के जो पूरा फाइनेंस सिस्टम वो हिल गया था, तो वो क्या है? इंक्रीज कर दिया लैंड रेवेन्यू को। तो लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज करने पे क्या हुआ? जो लोग जो थे फार्मर्स वो पहुंच गए उनके पास कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, सीड कहां से खरीदे? तो बोले कि भाई लो मेरे से लोन। लोन क्या है? टक्कावी लोन्स। और इस लोन को देने के लिए उन्होंने डिपार्टमेंट बना दिया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जिसको क्या कह रहे हैं? दीवानी को ही कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ओवरसीज ट्रेड हमें देखने को मिलता है जो मुल्तान और अफगान मुस्लिम से देखने को मिला। इनलैंड ट्रेड भी डोमिनेट है, मेनली क्या है? दो है। एक है गुजरात में मारवाड़ी मर्चेंट्स थे, दूसरे मुस्लिम में बोहरा मर्चेंट थे। तो बोहरा मर्चेंट और मारवाड़ी जो है वो काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड है ट्रेड के लिए। आज भी हम जानते हैं कि ये मेनली इनको हम लोग कॉमनली बनिया कम्युनिटी कहते हैं कि इनको जो है बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से आता है, इनके ब्लड में बिजनेस है। नेक्स्ट सिस्टम ऑफ कॉइनेज जो है वो काफी ज्यादा डेवलप हुआ था दिल्ली सल्तनत के अंदर। इल्तुतमिश हमने पढ़ा भी था कि सिल्वर टाइप ऑफ सिल्वर टंका जो है इंट्रोड्यूस किया था, याद होगा सिल्वर टंका, इल्तुतमिश सिल्वर टंका 175 ग्राम जो है इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। एक सिल्वर टंका जो है 48 जितल के बराबर है खलजी रूल के अंदर, और 50 जितल के बराबर है तुगलक रूल के अंदर। नेक्स्ट अगर देखें तो गोल्ड कॉइन या दिनार की हम बात करते हैं जो काफी ज्यादा इस रेंज के समय क्या था? पॉपुलर था। नेक्स्ट मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें तो टोकन करेंसी को ही इंट्रोड्यूस नहीं किए थे, बहुत सारे उसके अलावा टोकन करेंसी कॉपर वाला हो गया, मिंटिंग होने लगा, ठीक है, फोर्जिंग होने लगा जिसको हम कह सकते हैं कि नकली बनने लगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉपर कॉइन से इन्होंने टोकन करेंसी ही नहीं बनाया था, इन्होंने गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन को भी क्या है? मिंट करवाया था। सोशल लाइफ की बात करें तो हिंदू, क्योंकि ये पूरा इस्लामिक स्टेट था तो हिंदू का सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर हमको चेंज देखने को नहीं मिलता है। हाँ, वुमेन का पोजीशन हमको देखने को मिलता है ओवरऑल की वुमेन का पोजीशन जो था वो ऑब्वियसली मिजरेबल ही था, बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी। दूसरा सती भी जो है उस समय काफी ज्यादा प्रेवेलेंट हमको सोसाइटी के अंदर देखने को मिला। पर्दा सिस्टम जो था वो भी प्रेजेंट था। हिंदू जो थे उनको जमीज कहा गया, जमीन जो है वही प्रोटेक्टेड पीपल, दे हैव टू पे, मोस्टली उनको क्या है कि जो जजिया है उनको पे करना पड़ता था क्योंकि जो स्टेट था वो इस्लामिक स्टेट था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जजिया को अगर हम देखें तो इनिशियली लैंड टैक्स के पार्ट के रूप में ही क्या है? कलेक्ट किया जाता था, बाद में जाके है सेपरेटली क्या है? एक टैक्स के रूप में सेपरेट कलेक्ट किया जाता था। यानी कि समझो कि लैंड टैक्स कितना हो गया, मान लो कि 1/3 हो गया, तो इसमें बोला कि 10% और बढ़ा के तुमको देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे नॉर्मली मान लो कि 30% लैंड टैक्स जो है 30% है, तो 30% कोई लेने गया तो बोला कि हम मुस्लिम से तो 30% लेंगे, लेकिन तुम हिंदू हो तो तुमसे 30 तो लेंगे, लेकिन 10% एक्स्ट्रा और लेंगे क्योंकि ये जजिया के रूप में लेंगे, तो 40% तुमसे लेंगे। तो ये जजिया क्या है? इनिशियली लैंड टैक्स के रूप में ही क्या है? कलेक्ट किया जाता था, बाद में जाकर इसको सेपरेट कर दिया गया। एंड ये सेपरेट कौन किया? फिरोज शाह तुगलक याद रखना है, सेपरेट किया था जजिया को लैंड टैक्स से। नेक्स्ट अगर हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो जब टर्किश रूल आया इंडिया के अंदर, तुर्क आए इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे क्या है? इन्होंने आर्चेस को इंट्रोड्यूस किया, डोम्स को इंट्रोड्यूस किया, बहुत सारे लंबे लंबे टावर्स जो है बनाने लगे जिनको मिनारेट्स या मिनार्स हम लोग कहते हैं। डेकोरेशन जो है यूज करने लगे जो कि अरबिक स्टाइल के अंदर थे, मोस्टली उसमें कुरान का जो लेटर वगैरह है या फ्लोरल मोटिफ जो है वो यूज किया जाने लगा था, ठीक है।
कुतुब मीनार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कि स्टार्ट तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुआ था, लेकिन उसकी मौत होने के कारण क्या है, बाद में जाके उसके बेटे इल्तुतमिश ने जो है वो कंप्लीट किया था। ठीक है, बेटे नहीं, सॉरी, इल्तुतमिश जो कि इलबारी, फर्स्ट इलबारी ट्राइब का जो है वो लीडर था। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने जो है उसको बनवाया था। ये जो है 71 मीटर का यानी कि 71 मीटर जो टावर हमको देखने को मिलता है, ये डेडिकेटेड है, हमने पढ़ा भी था, सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है वो एक सूफी सेंट था। इन्हीं को ऑनर करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो बनवाना स्टार्ट किया था। कंफ्यूज नहीं होना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने लिए बनवा रहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए बनवा रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो टॉम ऑफ गियासुद्दीन जो है उसको बनवाता है, काफी हाई प्लेटफॉर्म पे जो है वो बना हुआ है। कोटला फोर्ट आज भी हमको दिल्ली में के अंदर जो है वो देखने को मिलता है, विच वाज द क्रिएशन ऑफ फिरोज तुगलक। लोधी गार्डन भी है दिल्ली के अंदर। ये सारे एग्जांपल हो गए लोधीज के आर्किटेक्चर के। म्यूजिक की बात करें तो सारंगी और रबाब जो है इंट्रोड्यूस किया गया था इस पीरियड के अंदर। आमिर खुसरू ने न्यू राग जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, जिसको घोर और सनम कहते हैं। तो सनम और घोर क्या है, राग्स है। आमिर खुसरू ने ही बाद में जाके क्या है, एक नया स्टाइल ऑफ लाइट म्यूजिक इंट्रोड्यूस किया, जिसको कव्वाली जो है हम लोग कहते हैं, जो कि हिंदुस्तानी और ईरानियन म्यूजिक को मिला के किया गया है। आमिर खुसरू को ही माना जाता है कि सतार का जो इन्वेंशन है उन्हीं के द्वारा किया गया है। राजा मान सिंह जो है वो ग्वालियर में प्रेजेंट थे, एंड ये ग्वालियर के राजा मान सिंह जो थे वो म्यूजिक के बहुत ही ज्यादा शौकीन थे। एंड इन्होंने ही क्या है कि जो कंपोजिशन है वो वर्क कंपाइलेशन वो है करवाया है, जिसको हम लोग मान कौतूहल कहते हैं। नेक्स्ट हम अगर लिटरेचर की बात करें तो ज्यादातर फेमस हिस्टोरियन जो है इस समय के दौरान जैसे हो गए हसन निजामी हो गए, मिनहाज उस सिराज हो गए, जियाउद्दीन बर्रानी हो गए, शम्स सिराज अफीफ हो गए, ये सारे क्या है इस दौरान के मोस्ट फेमस हिस्टोरियन जो है वो थे। बर्रानी का जो है वो तारीख फिरोज जो है शाही कंटेन्स द हिस्ट्री ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो याद हमको रखना है, जो बर्रानी थे उनका जो लिटरेरी वर्क है जिसको तारीख फिरोज शाही कहते हैं, ये तुगलक डायनेस्टी के रेन को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मिनहाज उस सिराज ने तबाकत ए नसरी जो है वो लिखा है, जो कि मुस्लिम डायनेस्टी अप टू 1260 तक जो रूल हुआ था उसके बारे में है। अमीर खुसरो की बात करें तो इनका जो रेन है वो 1252 से लेके रेन कह रहे हैं, इनका जो साल जो है याद रखना है, इस दौरान ये रहे थे 1252 से लेके 1325 के बीच में। इन्होंने एक नया पर्शियन पोएट्री जो है नया स्टाइल का जो है क्रिएट किया था, जिसको इंडियन स्टाइल कहते हैं या सबके हिंद कहते हैं। ठीक है, आमिर खुसरो के ही का ही फेमस वर्क जो है हमको तुगलक नामा जो है देखने को मिलता है, विच डील्स विद द राइज ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। खजाने उल फतू जो है वो अलाउद्दीन का जो कॉन्क्वेस्ट किया गया था वो एक्सप्लेन करता है, एंड ये खजाने उल फतेह जो है फतू जो आमिर खुसरो के द्वारा ही क्या है लिखा गया है। एंड आमिर खुसरो के ही डिसाइपल जो थे, डिसाइपल जो है बेसिकली मतलब आमिर खुसरो के डिसाइपल थे किसके, निजामुद्दीन औलिया के। ठीक है, एंड ये जो थे रिलीजियस टॉलरेंट जो थे वो थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फेमस रजत रंगनी हमको देखने को मिलता है, एंड इट वाज रिटन बाय कल्हाना, बिलोंग टू द पीरियड ऑफ जाने उल अब्दीन रूलर ऑफ कश्मीर। तो याद रखना हमको कि कश्मीर के रूलर थे जायन उल अब्दीन, जिस समय क्या है फेमस जो है वो एक पोएट है जिनको कल्हाना कहते हैं। इनका जो है पोएम जो कि है रजत रंगनी। नेक्स्ट हम देखें तो अरबिक में अल-बिरूनी का जो किताब है, किताब उल हिंद, सबसे फेमस वर्क हमको देखने को मिलता है। चांद बरादी जो है वो फेमस हिंदी पोएट है दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो नेक्स्ट है भक्ति मूवमेंट इन मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया में अगर हम भक्ति मूवमेंट की बात करें तो दो सेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, एक है शैवाइट जो कि है नयन मार्स, दूसरे जो है वो है वैष्णवाइट जो कि अलवर से। ठीक है, तो दो सेक्ट है हमको देखने को मिलता है, एक जो है शैवाइट है, शैवाइट जो शिव को जो है उनको फॉलो करते हैं, और दूसरे जो है विष्णु को फॉलो करते हैं, उनको वैष्णवाइट कहते हैं। तो दो हमको यहाँ पे कम्युनिटी देखने को मिला, एक जो है नयन मार्स है, दूसरे जो है अलवर से। ये जो है साउथ इंडिया के अंदर जो है पल्लव्स, पांड्याज और चोलास के अंदर जो है वो भक्ति कल्ट या भक्ति मूवमेंट जो है प्रोपेगेट करते हैं। मोनोथिज्म की अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में कुछ चीजें जो है वो देखने को मिलती है, कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमको देखने को मिलता है, जैसे कि बिलीफ इन वन गॉड है, इक्वलिटी और भाईचारे की बात जो है वो इस्लाम जो है वो करता है, और साथ ही साथ क्या है जो भी रिचुअल्स है उनको रिजेक्ट करने की बात करता है, कि कोई भी रिचुअल या जो क्लास डिस्टिंग्विश जो है या डिस्टिंक्शन जो है उसको नहीं फॉलो करता है। इस्लाम में ही एक लिबरल क्लास है या लिबरल सेक्ट है जिसको सूफिज्म हम लोग कहते हैं, जो कि लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट है विद इन द इस्लाम। इसका ओरिजिन अगर हम देखें तो पर्शिया में था, एंड पर्शिया में ओरिजिनेट होने के बाद 11वीं सेंचुरी में क्या है इंडिया में स्प्रेड होता है। फर्स्ट जो सूफी सेंट थे वो थे शेख इस्माइल, जो कि लाहौर के अंदर क्या है स्टार्ट करते हैं सूफिज्म को। बाद में जाके अगर हम देखें तो इंडिया में भी जो है वो स्टार्ट होता है बाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क्या है इंडिया के अंदर जो कि अजमेर में सेटल डाउन हो गए थे, वहां पे क्या है वो एक तरीके से सूफिज्म को प्रोपेगेट कर रहे थे। एक और हमको वेल नोन सूफी सेंट नजर आते हैं जिनका नाम बहाउद्दीन जकारिया है, जो कि एक अनदर हम कह सकते हैं मिस्टिक, जो कि अगर हम देखें तो जो गुरु जिसको हम कहते हैं उनके इन्फ्लुएंस में थे, जिनका नाम सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी था। ठीक है, तो सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी जो है इनके इन्फ्लुएंस में क्या है बहाउद्दीन जकारिया जो है वो आते हैं, एंड इसी के बाद से क्या है सूफिज्म ये भी प्रोपेगेट जो है वो करवाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सूफिज्म में कुछ एलिमेंट्स है, जैसे कि लव और डिवोशन की बात कही जाती है, कि गॉड को रियलाइज करने के लिए, गॉड से कनेक्ट करने के लिए जो है वो लव और डिवोशन है गॉड के अंदर। इवन हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमैनिटी है उसको अगर सर्विस हम करेंगे तो दिस सर्विस एक्चुअली गोज टू द गॉड। ठीक है, कि अगर कोई भी इंसान या कोई भी जानवर है उसको हम सर्विस कर रहे हैं तो असल में क्या है कि वो चीज जो है वो गॉड तक जो है वो पहुंचता है, मतलब गॉड को सर्विस ना करके हम इंसानों की सर्विस की बात करते हैं। ये सूफिज्म का बिलीफ है। सूफिज्म के हिसाब से या सूफीज के हिसाब से अगर कहे तो अगर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन की बात करते हैं तो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन तभी संभव है जब किसी भी इंसान के पास पीर या गुरु जो है वो होगा। विदाउट पीर या गुरु के क्या है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है किसी भी इंडिविजुअल का वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम देखें तो अकबर भी क्या है बहुत सारे सूफी प्रिंसिपल्स को या डॉक्ट्राइन को अपने जो पॉलिसीज थे, रिलीजियस पॉलिसीज, उसमें लेके वो आए थे। सूफी मूवमेंट जो है पॉपुलर अगर हो रहा था इंडिया के अंदर तो उसी दौरान क्या है कि हिंदुइज्म में भक्ति मूवमेंट जो है वो भी क्या है फ्लोरिश कर रहा था। अगर हम भक्ति मूवमेंट की बात करें तो 9वीं सेंचुरी के अंदर क्या है शंकरा, जिनको शंकराचार्य हम जानते हैं, उन्होंने क्या है एक हिंदू रिवाइवलिस्ट जो है मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या है कि इस्लाम भी काफी ज्यादा प्रोपेगेट कर रहा था इंडिया के अंदर। उससे पहले अगर हम देखें तो 6th 7th सेंचुरी के अंदर क्या है हमको देखने को मिलता है कि वहां पे जो
जैनिज्म एंड बुद्धिज्म है वो भी क्या है फ्लॉरिश किया था। तो ये चीज हमको देखने को मिलता है कि जैनिज्म बुद्धिज्म इस्लाम के बीच क्या है, हिंदुइज्म जो है वो थोड़ा कहीं पे उसका जो वैल्यू है या जो मास लेवल पे प्रोपेगेशन है वो नहीं हो पाया था। तो इसी को शंकराचार्य ने जो है वो एक तरीके से क्या हुआ, फिर से रिवाइवल मूवमेंट जो है स्टार्ट किया था। इनका जो बिलीफ था अद्वैत या मोनिज्म का, जहां पे अगर हम देखें तो फिलोसॉफिकल जो चीजें हैं उनके बारे में था, जो कॉमन सोसाइटी के अंदर हिंदू रिलीजन के अंदर जो चला आता है। जैसे कि अगर हम देखें तो मान लो कि कोई भी रिचुअल्स की हम बात करते हैं, आइडल वर्शिप की बात करते हैं, तो ये सारी चीजों को शंकरा जो है वो एक तरीके से डिस्कार्ड कर रहे थे। उनका जो बिलीफ था वो काफी ज्यादा उस समय एब्स्ट्रैक्ट या हम कह सकते हैं फंडामेंटल था, कॉमन आदमी की समझ से ऊपर था, इसलिए बहुत ज्यादा फ्लोरिश नहीं किया। 12th सेंचुरी के अंदर क्या है, रामानुजा जो है वो भी क्या है, एक तरह का अद्वैत को प्रोपेगेट करते हैं, जिसको विशिष्ट अद्वैत कहते हैं। इसके हिसाब से क्या है, इसके हिसाब से कहा गया कि भगवान जो है वो सगुण ब्राह्मण है। इसका मतलब सर्वगुण जो है 100% जो गुण है वो भगवान के अंदर है। एंड गॉड जो है वो क्या है, इनर सब्सटेंस है, और सोल और मैटर जो है उनके क्या है, एट्रीब्यूट्स है एक तरीके से। 13th सेंचुरी के अंदर जो है वो माधव जो है प्रोपेगेट करते हैं द्वैत या डुअलिज्म जिसको हम कहते हैं उसको, ठीक है। जहां पे उन्होंने कहा कि भाई जीवात्मा जो है, कॉमन आदमी या कॉमन जो भी लोग है वो सारे के सारे क्या है, जीवात्मा है, और असल में क्या है, जीवात्मा का मिलन किससे होना है, परमात्मा से होना है। माधव के हिसाब से क्या है, वर्ल्ड जो है वो इल्यूजन नहीं है, एक रियलिटी है जिसके अंदर गॉड है, सोल है, मैटर है। ये इसके क्या है, यूनिक फीचर हमें देखने को मिलता है। तेलंगाना में अगर हम देखें तो भक्ति मूवमेंट जो है वो निम्बार्क और वल्लभाचार्य के द्वारा जो है प्रोपेगेट किया गया था। वहां पे क्या है, वैष्णवाइट जो है एक तरीके से जो कल्ट है उसको उन्होंने प्रोपेगेट करवाया था। सूरदास की बात करें तो ये डिसाइपल यानी कि शिष्य थे वल्लभाचार्य के, इन्होंने कृष्णा कल्ट जो है वो प्रोपेगेट किया था नॉर्थ इंडिया के अंदर। मीराबाई हम बहुत सुनते भी है कि शी वाज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड हर भजन वर पॉपुलर इन द राजस्थान। तुलसीदास जो है ये वर्शिपर थे रामा के, एंड इन्होंने फेमस जो हिंदी अगर वर्जन है रामायण का जिसको रामचरितमानस कहते हैं, उनकी संरचना जो है गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। 14th एंड 15th सेंचुरी के अंदर अगर हम देखें तो रामानंद थे, कबीर थे, नानक थे। ये भी क्या है, भक्ति मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो योगदान इनका रहता है। जैसे कि अगर हम रामानंद की बात करें तो ये इलाहाबाद के थे, एंड इनिशियली अगर देखें तो ये फॉलोवर थे रामानुजा के, बाद में जाके क्या है, ये अपने ही सेक्ट को बनाते हैं एंड उसी के प्रिंसिपल्स को जो है वो फॉलो करते हैं हिंदी के अंदर, बनारस और आगरा में, ठीक है। ही वाज अ वर्शिपर ऑफ रामा, फर्स्ट टू एम्प्लॉय वर्नाकुलर मीडियम टू प्रोपेगेट हिज आइडियाज। पहले क्या था कि पहले बहुत ज्यादा जो भी अगर हम देखें फिलोसफर वगैरह थे वो बहुत आइडियलिस्टिक लैंग्वेज को यूज करते थे बहुत ज्यादा। जैसे कई लोग जो है वो संस्कृत को यूज करते थे, कॉमन जो लैंग्वेज है उसको यूज नहीं करते थे, वर्नाकुलर लैंग्वेज, तो जो आम जनमानस है उससे वो कनेक्ट नहीं हो पाते थे। मोटा मोटी अगर हम कहें तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो उस समय लिटरेट सोसाइटी थे उसी से वो कनेक्ट हो पाते थे। तो रामानंद जो थे वो पहले थे जिन्होंने क्या है, वर्नाकुलर मीडियम में क्या है अपने आइडियाज को क्या है प्रोपेगेट करना स्टार्ट किया था। इन्होंने कास्ट सिस्टम को भी क्या है अपोज किया था, ठीक है, कास्ट सिस्टम को अपोज किया था। और इस चीज को ये प्रूव करने के लिए क्या है, जितने भी अपने शिष्य थे उनको अलग अलग क्या है सोशल हम कह सकते हैं कि जो सोसाइटीज है उनसे क्या है कि वो अपने भर्ती किए थे अपने शिष्य के रूप में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के अगर रूप में हम देखें तो राजपूत प्रिंस है जैसे कि पीपा हो गए, गोल्ड स्मिथ थे जिनका नाम नारा हरई था, दूसरे जाट फार्मर थे जिनका नाम धन्ना था, बुचर थे जो कि साधना थे, बार्बर जो थे वो सेना थे, कॉबलर जो थे वो रायदास थे, एंड मुस्लिम वीवर जो थे वो कबीर थे। कबीर एक्चुअल में मुस्लिम नहीं थे, वो एक ब्राह्मण विडो को जो है बनारस के अंदर उनके यहाँ जो है उनका जन्म जो है वो हुआ था। बाद में जाके क्या है, एक मुस्लिम कपल जो कि पेशे से जो वीवर थे उन्होंने उनका पालन पोषण जो है या उनके यहाँ वो बड़े हुए थे। कबीर के हिसाब से राम और जो अल्लाह है वो एक ही है, ठीक है। और कबीर को ग्रेटेस्ट माना जाता है। अगर हम देखें अभी तक जितने भी मिस्टिक सेंट्स हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है कबीर को बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट माना जाता है, एंड इनके जो फॉलोवर्स हैं इनको कबीर पंथी जो हम लोग कहते हैं। गुरु नानक की बात करें तो गुरु नानक वाज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन एंड अ डिसाइपल ऑफ कबीर। गुरु नानक असल में कबीर के ही शिष्य थे और इन्होंने क्या है जो सिख रिलीजन है उसकी स्थापना जो है वो की है। इनका जन्म लाहौर के पास तलवंडी में हुआ है। इनका जो लाइफ है वो टोटली डिवोटेड था मुस्लिम और हिंदूज के बीच एक तरीके से हार्मोनी को स्टेबल करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए। इनके फॉलोवर्स को हम लोग सिक्स कहते हैं। एंड इसके बाद अगर हम देखें तो चैतन्य है जो कि रिफॉर्मर थे, कहां पे, बंगाल के अंदर। ये कृष्णा कल्ट को जो है वो पॉपुलराइज किए थे। एंड इसमें अगर देखें तो इन्होंने कहा था चैतन्य ने कि भाई चाहे कोई भी हम कास्ट को बिलोंग करते हो, चाहे कोई भी हम रिलीजन को बिलोंग करते हो, सब में क्या है ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा जो है वो होना चाहिए। अगर हम ज्ञानदेव की बात करें, ही वाज द फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र इन 13th सेंचुरी, एंड महाराष्ट्र धर्म की जो है स्थापना जो है वो ज्ञानदेव ने किया है। एंड इन्होंने एक कमेंट्री भी लिखा है भगवद गीता के ऊपर जिसको ज्ञानेश्वरी जो है हम लोग कहते हैं। अगर फिर देखें नामदेव है, नामदेव जो है इन्होंने जो प्रेम है उसको प्रोपेगेट जो है वो करवाया, एंड ये अपोज किया इन्होंने आइडल वर्शिप को एंड प्रिस्टली डोमिनेशन। तो असल में क्या है कि सोसाइटी के अंदर ब्राह्मणिज्म या प्रिस्टली डोमिनेशन जो था वो काफी ज्यादा था, एंड इसी चीज को नामदेव जो है वो अपोज किए। ऑल्सो ही अपोज द कास्ट सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम देखें तुकाराम जो है वो भी महाराष्ट्र के अंदर जो है वो एक भक्ति सेंट थे, एंड ही वाज द कंटेम्पररी ऑफ शिवाजी जो छत्रपति शिवाजी जिनको हम जानते हैं उन्हीं के कंटेम्पररी हमें याद जो रखना है वो तुकाराम को रखना है। एंड ही वाज रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग अ बैकग्राउंड फॉर मराठा नेशनलिज्म। मराठा के भी अंदर क्या है कि अलग अलग जो है वो जो भी लोग थे वो बटे हुए थे, डिवीजन उतना नहीं था। तो नेशनलिज्म उनमें भी एक तरीके से तुकाराम ने लेके आया कि जो है कॉमन, क्योंकि एक तरफ इस्लाम था यानी कि मुगल एम्पायर अगर था, दूसरी तरफ मराठास थे तो वो हिंदू थे, एंड असल में क्या है वो भी बटे हुए थे। तो उस चीज को क्या है यूनिफिकेशन करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो तुकाराम का रहा। एंड ही ऑल्सो अपोज्ड ऑल सोशल डिस्टिंक्शन। किसी भी तरह के सोशल डिस्टिंक्शन को तुकाराम ने जो है वो अपोज किया। नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें भक्ति मूवमेंट में तो इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला अगर देखें तो क्योंकि मेनली सोसाइटी के अंदर सबसे टॉप मोस्ट पे कौन थे, ब्राह्मण थे, दूसरे जो थे क्षत्रिय थे। ये लोग क्या है इन्हीं का डोमिनेशन था। जो लोअर क्लासेस थे वो काफी ज्यादा ऑप्रेस थे इन अपर क्लासेस के द्वारा, और साथ ही साथ किसी भी तरह के जो क्योंकि प्रिस्टली डोमिनेशन बहुत ज्यादा था तो मंदिरों में नहीं जाना, पूजा पाठ नहीं करना, तो एक तरीके से जो भक्ति मूवमेंट चला उसमें लोअर क्लास जो है काफी ज्यादा इन्वॉल्व हुए, ठीक है। एंड
इस मूवमेंट के द्वारा क्या है, वुमेन का जो इंपॉर्टेंस है वो भी सोसाइटी के अंदर जो है वो पता चला, एंड फिर ये भी पता चला कि वो भी इक्वली ही इंपॉर्टेंट है मेन के जैसे। इसी भक्ति मूवमेंट में दो किंगडम के बारे में जो हमें पढ़ना है, एक है विजयनगर एम्पायर या विजयनगर किंगडम हम कहते हैं, दूसरा जो है बामनी किंगडम की बात करते हैं, जो थोड़ा सा बाद जो है विजयनगर के बाद हमको पढ़ना है। पहला अगर हम देखें विजयनगर एम्पायर, तो विजयनगर एम्पायर जो है इसके अंदर 4 डायनेस्टीज जो हमको पढ़ना है। पहला जो है संगमा है या संगम डायनेस्टी की हम बात करते हैं, दूसरा जो है सलुवा है, तीसरा जो है टुलुवा है, चौथा जो है अराबिदु है। तो टोटल 4 डायनेस्टीज के बारे में हमें पढ़ना है। मेनली जो है वो संगम जो है काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सलुवा, तुलुवा एंड अराबिदु। ये जो है विजयनगर एम्पायर को रूल किया इन चारों डायनेस्टी ने 1336 से लेके 1672 यानी कि 1336 से लेके 1672 के बीच में। अगर हम सोर्सेज की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के सोर्सेज है, लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड नुमिस्मेटिक सोर्सेज। यानी कि कॉइन्स की हम बात कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल यानी कि जो स्ट्रक्चर्स है, मॉन्यूमेंट्स है उनकी बात कर रहे हैं, और लिटरेरी यानी कि जो भी लिखावट वाले सोर्सेज हमें मिले हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे कुछ जो है हमको राइटिंग्स हमको मिला है या कुछ लिटरेरी वर्क्स मिला है, जैसे कि अगर हम देखें तो अमुक्त मलयदा की हम बात करते हैं जो कि कृष्ण देववर्या का था, दूसरा जो है मधुरा विजयम था जो कि गंगा देवी का था, तीसरा जो था वो था मनु चरितम जो कि अल्लासनी पदासना का था। तो यहाँ पे 3 तरह के हमको क्या है लिटरेरी सोर्सेज भी मिलते हैं जिनसे हमको विजयनगर एम्पायर के बारे में जानकारी जो है मिलती है। अगर और भी हमको फॉरेन अकाउंट्स भी मिले हैं या फॉरेन ट्रैवलर जो आए थे उस दौरान उनके जो राइटिंग्स है, अकाउंट्स है, उनसे भी इस एम्पायर के बारे में जो है हमको जानकारी या इन्फॉर्मेशन मिलता है। जैसे कि मोरक्कन ट्रैवलर थे जिनका नाम इब्न बतूता था, दूसरा वेनेशियन ट्रैवलर थे जिनका नाम निकोलो डी कोंटी था, तीसरे जो थे पर्शियन ट्रैवलर था जिनका नाम अब्दुल रजाक था, चौथे जो थे वो पोर्तुगीज ट्रैवलर थे जिनका नाम डोमिंगो पायस था, एंड दे वर अमंग देम हु लेफ्ट वैल्यूएबल अकाउंट्स ऑन द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो असल में अगर हम देखें तो विजयनगर एम्पायर का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो हमको देखने को मिलता है इन फॉरेनर जो आए थे उस दौरान विजयनगर एम्पायर को विजिट किए थे, तो उनके पास जो ट्रैवल अकाउंट्स है उनसे भी विजयनगर एम्पायर के उस समय के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जो है हमें पता चलता है। और भी हमारे पास है, जैसे एक है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो कि हमको श्रीरंगम में देखने को मिलता है, जहां पे देववर्या to provide श्रीरंगम कॉपर प्लेट्स ऑफ देवराया टू प्रोवाइड द जीनियोलॉजी एंड अचीवमेंट ऑफ विजयनगर रूलर्स। तो यहाँ पे जो श्रीरंगम में कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है ये भी हमको क्या है जो अचीवमेंट्स है विजयनगर रूलर्स के उसके बारे में देता है। साथ ही साथ जो आज के डेट में अगर हम हम्पी दियून्स की बात करें तो वो भी क्या है जो कल्चरल कंट्रीब्यूशन है विजयनगर रूलर्स का उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में विजयनगर एम्पायर जो है वो फाउंड हुआ था या जो उसकी स्थापना हुई थी वो 1336 के अंदर हरियर और बुक्का के द्वारा जो है वो किया गया था, जो कि संगम डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। हमने पढ़ा भी कि 4 डायनेस्टीज है, पहला जो हो गया संगम हो गया, दूसरा सलुवा हो गया, तीसरा टुलुवा हो गया, चौथा जो हो गया वो अराबिदु हो गया। तो जो हरियर और बुक्का थे वो क्या थे, संगम डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। दे वर ओरिजिनली सर्व्ड अंडर द ककाटिया रूलर्स ऑफ वारंगल। तो असल में क्या थे वो एक तरीके से वो भी क्या है वसल के रूप में काम करते थे। वारंगल रूलर्स जो थे जो कि ककाटिया रूलर्स थे वारंगल के, उन्हीं के अंदर जो है ये संगम डायनेस्टी यानी कि हरियर और बुक्का जो है वो प्रेजेंट थे। फिर वो हुए क्या, उनको कंपीली भेजा गया, वहां क्या है उनको कैद कर लिया गया और कन्वर्ट कर दिया गया इस्लाम में। जब वापस वो आए यहाँ पे तो हिंदू में वापस कन्वर्ट हुए और उन्होंने क्या है जो सेंट एक साधु थे जिनका नाम विद्यारण्य था, इनके निर्देश के अनुसार क्या है इनके हम कह सकते हैं कि इनके सुझाव से ठीक है इन्होंने एक सिटी की स्थापना की ऑन द साउथ बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा। जो तुंगभद्रा नदी है उसके साउथ बैंक पे क्या है एक शहर जो है वो बसाया। इस शहर का नाम विजयनगर यानी कि सिटी ऑफ विक्ट्री जो है रखा गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो होशेला किंगडम जैसे ही क्या हुआ डिक्लाइन किया तो हरियर बुक्का जो है उसको भी एक्सपैंड करके अपने किंगडम के अंदर मिला लेते हैं। 1346 ईस्वी के अंदर हमको देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा होशेला किंगडम जो है वो हरियर और बुक्का के कंट्रोल के अंदर आ गया। विजयनगर एम्पायर और बामनी किंगडम के अंदर क्या है कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता ही था। अगर हम ग्रेटेस्ट रूलर की बात करें संगम डायनेस्टी की तो वो देवराया टू थे, एंड उनके डेथ के बाद संगम डायनेस्टी जो है वो वीक पड़ जाता है, एंड इसके बाद नया डायनेस्टी आ जाता है जिसको सलुवा डायनेस्टी हम कहते हैं, जो कि सलुवा नरसिम्हा के द्वारा जो है वो बनाया जाता है। लेकिन ये जो सलुवा डायनेस्टी है काफी छोटे पीरियड के लिए रहता है, 1486 से लेकर 1509 के बीच ही रहता है। इसमें से जो हमने देखा भी कि सलुवा डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर थे वो असल में अगर हम देखें तो वही थे सलुवा नरसिम्हा। ठीक है, इसके बाद सलुवा डायनेस्टी बहुत छोटे समय के लिए था। इसके बाद से स्थापना जो होती है वो टुलुवा डायनेस्टी की होती है। टुलुवा डायनेस्टी जो है वो वीर नरसिम्हा के द्वारा जो है वो स्थापना उसका किया जाता है 1509 से लेकर 1530 के बीच। इसके सबसे फेमस जो रूलर है विजयनगर एम्पायर के भी अगर हम देखें तो विजयनगर एम्पायर में सबसे फेमस जो रूलर है वो तुलुवा डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, एंड उनका नाम जो है वो कृष्ण देवराया है, जिनका रेन जो है वो 1509 से लेकर 1530 तक जो है देखने को मिलता है। एक्चुअली ही बिलोंग टू द टुलुवा डायनेस्टी। बाय दैट टाइम बामनी किंगडम वाज रिप्लेस्ड बाय डेक्कन सल्तनत। और उस समय जब तक कृष्ण देवराया आते हैं उस समय जो बामनी किंगडम जो कि शुरू से अपोजिशन में ही खड़ा रहा विजयनगर एम्पायर के, तो विजयनगर एम्पायर के अपोजिशन में था बामनी किंगडम। अब वो बामनी किंगडम रिप्लेस हो जाता है बाय द डेक्कन सल्तनत। ठीक है, मुस्लिम आर्मीज वेयर डिसिसिवली डिफीटेड इन द बैटल ऑफ दीवानी बाय कृष्ण देवराया। तो कृष्ण देवराया जो है वो एक बैटल लड़ते हैं जिसको बैटल ऑफ दीवानी कहते हैं। उसके अंदर क्या है जितने भी मुस्लिम आर्मीज थे वो डिफीटेड होते हैं, बहुत बुरी तरीके से क्या है कृष्ण देवराया के हाथों क्या है हारे जाते हैं। ही मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद द पोर्तुगीज। जो कृष्ण देवराया थे उन्होंने काफी फ्रेंडली रिलेशन जो है पोर्तुगीज के साथ क्या है मेंटेन किया था। वो खुद वैष्णवाइट थे लेकिन वो सारे ही रिलीजन को क्या है रिस्पेक्ट करते थे, एंड ही वाज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लिटरेचर के काफी ज्यादा ग्रेट सपोर्टर या पैट्रन थे, एंड लिटरेचर एज वेल एज आर्ट। एंड इसीलिए उसको हम लोग जो है कृष्ण देवराया को याद हमें रखना है कि इनको हम लोग आंध्र भोज जो है वो कहते हैं। एंड इनके रॉयल कोर्ट के अंदर जो है 8 एमिनेंट स्कॉलर्स भी प्रेजेंट थे जिसको अष्ट दिग्गज कहते हैं। इसी अष्ट दिग्गज में से सबसे जो ग्रेटेस्ट थे उनका नाम अलासनी पेदाना था, एंड इन्होंने ही क्या है इन्होंने अगर हम देखें तो बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स जो है वो लिखे हैं। इसीलिए इसको हम लोग आंध्र कविता पितामह जो है वो कहते हैं। तो हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है कि क्योंकि कृष्ण देवराया जो है वो काफी ज्यादा क्या थे सपोर्टर थे आर्ट एंड लिटरेचर के, इसीलिए अपने रॉयल कोर्ट के अंदर जो है इन्होंने स्कॉलर्स टोटल नंबर कितना याद रखना है 8 स्कॉलर्स जो है वो रखे थे जिनको कलेक्टिवली अष्ट दिग्गज कहते थे। इसी अष्ट दिग्गज में से सबसे फेमस जो थे वो अलासनी पेदाना थे, एंड इतना इनका लिटरेरी
वर्क था, इसीलिए इनको हम लोग आंध्र कविता पितामह जो है वो कहते हैं। जो कृष्णदेवराया है, इन्होंने बहुत सारे क्या है टेंपल को, साउथ इंडिया के टेंपल को रिपेयर भी करवाया। एंड जो सबसे फेमस इनका जो टेंपल बनाया गया है वो दो है, एक है विट्ठल स्वामी टेंपल और दूसरा है हजरा रामस्वामी टेंपल जो है इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया। इन्होंने एक नए सिटी को भी बनाया है जिनका नाम नागलापुरम था, जो कि अपनी जो वाइफ थी, क्वीन थी नागला देवी, उनके याद में जो है इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था। कृष्णदेवराया के डेथ के बाद जो है अच्युता देवी और वेंकट जो है वो सक्सीड करते हैं थ्रोन को। यहीं पे हमको बैटल ऑफ तलाईकोटा जो है देखने को मिलता है 1565 के अंदर। एंड यहीं क्या है विजयनगर एम्पायर का जो है एंड देखने को मिलता है। लास्ट रूलर हमें याद रखना है विजयनगर एम्पायर का, वो है श्रीरंग थर्ड। नेक्स्ट अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो काफी ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमको देखने को मिलता है, जहां किंग जो है एब्सोल्यूट अथॉरिटी को जो है एंजॉय कर रहे थे। एंड किंग को माना गया कि ये जो है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है सारे ही मैटर्स के अंदर, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशियल हो, इवन हम कह सकते हैं लेजिस्लेटिव मैटर्स हो। सक्सेशन टू द थ्रोन अगर हम देखें तो ये क्या था, हेरिडिटी था, मतलब राजा का बेटा ही क्या है राजा जो है वो बनता था ऑटोमेटिकली, उनको उसको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं होती थी। किंग जो है वो असिस्टेड होता था एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा अपने डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। एम्पायर जो था वो डिफरेंट हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड था, जैसे कि मंडलम्स की हम बात करते हैं, नाडूज है, स्थल है और ग्राम है। यानी कि कह सकते हैं कि अगर एम्पायर जो है एम्पायर मंडलम में डिवाइडेड था, यानी कि पूरा एम्पायर मान लो स्टेट है, स्टेट जो है वो डिवाइडेड है किसमें, मंडलम में। मंडलम के जो गवर्नर हुआ करते थे उनको हम लोग मंडलेश्वर कहते थे या नायक कहते थे। मंडलम फिर क्या है बहुत सारे नाडूज में डिवाइडेड था, नाडूज बहुत सारे स्थल के अंदर डिवाइडेड था और स्थल जो है बहुत सारे ग्राम्स के अंदर जो है वो डिवाइडेड था। लैंड रेवेन्यू जो है वो 1/6 था प्रोड्यूस का। एंड अगर हम जस्टिस की बात करें तो जस्टिस जो है अगर कोई भी गुनाह होता था तो काफी हार्श पनिशमेंट जो है वो भी देखने को मिला गया, यानी कि देखा गया कि मरवा दिया जाता था या हाथी के आगे जो है वो फेंकवा भी दिया जाता था। विजयनगर आर्मी की बात करें तो काफी ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड हमें देखने को मिलता है। एंड इसके अंदर क्या है, कैवलरी मतलब घुड़सवार थे, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री कहने का मतलब क्या है कि जो सैनिक थे, जो थल सैनिक थे वो भी थे, आर्टिलरी यानी कि जो भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन को रखने वाले थे, जैसे कि कोई हथियार वगैरह जो रखते थे उनको हम लोग आर्टिलरी कहते हैं। एंड एलिफेंट्स भी थे, वो भी कहते हैं विजयनगर आर्मी का हिस्सा थे। टॉप ग्रेड ऑफिसर्स को अगर हम देखें तो नायक्स कहते हैं या पोलिगर्स कहते हैं। नायक या पोलिगर जो है इनको सैलरी नहीं दिया जाता था, इनको क्या है कि अपने सर्विसेज के लिए लैंड दिया जाता था। एंड इस तरह के लैंड को अमारम हम लोग कहते थे। तो हमको याद रखना है कि विजयनगर आर्मी के अंदर जो टॉप ग्रेड के ऑफिसर है उनको हम लोग नायक कहते हैं, नायक या पॉलिगर्स कहते हैं। ये पॉलिगर्स जो है इनको लैंड दिया जाता था, इनको सैलरी नहीं दी जाती थी, बोला जाता था कि भाई लो 10 बीघा खेत तुम ले लो एंड इसी में से उपजा के जो भी तुमको प्रोड्यूस निकालना अपना निकाल लो, इसके बदले में हमको सर्विस देना है। एंड उस तरह के लैंड जिसको नायक या पॉलिगर को दिया जाता है उसको हम लोग अमरम कहते हैं। सोशल लाइफ की बात करें तो 4 कास्ट में क्या था, डिवाइडेड था सोसाइटी, जैसे ब्राह्मण्स की बात करते हैं, क्षत्रियस की बात करते हैं, वैश्यास की बात करते हैं और शूद्रास की बात करते हैं। निकोलो कॉन्टी ने भी एक चीज को एक्सप्लेन किया था कि भाई जो स्लेवरी है काफी ज्यादा सोसाइटी के अंदर क्या है, ये सोसाइटी के अंदर काफी ज्यादा प्रिवेलेंट है। ठीक है, अगर हम सिल्क और कॉटन को देखें तो मेनली यूज किया जाता था ड्रेस के रूप में। अगर हम पास टाइम या अम्यूजमेंट की बात करें तो इसमें डांसिंग था, म्यूजिक था, रेसलिंग था, गैम्बलिंग था, कॉक फाइटिंग हमें देखने को मिलता है। संगम रूलर्स जो थे वो मेनली क्या थे, चीफली सेवाइट्स थे एंड सेवाइट्स सेक्ट हो गया। एंड अगर हम उनके फैमिली डाइटी की बात करें या कुलदेवता की बात करें तो कुलदेवता मेनली कौन थे, विरूपक्षा जो थे वो क्या थे, कुलदेवता थे। याद रखना हमको सेवाइट्स थे, मतलब जो मेन चीज याद रखना है कि संगम रूलर्स क्या थे, सेवाइट्स थे। सोसाइटी में अगर हम देखें तो हर किसी को क्या था, रिलीजियस फ्रीडम जो था वो देखने को हमें मिलता है। बहुत सारे क्या है इस दौरान क्या है, इस पीरियड में बहुत सारे टेंपल जो है वो बनाए गए हैं, काफी ज्यादा फेस्टिवल जो है वो भी मनाया जाता था। वुमेन का पोजीशन लेकिन इंप्रूव कुछ नहीं हुआ था, लेकिन हाँ कुछ कुछ हमको पोएट्स या कुछ कुछ पर्सनालिटीज हमें देखने को मिले हैं इस दौरान भी, जैसे कि गंगा देवी जो है जो कि वाइफ थी कुमार कंपन की। ये बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स जो है इनके फेमस हैं, ये ग्रेटेस्ट पोएट मानी गई हैं, वुमेन पोएट उस पीरियड के दौरान। जैसे इनका अगर फेमस वर्क अगर हम देखें तो मधुर विजयम है, दूसरा जो है वो हन्नामा है, तीसरा जो है थिरुम मल्लमा है। तो ये जो है इनके लिटरेरी वर्क्स या पोएटिक वर्क्स जो है, तो गंगा देवी को संगम लिटरेचर या संगम पीरियड का सबसे ग्रेटेस्ट पोएट, फीमेल पोएट में माना जाता है। फिर देवदासी सिस्टम जो था वो भी क्या था, फ्लोरिश हुआ था। एंड रॉयल फैमिलीज के अंदर क्या है, पॉलीगैमी भी देखने को हमें मिलता था कि एक जो मेल मेंबर है या मेल इंडिविजुअल है वो एक से ज्यादा जो है वो फीमेल से शादी कर सकता था। सती भी जो था वो काफी ऑनर्ड था, मतलब सोसाइटी के अंदर जो है सती सिस्टम या सती प्रथा भी जो था वो काफी प्रिवेलेंट था सोसाइटी के अंदर एंड ऑनररी था, मतलब कि जो औरतें जो है सती कर लेती थी उनको बहुत ऑनर की दृष्टि से जो है वो देखा जाता था। नेक्स्ट अगर हम देखें इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो विजयनगर एम्पायर जो है उस समय वर्ल्ड का सबसे क्या है, वेल्दीएस्ट एम्पायर माना गया है। चीफ ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर था। एंड इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो बहुत सारे गिल्ड्स में जो है वो बटे। गिल्ड्स कहते हैं मतलब एक पर्टिकुलर सेट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो मान लो कि हम कह रहे हैं कि एक जो है जैसे गोल्ड स्मिथ, एक पूरा का पूरा गिल्ड हो गया कि जितने सोनार एक साथ है, जितने बनिया एक साथ है, जितने जो है मान लो कि अगर हम पॉटर्स है वो एक साथ है, तो वो पूरा एक जो कम्युनिटी की हम बात करते हैं बिजनेस में तो उसी को हम लोग गिल्ड्स कहते हैं। ठीक है, डायमंड माइंस भी जो है कुर्नूल और अनंतपुरम में हमें देखने को मिला है। चीफ गोल्ड फाइन जो है वो वाराह है। चीफ सी पोर्ट है मालाबार कोस्ट के ऊपर, वो है कन्नानूर। चीफ आइटम्स एक्सपोर्ट्स का हमें देखने को मिलता है कि विजयनगर एम्पायर से एक्सपोर्ट जो है वो क्या क्या चीजें होती थी, जैसे कॉटन है, सिल्क क्लॉथ है, स्पाइसेस है, राइस है, आयरन है, सॉल्ट पीटर है, शुगर है। इंपोर्ट्स वहीं पे हॉर्सेस था, पर्ल्स था, कॉपर था, कोरल था, मरकरी था, चाइना सिल्क था एंड वेलवेट क्लॉथ जो है वो इंपोर्ट हुआ करता था। एंड नेक्स्ट अगर हम कल्चरल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो टेंपल बिल्डिंग जो है वो काफी ज्यादा मोमेंटम जो है वो गेन किया था ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर। चीफ कैरेक्टरिस्टिक अगर हम विजयनगर आर्किटेक्चर का देखें तो दो चीजें हमको देखने को मिलती है। सबसे पहला जो चीज है वो ये कि जो गेट्स थे जिनको गोपुरम्स कहते हैं, टॉल रया गोपुरम जो है ये गेटवेज बिल्ड किए जाते थे। दूसरा एक जो है टेंपल प्रेमिसेस के अंदर जो है कल्याण मंडप, यानी कि जो रिचुअल सेरेमनीज होते हैं, जैसे शादी हो गया कोई भी रिचुअल सेरेमनीज हो गया, उसको परफॉर्म करने के लिए जो कल्याण मंडप है उसका कंस्ट्रक्शन जो है टेंपल प्रेमिसेस के अंदर किया जाने लगा था।
हॉर्स जो था वो मोस्ट कॉमन एनिमल पाया गया इन पिलर्स के ऊपर। साथ ही साथ जो पिलर्स थे वो काफी ज्यादा रिच कार्विंग उनमें हमको देखने को मिलता था। एंड लार्ज मंडप के अंदर क्या है 100 से अधिक भी जो है वो पिलर देखने को मिले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टेंपल इस दौरान वो हमने पढ़ा भी है, एक है विट्ठल स्वामी टेंपल और दूसरा है हजरा रामस्वामी टेंपल, जो कि बेस्ट एग्जांपल है विजयनगर आर्किटेक्चर का। आज के डेट में अगर हम देखें तो विजयनगर एम्पायर जो है हम्पी रूइंस के रूप में जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो मेटल आर्किटेक्चर है, मेटल स्कल्पचर जिसको हम कह सकते हैं कि वो भी क्या है काफी ज्यादा देखने को मिला, अच्छे क्वालिटी का देखने को मिला। जैसे कि अगर कृष्ण देव राया और उनकी वाइफ का तिरुपति के अंदर जो है मेटल इमेज जो है वो उनका कास्टिंग जो है हमें देखने को मिलता है। म्यूजिक और डांसिंग जो था वो भी पैट्रोनाइज किया जाता था विजयनगर रूलर्स के द्वारा। लैंग्वेजेस 4 तरह के लैंग्वेजेस जो हमको इस दौरान देखने को मिले हैं, एक है संस्कृत, दूसरा तेलुगु, कन्नड़ और तमिल। पीक ऑफ लिटरेरी अचीवमेंट जो है हमको देखने को मिलता है कि कृष्ण देव राया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या थे एक तरीके से खुद पैट्रोनाइज करते थे लिटरेचर और आर्ट को, इसीलिए क्या है उन्हीं के दौरान क्या है जो लिटरेरी अचीवमेंट है इसका पीक भी हमें देखने को मिलता है। तो ये था विजयनगर एम्पायर। नेक्स्ट है अगर हम देखें तो बहमनी किंगडम की हम बात करते हैं, जिसके फाउंडर जो थे वो अलाउद्दीन बहमन शाह थे, जिनको हसन गंगू कहते हैं 1347 के अंदर। ठीक है, तो 1347 के अंदर हमको देखने को मिलता है एक स्थापना होती है किंगडम की, जिसको बहमनी किंगडम कहते हैं। इनके फाउंडर जो थे वो अलाउद्दीन बहमन शाह थे, जिन्होंने गुलबर्ग को अपना कैपिटल जो है बनाया है। टोटल बहमनी किंगडम के अंदर अगर हम देखें तो 14 सुल्तान जो है हमको इनके अंदर जो है रूल करते हुए दिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो उनके फाउंडर ही थे, जिनको अलाउद्दीन बहमन शाह हम लोग कहते हैं। दूसरे जो थे वो मोहम्मद शाह फर्स्ट थे, तीसरे जो थे वो फिरोज शाह थे। एक और है जो कि है अहमद वली शाह, जिन्होंने गुलबर्ग से कैपिटल जो है वो बिदर को शिफ्ट किया था। तो बहमनी किंगडम का पहले कैपिटल क्या था? गुलबर्ग था, बाद में जाके क्या हो गया, शिफ्ट करने के बाद वो बिदर हो गया। और शिफ्टिंग कौन करवाए थे भाई? अहमद वली शाह जो है वो शिफ्ट कराए थे। पावर ऑफ बहमनी किंगडम जो है वो सबसे हाईएस्ट ग्लोरी पे अचीव कब होता है? मोहम्मद शाह थर्ड के रन के अंदर। सक्सेस मोहम्मद शाह का मेनली अगर देखें तो कुछ पॉलिसीज के द्वारा था, लेकिन वो पॉलिसीज उनका खुद का लिया हुआ नहीं था। उनके एक सलाहकार थे जिनका नाम महमूद गबन था, उन्हीं के पॉलिसीज के हिसाब से जो है जो मोहम्मद शाह का रन है वो काफी ज्यादा हमको सक्सेसफुल देखने को मिलता है। तो एक हमको कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिला, वो है महमूद गबन, जो कि मिनिस्टर थे किसके? महमूद शाह के मोहम्मद शाह थर्ड के। ठीक है, इनके जो है मिनिस्टर थे महमूद गबन। तो महमूद गबन असल में थे कौन? ये एक पर्शियन मर्चेंट थे, मतलब एक पारसी जो है वो बिजनेसमैन थे, मर्चेंट थे, जो कि इंडिया आते हैं 42 साल की उम्र में। एंड आने के बाद क्या है, इन्होंने बहमनी किंगडम के अंदर जो है वो सर्विसेज को ज्वाइन किया था। फिर इनका काबिलियत इतना था कि धीरे धीरे वहां के क्या है चीफ मिनिस्टर जो है वो बन जाते हैं। एंड इन्होंने बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट भी किए, जैसे कोंकण के अंदर गोवा है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के अंदर जो है हमको देखने को मिलता है कि ये कॉन्क्वेस्ट भी जो है वो करते हैं। एंड बहुत सारे डोनेशन जो है वो किए थे किसको? तो ये करते थे। जैसे इसी में एक एग्जांपल जो है अगर हम देखें तो बिदर के अंदर इन्होंने कॉलेज बनवाया था। एंड ये कॉलेज जो है वो पर्शियन स्टाइल में डेवलप हुआ था या बनाया गया था। इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली क्या था कि ये जो सुल्तान है उनका कंट्रोल नोबल्स और प्रोविंसेस के ऊपर बढ़ाने पे ध्यान देते हैं। उनको लग रहा था कि हमेशा नोबल्स या जो प्रोविंसेस है वो सुल्तान के उतने अच्छे कंट्रोल के अंदर नहीं रहते, थोड़े समय के बाद क्या है रिवोल्ट चालू हो जाता है, या सुल्तान जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, इनएफिशिएंट हो जाता है। इसीलिए इनका जो पॉलिसी भी जो था एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी महमूद गबन का, वो इस चीज पे बेस्ड था कि जो सुल्तान है वो प्रॉपर्ली क्या है प्रोविंसेस को भी गवर्न कर सके, साथ ही साथ नोबल्स को भी जो है कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट अलाउंसेस जो है वो क्या है, वही कि जो नोबल्स, अब देखो नोबल पे कंट्रोल करना था तो वो बोले कि नोबल मेन चीज क्या है, किसी को भी कंट्रोल करना है तो भाई पैसे से कंट्रोल कर लो, वो कंट्रोल हो जाएगा, बात से कंट्रोल करने की जरूरत है ही नहीं। तो जो नोबल्स थे अगर उनके काम में कुछ भी लापरवाही उनको दिखता था कि भाई ये जो है नोबल, ये इनको जो काम सौंपा गया है या इनका जो काम है इसमें ये अपने लापरवाही के कारण क्या है ढिलाई किए हुए हैं, तो ये करते क्या थे, उनके अलाउंसेस को काट देते हैं, जो पैसा देना उसको काट के दिए। तो वो क्या है, नोबल फिर अगली बार से क्या है कि अच्छे से काम करेगा। लेकिन ये चीज किसी को पसंद नहीं आ रहा था, तो जितने भी नोबल्स थे सब मिलकर क्या है महमूद गबन को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ बहमनी किंगडम जो है वो क्या है डिक्लाइन होना स्टार्ट करता है। मोहम्मद शाह जो था वो वीक सुल्तान के बाद क्या है, मतलब मोहम्मद शाह तक तो ठीक था, उसके बाद जितने भी सुल्तान बने बहमनी किंगडम के अंदर उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वीक थे, और खासकर क्या महमूद गबन भी क्या है एग्जीक्यूटेड हो गए थे, तो इसीलिए काफी कमजोर पता चला गया। इसके बाद पूरा का पूरा बहमनी किंगडम जो है हमको 1526 ईस्वी के अंदर क्या है डिसइंटीग्रेट होता नजर आता है। यहाँ पे क्या है 5 इंडिपेंडेंट सल्तनत में जो है डिवाइड हो जाता है बहमनी किंगडम। एक था अहमदनगर, दूसरा था बीजापुर, तीसरा बेरार था, चौथा गोलकोंडा था, एंड पांचवा जो था बिदर था। एंड कलेक्टिवली सबको मिला के हम डेक्कन सल्तनत जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर की बात करें तो मुगल एम्पायर जो है स्टार्टिंग पॉइंट जो है 1526 के अंदर जो है हमको देखने को मिलता है। 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो है फर्स्ट बैटल जो होता है, बैटल ऑफ पानीपत, उसी के बाद से क्या है कि स्थापना होती है मुगल एम्पायर की। मुगल एम्पायर के फाउंडर जो थे वो बाबर थे, इनका नाम जहरूद्दीन मोहम्मद था। पैटर्नल साइड से रिलेशन में अगर हम देखें तो तिमूर से रिलेशन हमें देखने को मिलता है, मैटरनल साइड से रिलेशन जो है चंगेज खान से देखने को मिलता है। एंड बाबर जो थे वो अपने फादर जिनका नाम उमर शेख मिर्जा था, जो कि फरगना के रूलर थे, उनको सक्सीड करते एक तरीके से। फरगना आज के डेट में उज्बेकिस्तान में पाया जाता है या उज्बेकिस्तान की एक जगह। ठीक है, बाबर जो है वो जब एक्सटेंड करते हैं अपने फादर के थ्रोन को, तो उसके बाद से क्या है उनका इंटरेस्ट जागता है कि इंडिया में जो है वो एक्सपेडिशन या इंडिया में जो है वो एक तरीके से खोज की जाए कि भाई एक जो जर्नी है, एक वॉयज है, उसको परफॉर्म किया जाए। तो वो इंडिया की तरफ आते हैं। उस दौरान क्या है 1519 से लेकर 1530 के बीच क्या है, 1519 से लेकर 1523 के बीच जो है वो 4 एक्सपेडिशन जो है वो इंडिया में वो आते हैं। ठीक है, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की अगर हम बात करें तो बाबर के इन्वेजन के समय अगर हम ओवरऑल इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टोटल 7 रूलर्स जो थे वो थे प्रेजेंट। 5 जो थे वो प्रोमिनेंट मुस्लिम रूलर्स थे, जिनमें जैसे दिल्ली के सुल्तान थे, गुजरात थे, मालवा, बंगाल, डेक्कन जो है वो प्रेजेंट थे। 2 प्रोमिनेंट हिंदू रूलर्स जो थे वो भी प्रेजेंट थे, जैसे मेवाड़ के राणा संगा थे, और विजयनगर एम्पायर जो कि डेक्कन के अंदर जो है वो प्रेजेंट था। 21 अप्रैल 1526 के बीच में पहला बैटल जो है बैटल ऑफ पानीपत जो है वो लड़ा जाता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी जो है वो मारा जाता है और बाबर जो है वो जीत जाते हैं। एंड बाबर के जीतने का मेन कारण उनका स्ट्रॉन्ग जो है कैवलरी और आर्टिलरी जो था वही था। बाबर जो है उसके बाद से ऑक्यूपाई करते हैं, दिल्ली की गद्दी पे बैठते हैं और अपने बेटे हुमायूं को जो है वो आगरा को सीज करने के लिए भेजते हैं। एंड ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान। इसके बाद से ये खुद को क्या है एक तरीके से घोषित कर देते हैं कि भाई अब तो हम शहंशाह है भारत के, हिंदुस्तान के। ठीक है,
इसके बाद अगर देखें तो राणा संगा को भी जो है वो हरा देते हैं एंड अफगान को भी। एंड इसके कारण क्या है, इन दोनों के कारण जो उनका पोजीशन था इंडिया के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रांग जो है वो हो जाता है। राणा संगा कौन थे भाई? मेवाड़ के थे, एक बहुत ग्रेट वॉरियर थे, राजपूत वॉरियर थे एंड बाबर के अगेंस्ट जो है वो हमेशा वो उन एक तरीके से वो लड़ते हैं, ठीक है। इन बैटल ऑफ खनवा या आगरा 1527 के अंदर बाबर के हाथों जो है वो हार जाते हैं एंड हराने के बाद बाबर जब राणा संगा को हरा देते हैं तो उसी के बाद जो है वो अपने टाइटल गाजी को जो है एज्यूम करते हैं। इन 1528 बाबर कैप्चर चंदेरी फ्रॉम अनदर राजपूत रूलर मेदिनी जो एक अनदर राजपूत रूलर थे, उनसे क्या है 1528 के अंदर जो है बाबर जो है चंदेरी को भी जो है वो कब्जा कर लेते हैं। 1529 के अंदर जो है वो अफगान को बैटल ऑफ गोधरा के अंदर जो है बिहार में बाबर जो है हराते हैं। बाबर जो है अपने इंडिया के अंदर जो है वो कंसोलिडेट करते हैं पावर को, लेकिन 1530 के अंदर जो है 47 ईयर्स के एज में क्या है उनका देहांत हो जाता है, वो मर जाते हैं। अगर हम एस्टिमेट ऑफ बाबर की बात करें तो उनका मदर लैंग्वेज जो था या मदर टंग जो है वो तुर्की था। मेमोइर्स की बात करें तो तुजुके बाबरी जो हमें देखने को मिलता है। इसके बाद से हुमायूं जो है बाबर के बेटे हैं, 1530 से लेकर 40 के बीच में जो है हमको देखने को मिलता है। बाबर के सबसे बड़े बेटे थे एंड बाबर के सबसे बड़े बेटे थे। हुमायूं के 3 और भाई थे, जिसमें कामरान की हम बात करते हैं जो कि काबुल और कांदाहार को देखते थे, दूसरे जो थे अस्करी थे जो कि संभल को देखते थे और तीसरे हिंदल थे जो कि अलवर को देखते थे। हुमायूं जो थे जब बिजी थे अफगानों से लड़ने के लिए ईस्ट के अंदर, उनको न्यूज आता है कि भाई बहादुर शाह जो है गुजरात के वो क्या है आक्रमण करने वाले हैं, जो दिल्ली के ऊपर जो है या जो मुगल एम्पायर है उसके ऊपर क्या है वो आक्रमण करने वाले हैं। तो उसके बाद क्या है वो तुरंत ही क्या है अफगानों से एक तरीके से डील कर लेते हैं कि भाई अभी जो है वो उसको सुलह किया जाए एंड आप मेरी मदद करें बहादुर शाह ऑफ गुजरात से लड़ने के लिए। और अफगान के जो लीडर थे जिनको हम शेर खान या शेर शाह कहते हैं, इनसे जो हुमायूं है वो एक तरीके से ना समझौता कर लेते हैं कि भाई बोलते हैं कि आप मेरा अभी साथ दीजिए और हम दोनों जो है मिलकर पहले गुजरात के बहादुर शाह को जो है वो हराते हैं। जब ये बहादुर शाह को हराने आते हैं तो बहादुर शाह को जो है वो एक तरीके से क्या है हरा भी देते हैं और कैप्चर भी कर लेते हैं बहादुर शाह से गुजरात को। एंड वहां पे अपने छोटे भाई अस्करी को जो है वो गवर्नर जो है अपॉइंट करते हैं, लेकिन तुरंत ही बहादुर शाह जो है वो अपने गुजरात को रीगेन करता है एंड उस दौरान अस्करी जो है वो वहां से फरार हो जाता है, भाग जाता है। इसी दौरान शेर खान जो है हुमायूं देखते हैं कि शेर खान जो है वो तो ईस्ट रीजन में क्या है काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, काफी ज्यादा पावरफुल हो रहा है। तो हुमायूं जो है उसके अगेंस्ट क्या है मार्च करते हैं। बैटल ऑफ चौसा हमें देखने को मिलता है 1539 के अंदर, जहां पे शेर खान मुगल के आर्मी में भारी पड़ते हैं, मुगलों को हरा देते हैं और हुमायूं जो है वो वहां से क्या हो जाता है भाग जाता है। हुमायूं फिर से क्या है फिर से जो जुगाड़ करके ताकत इकट्ठा करके फिर से शेर खान से जो है लड़ने आता है, जो कि नेक्स्ट ईयर 1539 में बैटल ऑफ चौसा हमें याद रखना है। 1540 के अंदर बैटल ऑफ बिलग्राम जिसको बैटल ऑफ कन्नौज कहते हैं, फिर से शेर खान और हुमायूं जो है आमने सामने होते हैं, जिसमें शेर खान फिर से हुमायूं को जो है वो हरा देते हैं एंड इस बार हुमायूं जो है हारने के बाद क्या है बिल्कुल ही वैराग्य हासिल कर लेता है, सब चीज छोड़ छाड़ के क्या है वो चला जाता है। एंड अगले 15 साल तक जो है हमको देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा जो मुगल एम्पायर है वो एक हॉल्ट पे, इसी चीज को ना हम इंटेरग्रम कहते हैं जो कि एक हॉल्ट हो गया कि एक जो एम्पायर है वो चला रहा है, बीच में क्या है एक बहुत छोटा स्पैन है, मतलब हम बहुत अगर जहाँ 300 साल जो है 250 साल है वहां पे 15 साल जो है वो तो बहुत छोटा हो गया। तो एक छोटे स्पैन के लिए 10-15 साल के लिए क्या है एक अलग जो है वो रूलर प्रेजेंट होगा, उस पूरे एम्पायर में से जो चला रहा था उसमें से कोई भी सुल्तान या रूलर जो है वो प्रेजेंट नहीं था। तो यहीं पे सुर इंटेरग्रम हमको देखने को मिलता है, जिसके फाउंडर जो थे वो शेर शाह थे जिनको फरीद कहते हैं। इनके बेटा जो थे वो हसन खान थे जो कि जागीरदार थे सासाराम के बिहार के अंदर। शेरशाह की अगर बात करें तो 1540 से 45 के बीच में देखने को मिलता है। यहीं पे देखो 1540 में क्या है कि हुमायूं जो है वो चले जाते हैं हार के, ठीक है। कहां किस समय हार रहे हैं? बैटल ऑफ कन्नौज के अंदर, जिसको बिलग्राम भी कहते हैं 1540 के अंदर। 1540 से लेकर 45 के बीच जो है शेरशाह थे, इन्होंने पंजाब, मालवा, सिंध और मुल्तान, बुंदेलखंड इसके अगेंस्ट जो है कॉन्क्वेस्ट करते हैं, लड़ते हैं, इनको भी जीत जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन के काफी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी इनका रहता है। किंग जो है असिस्टेड है 4 टाइप ऑफ मिनिस्टर या 4 मिनिस्टर से। इसमें याद हमको क्या क्या रखना है? सबसे पहला जो है इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस, जिसको दीवाने वजारत या वजीर कहते हैं। तो वो तो पहले भी हमने पढ़ा था, वजीर या दीवाने वजारत, जो कि इंचार्ज है किसका? रेवेन्यू और फाइनेंस का। दूसरा जो है वो है इंचार्ज है आर्मी का, जिसको दीवाने अरीज कह रहे हैं। तीसरा जो है फॉरेन मिनिस्टर, जिसको दीवाने रसालत कहते हैं। चौथा जो है मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको दीवाने इंशा कहते हैं। शेर शाह का इंपायर जो है वो सरकार में बटा हुआ था, पूरा इंपायर 47 सरकार में बटा हुआ था। एंड चीफ सिकदर की अगर हम बात करें, जो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करता था, चीफ मुंसिफ जो था वो जज था। हर सरकार जो है वो क्या है परगना में डिवाइडेड था, परगना जो है इक्ता में डिवाइडेड था। जैसे अगर हम शिकदार की बात करें तो मिलिट्री ऑफिसर था, आमीन जो था लैंड रेवेन्यू ऑफिसर था, फोटेदार जो था ट्रेजरर था एंड कारकुन जो था वो अकाउंटेंट के रूप में काम करता था। लैंड सर्वे जो है वो केयरफुली किया गया था, जितने भी कल्टीवेबल लैंड्स थे उनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया था, जैसे कि गुड हो गया, मिडिल हो गया, बैड हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ कल्टीवेबिलिटी, ठीक है। हम कह सकते हैं कि उपजाऊ कितना है, किसको कितना जल्दी जो है जिसकी फर्टिलिटी के बेसिस पे बेसिकली हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। शेरशाह जो है उन्होंने न्यू सिल्वर कॉइन को भी इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम जो है वो दाम रखा था, जो कि सर्कुलेशन में 1835 तक हमको देखने को मिलता है। शेरशाह इंप्रूव किए थे कम्युनिकेशन को, जो कि आज के डेट में अगर हम देखें ग्रैंड ट्रंक रोड्स की बात करते हैं तो उस दौरान क्या है शेरशाह को काफी क्रेडिट हम दे सकते हैं। आज के डेट में जो मॉडर्न डे में ग्रैंड ट्रंक रोड्स के लेवल पे हम बनाते हैं, बड़े बड़े हाईवेज बनाते हैं, तो उसका जो बेसिक अगर हम कहें तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है शेरशाह सूर से ही हमें देखने को मिलता है, जहां पे 4 इंपॉर्टेंट हाईवेज का कंस्ट्रक्शन शेरशाह ने जो है वो किया था। जिसमें अगर हम देखें तो एक हो गया सोनार गांव से लेकर सिंध तक, दूसरा हो गया आगरा से लेकर बरहमपुर तक, तीसरा जो हो गया जोधपुर से लेकर चित्तौड़ तक और चौथा जो हो गया लाहौर से लेकर मुल्तान तक जो है हाईवेज जो है हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो शेरशाह जो था वो एक पायस मुस्लिम था। पायस हम लोग किसको कहते हैं? पायस कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा डिवोटेड मुस्लिम था, ठीक है, एंड जनरली टॉलरेंट था अदर रिलीजन को भी लेके। शेरशाह के डेथ के बाद 1545 में उनके जो सक्सेसर्स होते हैं वो अगले 10 साल तक क्या है रूल करते हैं और 1555 ईस्वी में हुमायूं जो है वो फिर से रिकॉन्कर करते हैं इंडिया को। हुमायूं का सेकंड रेन अगर हम देखें तो 1555 से लेकर 56 के बीच में ही देखने को मिलता है। जब 1540 में आफ्टर बैटल ऑफ कन्नौज जो है वो हार के जब जा रहे थे तो उस दौरान क्या है वो रुकते हुए गए थे। वो बेसिकली क्या है कि
जो सिंध के रूलर थे उनके सिंध जाने के दौरान क्या है वो अमरकोट के अंदर जो है रूल स्टे करते हैं, जिस दौरान क्या है राणा प्रसाद जो है अमरकोट के रूलर थे। एंड उस दौरान उनकी शादी जो है हमीदा बानू बेगम से होती है। एंड हमीदा बानू बेगम से उनको एक बच्चा होता है जिसका नाम अकबर रहता है 1542 के अंदर। एंड हुमायूं जो थे अपने ही लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिर के क्या है मर जाते हैं। एंड 1556 ईस्वी जो कि सेकंड एंड है, सेकंड एंड में याद रखना है 1555 से लेकर 56 अगले साल ही वो क्या है डेथ हो जाता है उनका लाइब्रेरी के सीढ़ी पे गिरने की वजह से। अकबर जो है बहुत कम उम्र में क्या है 1556 से लेकर 1605 तक हमको रेन हमको देखने को मिलता है, जहां 49 जो है ईयर्स का रेन हमको देखने को मिलता है। आफ्टर हिज फादर्स डेथ दैट इज हुमायूंस डेथ, अकबर जो है वो क्या है वो गद्दी पे बैठते हैं। लेकिन अकबर जैसे ही गद्दी पे बैठते हैं तो वो देखते हैं कि उस दौरान जो समय था वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहा था उनके लिए, क्योंकि उस दौरान क्या है अफगान जो है वो कंटिन्यूअसली क्या है दिल्ली पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय जो है एक अफगान जिनका नाम हेमू था जो कि कमांडर ऑफ चीफ भी थे अफगान के, वो चार्ज करते हैं दिल्ली की ओर। यहाँ पे क्या है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है हमको देखने को मिलता है 1556 में। मतलब हमको याद क्या रखना है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, उसके 30 साल बाद 1556 में क्या है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो देखने को मिलता है हमें, जहां अकबर और हेमू के बीच में हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे भाई साहब हेमू जो है वो बहुत ताकतवर साबित होते हैं अकबर के ऊपर। अकबर जो है लगभग हार चुके थे, लेकिन यहाँ पे अकबर का वही कहते हैं ना कि अकबर का किस्मत या फॉर्चून जो है काफी उनके साथ उस दिन स्ट्रांग था, काफी तगड़ा था। कहीं से क्या है एक तीर उड़ते हुए क्या है हेमू की आंख में लग जाता है और हेमू जो है वो बिल्कुल ही अनकॉन्शियस तीर लगने के बाद होता है। जैसे ही वो अनकॉन्शियस होता है तो उसके जो सिपाही होते हैं देखते हैं वहां से भागना स्टार्ट करते हैं कि हमारे जो सुल्तान है भाई साहब ये तो कमांडर इन चीफ घायल हो गए, मर गए। तो जब भागना स्टार्ट करते हैं तो अकबर जो है वो क्या होता है फिर उस बैटल को जो कि हारा हुआ बैटल है वो क्या है जीत जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अकबर का सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में जो जीत है वो असल में एक चांस का जीत है, वो अकबर जो है उनके काबिलियत का बिल्कुल जीत नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो अकबर जैसे ही गद्दी पे बैठते हैं क्योंकि उनका उम्र कम था तो उनको क्या है उनको सलाहकार के रूप में क्या है बैरम खान जो है वो सपोर्ट करते हैं अगले 5 साल के लिए। ठीक है, अकबर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉलिसी हमें देखने को मिलता है वो है उनका राजपूत पॉलिसी। राजपूत पॉलिसी काफी नोटेबल है। इन्होंने राजा भारमल की बेटी से जो है वो शादी भी किया था। बहुत सारे मुगल जो थे बहुत सारे राजपूत जो थे वो मुगल्स के अंदर जो है 4 जनरेशन तक सर्व भी करते हैं। लेकिन जो राणा सांगा के वंशज थे जो कि मेवाड़ के राणाज थे वो उनके दिमाग में यही था कि जो ये मुगल्स है वो क्या है वो एनिमी है, तो उनके यहाँ कभी भी वो सर्व नहीं किए हैं और हमेशा क्या है कॉन्स्टेंटली वॉर जो है वो लड़ते ही रहते थे, रिवोल्ट करते ही रहते थे। अगर हम बैटल ऑफ हल्दी घाटी की बात करें जहां राणा प्रताप सिंह जो है वो लड़ते हैं एंड लड़के क्या है सीवियरली डिफीट करते हैं, मुगल आर्मी से डिफीट हो जाते हैं, जिस मुगल आर्मी को मान सिंह जो है वो लीड करते हैं। तो 1576 के अंदर याद हमें रखना है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जिसके अंदर राणा प्रताप बहुत ही ब्रेवली करेजियसली हम कह सकते हैं लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन मुगलों की ओर से कौन आते हैं मान सिंह आते हैं, उससे राणा जो प्रताप सिंह है वो हार जाते हैं। एंड इसके बाद क्या है मेवाड़ जो है वो पूरी तरीके से क्या है जब हारता है तो क्योंकि हमेशा क्या है एक दिमाग में सकते कि मेवाड़ जो है कॉन्स्टेंटली क्या है मुगल से हमेशा लड़ाई कर रहा है तो हमेशा कभी नहीं झुकेगा। लेकिन जब हार जाता है तो जो भी छोटे मोटे अलग रूलर्स थे राजपूत रूलर्स जो पहले मुगल की सुजरेनिटी को अज्यूम नहीं कर रहे थे, मानते नहीं थे, वो भी क्या है अब मानने लगते हैं कि भाई मुगल जो है सबसे ऊपर है। जैसे ही वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में अगर हम देखें तो एक हो गया राजपूत पॉलिसी, दूसरा हो गया ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अकबर जो है वो पिलग्रिम टैक्स और लेटर जो है जजिया को भी, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो प्रोटेक्टेड पीपल वाला टैक्स है कि इस्लामिक स्टेट के अंदर नॉन इस्लामिस्ट को क्या है वो पे करना पड़ेगा टैक्स रहने के लिए, जिसको जजिया कहते हैं या जिजिया कहते हैं, वो अकबर जो है वो एबॉलिश करते हैं। कुछ रिलीजियस पॉलिसी भी हमको देखने को मिलता है। शुरू के लाइफ में अकबर जो है वो भी क्या है एक डिवोटेड मुस्लिम थे, लेकिन जैसे उनकी शादी जो है जोधाबाई ऑफ अंबर से या अंबेर से होती है वो क्या है पिलग्रिम टैक्स को एबॉलिश करते हैं और 1562 के अंदर जजिया को भी एबॉलिश करते हैं। एंड जितनी भी अपनी हिंदू वाइफ थी उनको अलाउ करते हैं कि भाई अपने देवी देवता का पूजा कर सकते हैं बिल्कुल। बाद में जाके क्या है वो थोड़े डाउटफुल मुस्लिम जो है यानी कि कह सकते हैं कि स्केप्टिकल हम लोग कहते हैं कि उतना फेथफुल ना रहा, कि अब उनको बहुत ज्यादा फेथ नहीं था इस्लाम पे या जिस तरह के मुस्लिम जो है बाकी लोग थे उस चीज पे। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या है 1575 में वो एक सेपरेट हाउस ऑफ वर्शिप भी जो है कंस्ट्रक्ट कराते हैं जिसको इबादत खाना कहते हैं अपने कैपिटल के अंदर, जिसको फतेहपुर सिकरी कहा। ही डिस्क्राइब्ड द इंटरफेरेंस ऑफ मुस्लिम उलेमास इन पॉलिटिकल मैटर्स। अब देखिए यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि अकबर जो थे भाई वो एक तरीके से उनको पसंद ही नहीं आ रहा था कि जितने उलेमास थे ये हमेशा क्या है कि कुछ ना कुछ फरमान लेके आ जाते थे कि अब ये हुआ या कोई भी रिलीजियस मैटर में जो है इनका ओपिनियन लेना ही पड़ता था अकबर को। क्यों? क्योंकि शुरू से ऐसा ही हुआ आ रहा था। तो अकबर ने क्या किया, अकबर ने कुछ पॉलिसीज ही बदल दिए, अकबर ने कुछ नियम कानून ही बदल दिए। इन्होंने 1579 के अंदर क्या है एक इनफैलिबिलिटी डिक्री यानी कि एक फरमान जारी किया और इस फरमान के अनुसार जो है रिलीजियस मैटर के भी जो सुप्रीम हम कह सकते हैं इंटरप्रेटर है वो कौन हो गए, सुल्तान हो गए। 1582 के अंदर क्या है ये एक नए रिलीजन को लेके आते हैं, मतलब एक लॉजिकल रिलीजन था इस्लाम के अंदर, मतलब इस्लाम में जहां लॉजिक की बात कही जा रही है उसी रिलीजन या उसी सेक्ट को हम दिन इलाही कहते हैं या डिवाइन फेथ कहते हैं जो कि अकबर लेके आए थे। एंड ये बिलीव करता था वन गॉड के अंदर, जहां पे जितने भी अच्छे अच्छे गुड पॉइंट्स थे बाकी रिलीजन के सबको कंबाइन कर लिया गया। अकबर का मानना था सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में ही अच्छा ही नहीं है, दूसरे रिलीजन में भी अच्छा ही है, एंड जहां जो चीज अच्छा है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं अपना सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो अकबर ने दिन इलाही या डिवाइन फेथ नाम का एक रिलीजन जो है वो चालू किया, लेकिन ये जो रिलीजन या फेथ जो था काफी सक्सेसफुल रहा नहीं, बहुत बड़ा फेलियर भी हम कह सकते रहा। एंड जैसे ही अकबर की मौत होती है ये दिन इलाही जो है फेथ वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो जिस समय अकबर जिंदा भी थे तो उस समय भी क्या है इस फेथ के अंदर मात्र 15 ही फॉलोअर्स थे, जिसमें एक जो है अकबर खुद थे, दूसरे बीरबल थे, मतलब बाहर वाले सिर्फ 13 हो गए। ठीक है, अकबर जो है क्यों ऐसा 15 थे, क्योंकि बीइंग सुल्तान फिर भी क्या है मतलब वो ऐसा नहीं हम कह सकते कि सुल्तान थे शहंशाह थे तो अपने ही रिलीजन को या अपने ही सोच को वो इंपोज कर रहे थे दूसरे पे, वो जारी भी कर सकते थे फरमान की भाई हर किसी को मानना पड़ेगा ये रिलीजन, क्योंकि वो सुल्तान थे। लेकिन फिर भी क्या है कि उनका मानना था कि ये जो रिलीजन का चॉइस है ये इंडिविजुअल के अपने चॉइस पर निर्भर करता है, हम इंपोज नहीं कर सकते रिलीजन को। इसीलिए क्या है अकबर जो है कभी किसी को कंपेल ही नहीं किया कि उनके दिन इलाही सेक्ट को या फेथ को कोई माने।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हमको देखने को मिलता है। तो दो तरह का लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करेंगे। पहला जो है वो है बंदोबस्त सिस्टम, जिसको जब्ती कहते हैं, जो कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम था अकबर का। फर्दर ये सिस्टम को राजा तोडरमल ने इंप्रूव भी किया था। इसी सिस्टम को हम लोग धसला सिस्टम भी कहते हैं। एंड ये धसला सिस्टम जो है 1580 में क्या हुआ, कंप्लीट भी हुआ। इस सिस्टम के अनुसार क्या है कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट चालू हुआ कि लैंड को ना यूनिफॉर्मली हम मेजर करेंगे। जैसे एक पूरा का पूरा किंगडम है तो उसमें हर जगह अलग अलग हम मीटर स्केल से अलग अलग मेजरमेंट के यूनिट्स हम मेजर नहीं कर सकते। तो एक यूनिफॉर्म स्केल पहले बनाया जाए कि उस बेसिस पे क्या है कि हम लैंड को मेजर करें। दूसरा चीज है कि लैंड से जो रेवेन्यू आने वाला है या जो कलेक्ट करना है उसको पिछले 10 साल में एवरेज जो इल्ड पैदा हुआ है प्रोड्यूस, उस बेसिस पे तय करें। ऐसा नहीं है कि पिछले साल कितना हुआ, क्योंकि एवरेज अगर हम लेंगे, क्योंकि हर साल 10 साल कांस्टेंट तो नहीं रहा होगा, किसी साल अकाल आया होगा, किसी साल बहुत अच्छा फसल हुआ होगा, किसी साल खराब भी हुआ होगा। तो उस बेसिस पे क्या है कि रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इसका एवरेज लिया जाए। तो इसी बेसिस को या इसी तरह के सिस्टम को हम दसला सिस्टम कहते हैं, जहां पे लैंड को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। हमको याद क्या क्या रखना है, वर्ड इसको याद रखना है। एक तो याद रहेगा जैसे पोलाज कहते थे, पोलाज जो कि हर साल जो है वैसे लैंड जिसको कल्टीवेट किया जाता था। दूसरा परौती था जिसको हर 2 साल में कल्टीवेट किया जाता था। तीसरा जो था वो छाछर था जिसको हर 3 से 4 साल में कल्टीवेट किया जाता था। और लास्टली 5 से उससे अधिक साल में जो है कल्टीवेट होगा, जिसको बंजर कह रहे हैं। नॉर्मली बंजर वर्ड भी हम समझते हैं कि जो नॉन फर्टाइल या नॉन कल्टीवेबल लैंड होता है उसको बंजर हम लोग कह रहे होते हैं। दूसरा था मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम में हर ऑफिसर को एक रैंक असाइन किया जाता था। इस रैंक को मनसब कहते थे। ये रैंक तय होता था पॉइंट से, जैसे मतलब वैल्यू से, कि भाई इसको 10 रुपए का मनसब दे रहे, इसको 5000 रुपए का मनसब दे रहे। मतलब 10 वाला कम होगा, 5000 वाला क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे हाईएस्ट रैंक जो था वो 5000 मनसब का था, सबसे लोएस्ट रैंक जो था वो 10 मनसब का था। यहाँ रैंक जो है वो 2 तरीके से डिवाइडेड था। या अगर हम देखें तो जो भी रैंक्स था उसके अंदर 2 चीजें थी। जितने मनसब है वहां पे 2 चीजें थी। एक है कि हर जो भी अगर हम देखें तो मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो मान लो किसी को 4000 मनसब का है, वो रैंक जो है वो तय किया गया है 4000 मनसब का। अब बोला गया कि 4000 मनसब वाला इंसान जो है उसको 2 चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा। एक है जाट, दूसरा है सवार। जाट मतलब मान लो कि जिसको 4000 मनसब है वो 100 जाट कह रहे हैं, जो कि नॉर्मली सैनिक है, पैदल वाले, ठीक है, तो वो मेंटेन कर रहे हैं। सवार वाले घोड़े वाले हो गए। तो बोला गया कि जिसको 4000 मनसब है वो क्या है, 100 जाट को मेंटेन करेगा और प्लस 20 जो है वो सवार को उसको मेंटेन करना होगा। और हर सवार के पास होना चाहिए 2 घोड़े की। कभी कभी ऐसा है कि घोड़ा बीमार भी हो गया, तो ऐसा नहीं कि मान लो 20 सवार है, 5 सवार का घोड़ा ही बीमार है तो बोलेगा 15 ही सवार एक बार में जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं, हर सवार को क्या है, मैंडेटरी 2 घोड़े को मेंटेन करना ही पड़ता था। तो ये पूरा जो है वो अगर हम देखें तो वो मनसब के अंदर जो है वो आता था। मतलब रैंक जो है वो तय कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल में 4000 मैंने बताया कि 100 जो है वो जाट को मेंटेन कर रहा है, दूसरा जो है 20 सवार को। अगर मान लो 2000 वाला मनसब होगा तो 100 के बजाय क्या है 50 उसको मान लो कि जाट को मेंटेन करना होगा, 10 जो है वो क्या है सवार को मेंटेन करना होगा। तो इस हिसाब से क्या है कि रैंक जो है डिवाइडेड था 2 पार्ट में। तो ये था अकबर। अकबर के बाद आते हैं जहांगीर। जहांगीर क्या है, प्रिंस सलीम जो है वो अकबर के मरने के बाद क्या है जहांगीर की टाइटल से क्या है 1605 ईस्वी में क्या है गद्दी पे बैठते हैं। इनका रेंज जो है 1605 से लेकर 1627 के बीच में हमें देखने को मिलता है। जहांगीर के जो बेटे थे उनका नाम खुसरू था। खुसरू जो है वो रिवोल्ट करते हैं, लेकिन खुसरू को जहांगीर जो है वो क्या है वो बंदी बना देते हैं और बंदी बना के डिफीट कर देते हैं। फिर बाद में क्या है बंदी भी बना देते हैं। नूरजहां की बात करें तो 1611 के अंदर क्या है जहांगीर की शादी जो है मेहरुनिसा से होती है, जो कि नूरजहां है। नूरजहां के बड़े भाई जो थे जिनका नाम असफ खान था, इनको क्या है एक नोबल वाला पोजीशन जो है साइन किया जाता है, जिसको खाने समान कहते हैं। 1612 ईस्वी के अंदर असफ खान की जो बेटी थी अर्जुमंद बानू बेगम, जिसको मुमताज कहते हैं, इससे जहांगीर के तीसरे बेटे जिनको हम लोग क्या कह रहे हैं प्रिंस खुर्रम कह रहे हैं, जो बाद में जाके शाहजहां बनते हैं, इनकी शादी होती है। तो हमको याद कैसे रखना है, हमको याद रखना है कि भाई जहांगीर जो थे वो थे प्रिंस सलीम, जो कि 1605 ईस्वी में क्या है अकबर की मौत के बाद गद्दी पे बैठते हैं। गद्दी पे बैठने के बाद ये जो है जहांगीर, इनकी शादी किससे होती है, नूरजहां से होती है। नूरजहां के बड़े भाई कौन थे, असफ खान थे। असफ खान जो है उनको अपॉइंट कर लिया जाता है क्योंकि वो नूरजहां के क्या थे, बड़े भाई थे। तो उनको एक नोबल वाला, जो कि नोबल के लिए पोजीशन पहले से रिजर्व रहता है, तो नोबल वाले पोजीशन पे क्या है असफ खान को जो है वो पोजीशन दिया जाता है। एंड किस पोजीशन पे, तो उस पोजीशन का नाम याद रखना है, खाने समान उसको हम लोग कहते हैं। तो खाने समान के पोजीशन पे क्या है असफ खान को बैठाया गया। असफ खान की जो बेटी थी इनका नाम जो था वो था मुमताज, और असफ खान की जो बेटी थी मुमताज 1612 ईस्वी में जो जहांगीर के तीसरे बेटे खुर्रम थे, इनकी शादी मुमताज से होती है और मुमताज और खुर्रम की शादी होती है। और खुर्रम असल में कौन है, शाहजहां है, जो कि बाद में जाके सुल्तान बनते हैं। राइज ऑफ शाहजहां जो था वो अपने ही एम्बिशन के कारण था। क्यों, क्योंकि वो अपने फादर के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। जब उनको बोले उनके फादर कि भाई तुम कंदाहार चले जाओ, तो बोले कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। हम बाद में जाते भी है, लेकिन वहां से आने के बाद क्या है वो खुद शाहजहां जो है वो एक तरीके से कब्जा कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम शाहजहां के रेन की बात करें तो वो 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक देखने को मिलता है। ये कॉन्स्टेंटली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे क्या है, ये लड़ाई लड़ते ही रहे अपने कंदाहार प्रोविंस को क्या है वापस रीगेन करने के लिए। इनकी जो डेक्कन पॉलिसी थी काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही थी। इन्होंने अहमदनगर के फोर्सेस को भी क्या है डिफीट किया था और बाद में जाके एनेक्स भी कर लिया था। शाहजहां ने मुगल प्रोविंसेस को डेक्कन के अंदर 4 देशों के अंदर जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब मुगल एम्पायर का जो डेक्कन रीजन था उसके अंदर क्या है 4 मुगल प्रोविंसेस उन्होंने बना दिया था। एक को खानदेश कहा, दूसरे को बेरार कहा, तीसरा तेलंगाना था, चौथा जो था वो दौलताबाद था, जो कि पहले क्या था देवगिरी था। याद होगा हमने पढ़ा था, दिल्ली से दौलताबाद जो है पैदल ही लेते आया था। वॉर ऑफ सक्सेशन की बात करें तो शाहजहां जो है इसके बाद इनके 4 बेटे थे। पहले थे दारा शिकोह जो कि क्राउन प्रिंस थे, मतलब एक्चुअल जो हकदार थे सबसे बड़े थे। शुजा जो कि गवर्नर थे बंगाल के, औरंगजेब जो कि गवर्नर थे डेक्कन के, और चौथे जो थे वो मुराद बख्श थे जो कि गवर्नर थे मालवा और गुजरात के। इसमें औरंगजेब जो है वो सबसे क्या है भारी पड़ते हैं। ये तीनों ही को हरा के क्या है कि खुद गद्दी पे बैठते हैं। जब ये आगरा फोर्ट के अंदर जो है वो एंटर होते हैं, कब अपने जो बड़े भाई थे दारा शिकोह इनको क्या है हराकर। एंड ये शाहजहां को फोर्स करते हैं कि आप सरेंडर कर दीजिए। शाहजहां को जो है वो फिर क्या है फीमेल क्वार्टर के अंदर कॉन्फाइन कर देते हैं आगरा फोर्ट में। एंड उनके ऊपर निगरानी भी रखते हैं। शाहजहां जो है अगले 8 साल तक जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं, और उनका नरिशमेंट जो है या उनका देखभाल उनकी बेटी जो है वो जहानारा जो है जहानारा वो करती हैं। एंड शाहजहां की मृत्यु जो है 1666 के अंदर जो है वो हो जाता है। इसके बाद से अगर हम औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब जो है इनका रेन हमको 1658 से लेकर
8 से लेकर 1707 में देखने को मिलता है। याद रखना है 1707 तक क्या है, औरंगजेब जो है वो प्रेजेंट है, यहीं तक ग्रेटर मुगल जो हम लोग कहते हैं, इसके बाद से लेटर मुगल्स आए जो कि वीक थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जितने भी मुगल किंग्स थे इनमें सबसे ज्यादा एबल या सबसे ज्यादा जो लायक अगर हम कहें, क्योंकि इनके पास बहुत क्वालिटीज था औरंगजेब के पास, भले वो बहुत कट्टर थे, बहुत परसिक्यूशन किया उन्होंने, लेकिन क्वालिटीज भी काफी ज्यादा थी। इन्होंने एक टाइटल आलमगीर जो है वो क्या है वर्ल्ड कॉन्करर जो है एज्यूम किया। जाट और सतनामी और सिख जो है ये भी क्या है इनके अगेंस्ट हो गए, क्यों? क्योंकि ये परसिक्यूशन जो है नॉन मुस्लिम का करते थे। डेक्कन पॉलिसी की अगर हम बात करें, क्योंकि ये डेक्कन के ही गवर्नर थे तो इनका डेक्कन पॉलिसी काफी ज्यादा क्या हुआ, अच्छा साबित हुआ। एंड इन्होंने खानदेश और बेरार को जो है वो कैप्चर भी जो है वो कर लिया, कॉन्कर कर लिया। जहांगीर फॉट अगेंस्ट मलिक अंबर ऑफ अहमदनगर ड्यूरिंग शाहजहां रेन, औरंगजेब गवर्नर ऑफ डेक्कन, ठीक है, वो काम किया था। मतलब अगर हम देखें तो मलिक अंबर से अहमदनगर को भी क्या है रीगेन किया था अकबर के समय जो है, सॉरी शाहजहां के रेन के समय क्या है कि औरंगजेब जो है वो मलिक अंबर से क्या है अहमदनगर को भी लेके आते हैं। उस समय क्या है मराठा रूलर जो थे वो क्या थे, वो इंडिपेंडेंट किंगडम को तैयार कर रहे थे, मराठा किंगडम को, जो कि नॉर्थ और साउथ कोंकण में हमें देखने को मिलता है और अंडर शिवाजी। टू कंटेन स्प्रेड ऑफ मराठास, औरंगजेब जो है वो डिसाइडेड टू इन्वेड बीजापुर एंड गोलकोंडा। ही डिफीटेड सिकंदर शाह ऑफ बीजापुर एंड नेक्स्ट दैट किंगडम। इनफैक्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ डेक्कन किंगडम वाज अ पॉलिटिकल ब्लंडर ऑन द पार्ट ऑफ द औरंगजेब। तो एक तरीके से वो देख रहे थे कि भाई जो महाराष्ट्र का रीजन है, जो नॉर्थ और साउथ कोंकण का रीजन हमें देखने को मिलता है, वहां पे क्या है, वहां पे मराठास जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो पावर उनका ग्रो कर रहा है शिवाजी के अंदर। तो औरंगजेब सोचते हैं कि चलो इसको भाई इसको डिफीट किया जाए। तो डिफीट करने के दौरान क्या है, क्योंकि जो वहां जहां थे मुगल एम्पायर, बीच में डेक्कन था, डेक्कन एम्पायर या डेक्कन प्रोविंस कह लो, एंड उसके बाद से मराठा थे, तो वो डेक्कन पे भी कब्जा कर लेते। मतलब जो एक्चुअल जो रीजन था बीजापुर और गोलकोंडा का, जो कि सिकंदर शाह के कब्जे के अंदर था, वो औरंगजेब हथिया लेते हैं। और इसके कारण क्या होता है, ये अगर हम देखें तो सबसे पॉलिटिकल गलती हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो रीजन था बीजापुर और गोलकोंडा का, वो एक्चुअल में मुगल एम्पायर और मराठा के बीच का एक बफर का काम कर रहा था। एंड ये औरंगजेब क्या है उस बफर को हटा देते हैं, खुद आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं। एंड इसी के कारण क्या है कि इतना कैंपेन होता है डेक्कन के अंदर कि मुगल का जो ट्रेजर है या ट्रेजरी है वो पूरे तरीके से खाली हो चुका था। तो ये था औरंगजेब तक के डेक्कन पॉलिसी तक। नेक्स्ट अगर हम देखें उनके रिलीजियस पॉलिसी की बात करें तो औरंगजेब बिल्कुल ही कट्टरपंथी या कट्टर हम कह सकते हैं मुस्लिम थे। एंड उनका जो आइडिया ये था कि पूरे ही क्या है इंडिया को इस्लामिक स्टेट में जो है वो कन्वर्ट कर देने का। एंड इस चीज के लिए क्या है वो सेपरेट क्या है एक डिपार्टमेंट भी खोल दिए थे, जिसको हम लोग मुतासिब जो है वो उसके ऑफिसर को कहते हैं। तो एक तरीके से उनका आइडिया क्या था, आइडियोलॉजी की पूरे इंडिया को इस्लामिक स्टेट में बदल देना। इस चीज के लिए क्या है एक सेपरेट डिपार्टमेंट उन्होंने खोला कि ताकि पूरा जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको इन्फोर्स किया जा सके अंडर हाई पावर्ड ऑफिसर, जो ऊंचे पद वाले ऑफिसर थे उनके अंदर, जिन ऑफिसर्स को हम लोग मुतासिब जो है वो कहते हैं। ड्रिंकिंग जो था वो बिल्कुल ही क्या था प्रोहिबिटेड था। औरंगजेब जो है वो इवन हम कह सकते हैं मुगल कोर्ट के अंदर, जो क्योंकि अगर हम देखें तो संगीत जो है वो इस्लाम के अंदर क्या है हराम है, तो इसी चीज को क्योंकि वो बिल्कुल ही क्या थे ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, तो उन्होंने म्यूजिक को भी मुगल कोर्ट के अंदर क्या है एक तरीके से रोक दिया था। इवन हम कह सकते हैं जो झरोका दर्शन होता था उसको भी उन्होंने क्या किया एक तरीके से बैन कर दिया था। औरंगजेब इनिशियली बैन द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हिंदू टेंपल्स एंड रिपेयर्ड द ओल्ड टेंपल्स, देन ही बिगैन अ पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रॉइंग हिंदू टेंपल्स। इनिशियली औरंगजेब जो है वो बोले कि भाई जितने भी हिंदू टेंपल्स हैं इनको बनाना बंद करो, साथ ही साथ क्या है जो रिपेयरिंग हो रहा था, काम हो रहा था, इसको भी बंद करो। फिर उनका मूड बदला, बोले कि अब सबको तोड़ो, ठीक है, तोड़ना भी स्टार्ट कर दिए थे। He was also against the Sikhs and he executed the 9th Sikh Guru Tej Bahadur. This had resulted in the transformation of Sikhs into a varying community. तो Sikhs इनिशियली क्या थे मतलब शांत लोग थे, एग्रीकल्चर वगैरह करते थे वो कम्युनिटी। लेकिन जैसे ही उनके 9th सिख गुरु को औरंगजेब जो है वो मार देते हैं, परसिक्यूट कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो उसके बाद से पूरा का पूरा कम्युनिटी जो है वो मुगल एम्पायर के खिलाफ हो जाता है। एंड वो क्या है उनको मतलब दे ट्रांसफॉर्म इनटू अ वैरिंग कम्युनिटी। वैरिंग बोलते हैं हम लोग जो कंटिन्यूसली वॉरफेयर जो है वो, जैसे राजपूत हो गए जिनको वॉर जो है उनका ऑक्यूपेशन ही है भाई, उसी तरह सिख भी जो है उनको लड़ने में मजा आने लगा। और लड़ाई का मेन पर्पस क्या था, बदला था कि मुगल से या इस्लामिस्ट जो है जो सोच है उनसे क्या है उनको बदला लेना था। हिज रिलीजियस पॉलिसी वाज रिस्पांसिबल फॉर टर्निंग द राजपूत मराठास एंड सिख्स जो है मुगल के एम्पायर के एनिमी। क्योंकि इनिशियली हम देखते हैं कि राजपूत जो है इवन मराठास जो है वो भी क्या करते हैं, वो सर्व करते हैं किसके अंदर, जो नोबल्स के रूप में सर्व करते हैं मुगल एम्पायर के अंदर। लेकिन बाद में जाके क्या ये सब मुगल एम्पायर के अगेंस्ट हो गए। तो उसका मेन जो रीजन था वो औरंगजेब का रिलीजियस पॉलिसी ही था। 1679 के अंदर वो फिर से रीइंपोज करता है जजिया को और पिलग्रिम टैक्स को। ही वाज नॉट टॉलरेंट ऑफ अदर मुस्लिम सेक्ट्स। इन्होंने मुहर्रम के सेलिब्रेशन, जो कि मेनली अगर देखा जाए तो मुहर्रम जो है वो शिया मुस्लिम का जो है फेस्टिवल है, फेस्टिवल क्या मतलब हम कह सकते हैं कि उन्हीं का जो है कल्चर का पार्ट है। तो उन्होंने क्या किया औरंगजेब ने, वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं था कि मुस्लिम है, मेरे सेक्ट का नहीं है, वो सुन्नी नहीं है, तो हम क्या है उसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंडिविजुअल अगर पर्सनालिटी और कैरेक्टर की बात करें औरंगजेब की, तो यहाँ पे क्या है फूड और ड्रेस में काफी सिंपल थे। अरेबिक और पर्शियन में क्या थे काफी प्रोफिशिएंट हमें देखने को मिलते हैं। रमजान के समय क्या है स्ट्रिक्ट फास्टिंग रखते थे, ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम थे। लेकिन मराठा के प्रॉब्लम को क्या है सॉल्व नहीं कर पाए। उल्टा क्या किए कि जो बीजापुर और गोलकोंडा है जब उसको उन्होंने एनेक्स किया तो वो और जाके क्या है मुंह पे खड़े हो गए मराठा के, कि एकदम आमने सामने कन्फ्रंटेशन दोनों का देखने को मिलता है। फिर क्या कारण रहा मुगल के डाउनफॉल का, तो मुगल एम्पायर जो है औरंगजेब के डेथ के बाद, जो कि 1707 में होता है, इसके बाद कंटिन्यूअसली डिक्लाइन करना स्टार्ट हो गया। एंड ये जो वीकनेस है एम्पायर का, जब नादिर शाह का अगर हम देखते हैं कि नादिर शाह का जब इन्वेजन होता है तो उस दौरान क्या है वो मुगल के एम्पायर को कब्जा भी कर लेते हैं और साथ ही साथ दिल्ली को लूटते हैं 1739 के अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखें कुछ चीजें हैं इंडिया अंडर द मुगल्स पढ़ना, जैसे कि इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ की बात करें तो इस पीरियड के दौरान बहुत सारे यूरोपियन ट्रैवलर जो थे या ट्रेडर जो थे वो इंडिया की तरफ आए थे। एंड उनके ट्रेड अकाउंट्स भी बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम और मुगल एम्पायर के अंदर जो है या मुगल एम्पायर के समय क्या है जो सोशल कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो भी हमको इन ट्रैवल अकाउंट्स के द्वारा जो है देखने को मिलता है। मुगल नोबिलिटी की बात करें तो मुगल पीरियड में काफी इंपॉर्टेंट प्रिविलेज क्लास को बिलोंग करते थे। मतलब मुगल्स में अगर हम नोबल के पोस्ट पे तो इसका मतलब क्या है काफी प्रिविलेज्ड है। ज्यादातर नोबल जो थे वो क्या थे फॉरेनर्स थे, या तो वो तुर्क थे या अफगान थे।
फ्रॉम द टाइम ऑफ अकबर जो है हिंदू भी जो है नोबल के रूप में जो है वो सर्व किया था, जैसे कि राजपूत भी जो थे वो क्या थे, नोबिलिटी के पोस्ट पे सर्व कर चुके थे। मराठास इनिशियली क्या थे, जब मुगल सर्विस को ज्वाइन किए तो धीरे धीरे क्या है प्रमोट होते होते वो भी क्या है नोबिलिटी के पोजीशन तक अचीव कर चुके थे। मुगल नोबल जो है उनको काफी हाई सैलरीज दिया जाता था, लेकिन उनका एक्सपेंसेस भी काफी ज्यादा हाई था। हमने पढ़ा भी था कि उनको जाटो सवार को वगैरह को, क्योंकि हाई मनसब होगा तो उतना ही ज्यादा को मेंटेन भी करना पड़ता था। हर नोबल को जो है लार्ज नंबर ऑफ सर्वेंट को मेंटेन करना था, हॉर्सेस को, एलिफेंट्स को मेंटेन करना था। नोबल जो है वो ट्राइड फॉलो द लग्जूरियस लाइफ ऑफ मुगल एम्पायर। अब क्योंकि यहाँ पे क्या कंपटीशन की बात है कि जैसा सुल्तान रह रहे हैं वैसे हम भी रहेंगे, तो ये चीज उनके दिमाग में था, एंड यही लग्जूरियस लाइफ के चलते क्या है नोबल जो है वो पूरी तरीके से परेशान भी रहते थे। रूरल मासेस की बात करें तो यहाँ पे क्या है, जो वेल्दी लोग थे सोसाइटी के अंदर वो सिल्क और कॉटन को पहनते थे, जबकि गरीब जो लोग थे, गरीब तबका जो था, उनके पास पहनने को बहुत ज्यादा कपड़ा भी नहीं था। स्टेपल फूड में देखें तो राइस है, मिलेट्स है, पल्सेस है, इसमें घी और ऑयल जो है उस समय चीपर मिलता था, सॉल्ट और शुगर एक्सपेंसिव मटेरियल के रूप में था। एग्रीकल्चर तो जो था वो काफी प्रॉस्पेरस हमें देखने को मिलता है, एंड क्रॉप्स जो है उसमें वीट है, राइस है, ग्राम, बार्ली, पल्सेस देखने को मिला। कमर्शियल कुछ क्रॉप्स इंट्रोड्यूस हुए थे, जैसे कॉटन हो गया, इंडिगो, शुगर केन जो है, ऑयल सीड्स है। 7th सेंचुरी के अंदर 2 न्यू क्रॉप जो है वो आए थे, एक टोबैको था, दूसरा मेज था, जबकि पोटैटो जो है 18th सेंचुरी में आया। देखो आलू जो है वो बाहर से आया, रेड चिलीज और आलू जो है पोटैटो वो 18th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है। ग्रोथ ऑफ ट्रेड की बात करें तो कुछ कम्युनिटीज है जैसे सेठ हो गए, बोरा ट्रेडर्स स्पेशलाइज इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, वाइल लोकल ट्रेडर्स वर कॉल्ड एज बानिक। तो बनिक या बानिक जो है हम लोग कहते थे लोकल ट्रेडर्स को, वहीं पे जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले ट्रेडर्स थे जिनको सेठ कहते थे या बोरा जो ट्रेडर्स थे वो इन्वॉल्व थे लार्ज डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए। वहीं पे अनदर क्लास थे ट्रेडर्स के जिनको बंजारास कहते थे। ये भी क्या है लार्ज क्वांटिटी, मतलब जहां ज्यादा क्वांटिटी को लेकर ट्रेड करने की बात आती थी लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो वहां पर बंजारा जो है वो परफॉर्म ये फंक्शन जो है वो कर रहे होते थे। ट्रेडिंग कम्युनिटी किसी भी एक रिलीजन या कास्ट को बिलोंग नहीं करते थे। यहाँ पे अगर हम देखें तो बंगाल जो है वो काफी एक्सपोर्ट करता था चीजों को, जैसे शुगर हो गया, राइस हो गया, मसलिन हो गया, सिल्क हो गया। गुजरात जो है वो एक तरीके से एंट्री पॉइंट था फॉरेन गुड्स का, क्योंकि वहीं पे क्या था पोर्ट सिटी था। मेजर इंपोर्ट्स हमको इंडिया में देखने को जो मिलता है जैसे टिन हो गया, कॉपर हो गया, वॉर हॉर्सेस था, लग्जरियस आइटम था जैसे आइवोरी हो गया, हाथी का दांत हो गया। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था वो मेंटेन किया जाता था इंपोर्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर से। तो सिंपली अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा था, इंपोर्ट कम था। तो जो बचा हुआ इंपोर्ट का पोर्शन था उसको गोल्ड और सिल्वर के रूप में क्या है इंपोर्ट को, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात हम करते हैं उस चीज को बैलेंस किया जाता था। डच और इंग्लिश ट्रेडर्स जो है हु केम टू गुजरात ड्यूरिंग 17th सेंचुरी फाउंड दैट इंडियन ट्रेडर्स वेर अलर्ट एंड ब्रिस्क। जो डच और इंग्लिश ट्रेडर्स इंडिया में आए उन्होंने देखा कि भाई यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत समझदार है, बिजनेसमैन तो ये मतलब पहले से है, इनको ठगना ये बड़ा मुश्किल है, मतलब इनको जो है कोई ठग नहीं सकता है, इनको जो है बेवकूफ नहीं बना सकता है। काफी अलर्ट जो है वो ट्रेडर्स हमें देखने को मिलते हैं। कल्चर डेवलपमेंट की बात करें मुगल्स के अंदर तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है, जहां पे काफी मैग्निफिशिएंट फोर्ट्स हमें देखने को मिला। पैलेसेस है, पब्लिक बिल्डिंग्स है, मॉस्क है एंड मेजोरियम्स है। मेजोरियम्स हम लोग कहते हैं जैसे मकबरा कहते हैं या मजार जिसको हम लोग कहते हैं उसी चीज को हम कह रहे हैं। कुछ मुगल गार्डन जो है हमको देखने को मिला, सम एग्जांपल है जैसे निशत बाग है कश्मीर के अंदर, शालीमार बाग है लाहौर के अंदर, और पिंजौर गार्डन है पंजाब के अंदर। ये आज के डेट में भी जो है वो मुगल गार्डन के रूप में जो है वो सर्वाइव करते हैं। ड्यूरिंग रेन ऑफ शेरशाह मेजोरियम ऑफ सासाराम एंड पुराना किला नियर दिल्ली ये बनाया गया था शेरशाह के समय, जो कि हम बीच में पढ़ते भी है कि हुमायूं के बीच में हुमायूं का 2 रेन के बीच में क्या है शेर इंटररेग्नम जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अकबर जो है वो डिफरेंट पैलेसेस को बनाए थे, जैसे कि एक है फतेहपुर सिकरी के अंदर भी बनाए थे, जामा मस्जिद भी बनाए थे। जामा मस्जिद जो है उसी का दरवाजा जो है गेटवे जो है जिसको हम लोग बुलंद दरवाजा कहते हैं या लॉफ्टी गेट कहते हैं, जिसका हाइट जो है 176 फीट जो है देखने को मिलता है। बहुत सारे उसके अंदर क्या है फ्लोरल डायग्राम जो है वो भी देखने को मिले हमें, एंड इस तरह के फ्लोरल डेकोरेशन जो कि प्रीसियस स्टोन्स पे किया जाता है, वॉल्स पे किया जाता है, जिसको हम लोग पिट्रा ड्यूरा टेक्निक जो है वो कहते हैं, जो कि लार्ज स्केल पे क्या है ताजमहल में भी इसका यूज किया गया है। अगर हम मॉस्क बिल्डिंग की बात करें तो इसका पीक जो है जो शाहजहां के रीन में जो है वो क्या है अचीव हुआ था, सबसे ज्यादा पीक पे जो है देखने को मिलता है। आगरा के अंदर जो है मोती मस्जिद वो प्योरली क्या है व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। वहीं पे दिल्ली के अंदर जो जामा मस्जिद है वो रेड स्टोन का बनाया गया है। पेंटिंग और म्यूजिक की बात करें तो यहाँ पे फाउंडेशन जो है हुमायूं के दौरान जो जब वो पर्शिया में स्टडी कर रहे थे, पर्शिया में स्टे कर रहे थे, उसी दौरान क्या है उनका इंक्लिनेशन जो है वो काफी ज्यादा पेंटिंग को लेकर हो गया था, म्यूजिक को लेकर। इसीलिए जब वो वहां से वापस आए तो अपने साथ 2 पेंटर लेके आए थे, एक का नाम मीर सैयद अली था, दूसरे का नाम अब्दुल समद था। एंड ये दोनों पेंटर जो है वो अकबर के रिन तक हमें देखने को मिलते हैं। कुछ हिस्टोरिकल वर्क है इन दोनों पेंटर का, जैसे एक हो गया अकबरनामा, एंड अकबरनामा के अंदर जो है मेन हम कह सकते हैं बहुत सारे मुगल पेंटिंग जो है देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो हमजनामा भी जो है देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्या है 1200 पेंटिंग जो है वो प्रेजेंट है। मुगल पेंटिंग जो अपने जेनिथ पे पहुंचता है, क्लाइमेक्स पे पहुंचता है जहांगीर के रिन के समय। अकबर जो है ये भी क्या है तानसेन ऑफ ग्वालियर को पैट्रोनाइज या सपोर्ट करते थे। लैंग्वेज और लिटरेचर की अगर हम बात करें तो उस दौरान क्या है मुगल कोर्ट के अंदर जो पर्शियन यानी कि फारसी लैंग्वेज है काफी ज्यादा प्रिवेलेंट हो गया था अकबर के ही समय से। बहुत सारे हिस्टोरिकल वर्क जो हमको देखने को मिलते हैं इस पीरियड के अंदर, जहां पे एन अकबरी लिखा गया, अकबरनामा लिखा गया, दोनों के ऑथर जो है अबुल फजल हमें देखने को मिलते हैं। जहांगीर का ऑटोबायोग्राफी जो है तुजुके जहांगीरी कहते हैं, ये भी लिखा गया था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जहांगीर जो है ही ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड मेनी स्कॉलर्स लाइक गियास बेग, नाकिब खान एंड निमातुल्ला। हिज सन दारा शिको जो उनके बेटे थे दारा शिको, ही ट्रांसलेटेड भगवद गीता एंड उपनिषद इनटू पर्शियन। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे हम देखने को मिलता है स्कॉलर्स जो थे वो भी क्या थे पैट्रोनाइज किए गए थे मुगल कोर्ट के अंदर, जैसे गियास बेग हो गए, नाकिब खान हो गया, निमातुल्ला हो गए। जहांगीर के जो बेटे थे जिनका नाम दारा शिको था, ये जो है ट्रांसलेट करते हैं भगवद गीता को और उपनिषद को किसमें पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। रीजनल लैंग्वेज भी डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि बंगाली हो गया, उड़िया हो गया, राजस्थानी हो गया, गुजराती हो गया, ये भी क्या है डेवलप किया था। फ्रॉम टाइम ऑफ अकबर जो है हिंदी पोएट जो है वो भी मुगल कोर्ट के अंदर अटैच थे, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस जो है वो लिखा गया है उनके द्वारा। एंड रामचरितमानस क्या है हिंदी वर्जन है किस चीज का, रामायण का। नेक्स्ट अगर हम मराठास की बात करें तो राइज ऑफ मराठास जो है हमें देखने को मिलता है।
ये मेनली क्या है, माउंटेनस और डेंस रीजन के कारण जो रीजन था डेंस फॉरेस्ट से घिरा हुआ था, तो इनिशियल जो जहां रहता है वहीं पे क्या होता है, काफी ज्यादा उस लोकल एरिया से एक्वेंटेड हो जाता है। तो इसी तरीके से मराठा भी जो थे, क्योंकि वो जंगलों के बीच शुरू से उनका रहना हुआ था, तो इसीलिए गुरिल्ला टैक्टिक्स के अंदर क्या है, काफी ज्यादा वो एडवांस थे, काफी ज्यादा एबल थे, हम कह सकते हैं। स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट जो महाराष्ट्र के अंदर जो है, जैसे हमने पढ़ा भी, तुकाराम हो गया, ठीक है, तो जब जब स्प्रेड हुआ भक्ति मूवमेंट का, तो उसी समय जितने भी जो मराठास थे वो क्या है, यूनाइट हुए रिलीजियसली अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी, जिनको हम मुगल कह रहे, क्योंकि वो इस्लाम थे, ठीक है। स्पिरिचुअल लीडर्स हो गए, जैसे तुकाराम हो गए, रामदास हो गए, वामन पंडित हो गए, एकनाथ हो गए, इस चीज में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पॉलिटिकल यूनिटी की बात करते हैं तो ये क्या है, शिवाजी के टाइम से हमको देखने को मिला। और भी क्या है, अदर इन्फ्लुएंशियल मराठास हमको देखने को मिलता है फैमिलीज के रूप में, जैसे मोरेज हो गए और निम्बलकर्स हो गए। बट द क्रेडिट ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ पावरफुल मराठा स्टेट गोज टू शाहजी भोसले। शाहजी भोसले जो थे एंड उनके बेटे दोनों ही क्या है, वो उनको ही क्रेडिट जाता है कि मराठा किंगडम को एक तरीके से एस्टैब्लिश करने के लिए। शिवाजी की बात करें तो 1627 ईस्वी से लेकर 1680 ईस्वी के बीच में इनका रेन हमें देखने को मिलता है। सॉरी, 1627 में इनका जन्म होता है, 1680 में 80 ईस्वी में क्या है, इनकी मौत हो जाती है। तो बॉर्न एट सीवनेर इन 1627, इनके फादर जो थे वो शाहजी भोसले थे। तो शाहजी भोसले इनके फादर हो गए, शिवाजी मदर जो थी वो जीजाबाई थी। एंड शिवाजी जो है, इनको पूना का जागीर जो है वो विरासत में मिला था 1637 के अंदर। ही कैप्चर्ड जावली फ्रॉम मराठा चीफ चंद्रराव मौर्य। चंद्रराव मौर्य जो कि एक मराठा चीफ थे, इससे शिवाजी ने क्या किया, जावली को जो है एक्वायर किया था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मुगल एम्पायर जो औरंगजेब थे, वो शिवाजी के ग्रोथ को देख रहे थे और शिवाजी के साथ साथ क्या है, मराठा पावर के भी ग्रोथ को देख रहे थे। एंड इसीलिए मुगल गवर्नर जो कि डेक्कन में उस समय प्रेजेंट थे, जिनका नाम शाइस्ता खान था, इनको शाइस्ता खान को भेजा शिवाजी को हराने के लिए। शिवाजी जो है, ये शाइस्ता खान से क्या है, हार जाते हैं। एंड हारने के बाद जो पूना जो कि वो देख रहे थे, राज कर रहे थे एक तरीके से, शिवाजी वो उस पुणे को भी लॉस्ट कर देते हैं, ठीक है, वो हार जाते हैं शिवाजी। लेकिन अगेन क्या है, अगेन एक बोल्ड अटैक करते हैं शाइस्ता खान के ऊपर एंड शाइस्ता खान के मिलिट्री कैंप के ऊपर, जो कि 1663 के अंदर है। एंड उस दौरान क्या है, शाइस्ता खान को घायल कर देते हैं, साथ ही साथ उनके बेटे को भी मार देते हैं। 1664 के अंदर शिवाजी जो है वो सूरत पे कब्जा करते हैं। एंड वहां पे क्या है, बिल्कुल ही जो चीफ पोर्ट था सूरत, जो कि मुगल का चीफ पोर्ट हम मानते हैं, उसको लूटते हैं बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। एंड इस समय औरंगजेब जो है वो राजा जय सिंह को, जो कि अंबेर में प्रेजेंट थे, उनको क्या है, शिवाजी से लड़ने के लिए भेजते हैं। शिवाजी जो है वो जय सिंह के साथ क्या है, नेगोशिएशन करते हैं। एंड ट्रीटी ऑफ पुरंदर याद रखना है, जय सिंह जब शिवाजी कब गए, कहां गए थे, सूरत गए थे, सूरत पे कब्जा किए एक तरीके से, मुगल फोर्ट वगैरह को कब्जा कर लिए थे। तो उस समय जो जय सिंह थे, राजा जय सिंह अंबेर में प्रेजेंट, उसको क्या है, औरंगजेब ने शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा। शिवाजी उनके साथ नेगोशिएशन करते हैं एंड ट्रीटी, दोनों के बीच एक समझौता होता है, जिसको हम लोग ट्रीटी ऑफ पुरंदर कहते हैं, जो कि 1665 में हमें देखने को मिलता है। इस ट्रीटी के अनुसार क्या है, इस ट्रीटी के अनुसार जो है, शिवाजी जो है, जो टोटल उस समय तक क्या है 35 फोर्ट को कब्जा किए थे, उसमें से 23 फोर्ट को वापस क्या है, मुगल को लौटाना पड़ा उनको। और रिमेनिंग जो 12 फोर्ट है वो क्या है, वो शिवाजी के पास रह गए। इस कंडीशन पे छोड़ दिया गया कि शिवाजी जो है वो औरंगजेब को क्या है, उनकी सुजरेनिटी को एक्सेप्ट कर ले। एंड इसी दौरान शिवाजी को बोला गया कि भाई आप अपनी सर्विसेज को जो है वो मुगल कोर्ट को दीजिए। लेकिन शिवाजी जो है बोलते हैं कि भाई हमको रिटायर करो, मेरे बेटे को ले जाओ, जिनका नाम जो था वो एक माइनस सन को अपने देते हैं, बोलते हैं कि संभाजी को जो है वो 5000 मनसब का रैंक जो है असाइन होता है। शिवाजी विजिट करते हैं आगरा को 1666 के अंदर, लेकिन वहां पे उनको कब्जा कर लिया जाता है, वहां पे बंदी बना लिया जाता है। लेकिन वहां से वो फरार हो जाते हैं, अगले 4 साल तक प्रिपेयर करते हैं। फिर अगेन अगर हम देखें तो 1674 में भी क्या है, ये रायगढ़ में खुद को क्या कर देते हैं, खुद को घोषित कर देते हैं कि रायगढ़ के जो है हम यहाँ के राजा है। एंड यहीं पे टाइटल जो है छत्रपति उनको दिया जाता है। शिवाजी का जो मृत्यु है वो 1680 ईस्वी में हमें देखने को मिलता है। अगर हम शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में हमको देखने को मिलता है कि ही वाज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉल्ड अष्टप्रधान। तो शिवाजी जो थे ये असिस्टेड थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, जिसको अष्टप्रधान हम लोग कहते हैं। पेशवा की बात करें तो पेशवा जो थे वो फिनांस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए थे। पेशवा ही बाद में जाके क्या है, प्रधानमंत्री यानी कि पीएम जो है वो भी बनते हैं, ठीक है। सरे नौबत और सेनापति की बात करें, ये मिलिट्री कमांडर थे। एक ऑनररी पोस्ट था, पहले माना भी जाता था इस चीज को लेकर कि जो लड़ाई वगैरह करते हैं उनको बहुत इज्जत दिया जाता था। अमात्य की बात करें तो ये अकाउंटेंट जनरल थे। वकनवीश जो थे वो इंटेलिजेंस पोस्ट था, हाउस होल्ड अफेयर्स को भी देखता था। सचिव जो था वो कोरेस्पॉन्डेंस के लिए था। सुमंत जो था वो पोस्ट जो है मास्टर ऑफ सेरेमनीज था। न्यायाधीश जो थे वो जस्टिस के लिए थे। और पंडित राव जो थे वो चैरिटीज और रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रेवेन्यू सिस्टम शिवाजी का जो है वो मलिक अंबर ऑफ अहमदनगर पे बेस्ड था। अहमदनगर के जो मलिक अंबर जो थे, जो कि हमने पढ़ा भी था कि जब बहमनी किंगडम टूटा है तो अहमदनगर भी जो है वो बनता है, एक पार्ट है, डेक्कन सल्तनत का ही पार्ट रहता है, ठीक है। तो अहमदनगर जो है उसमें राजा थे मलिक अंबर। तो मलिक अंबर के ही रेवेन्यू सिस्टम पे शिवाजी जो है वो काम करते हैं। लैंड को जो है वो एक कांस्टेंट रॉड से मेजर किया जाता है, जिसको काठी कहा जाता था। लैंड को 3 क्लास में डिवाइड किया गया था, एक पैडी फील्ड था, दूसरा गार्डन लैंड था, तीसरा हिली ट्रैक्स था। इन्होंने अपॉइंट किया था रेवेन्यू ऑफिशियल को, जिनको कारकुन्स कहते हैं। चौथ और सरदेशमुखी को भी कलेक्ट किया जाता था। कंफ्यूज हमें नहीं होना है, जैसे चौथ और सरदेशमुखी दोनों ही है। जैसे मराठा किंगडम की बात करें, मराठा किंगडम में कलेक्ट नहीं होता था, मराठा किंगडम को छोड़ के अगल बगल से कलेक्ट किया जाता था। एक चौथ हो गया कि 1/4 प्रोड्यूस, लैंड प्रोड्यूस का 25% क्या है चौथ के रूप में कलेक्ट किया जाता था। कि भाई मान लो किसी को 100 क्विंटल जो है गेहूं हुआ तो 25 क्विंटल जो है वो चौथ के रूप में उसको देना पड़ेगा। इस 25 क्विंटल को कलेक्ट करने के लिए कौन आ रहा है, मराठा जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, तो मराठा किंगडम के बाहर। तो वो क्यों दे रहे थे बगल वाले, कि मराठा जो है उन पे आक्रमण जो है हमला ना करे। तो एक चीज ये हो गया। दूसरा कि इनिशियली मराठा का किंगडम क्या है, काफी इलाज था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मुगल जो है कब्जा करते चले गए इसको। तो जब वो छोटा हुआ तो बहुत सारे रीजन को मराठा खुद मानते थे कि ये तो हमारा हेरिडिटरी रीजन है, ये तो हमको मिलना ही चाहिए। तो उस समय चौथ तो वो लेते ही थे। चौथ के ऊपर क्या है, और एक्स्ट्रा जो है 10% जो है एज अ लिवाई जो है वो लेते थे, एज अ हम कह सकते हैं कि फाइन और लेते थे, एक्स्ट्रा जो है पैसा लेते थे, जिसको सरदेशमुखी कहते हैं। तो चौथ एक तरफ क्या हो गया कि जो 25% है लैंड रेवेन्यू का वो हो गया, मान लो इसके वसूलने गए तो किससे वसूले, तो नॉन मराठा किंगडम या
रीजन से जहाँ पे मराठा का जो है राज्य नहीं है वहां से, ठीक है। तो वहां से जब वसूलने गए तो बोले कि चौथ जो है वो वसूले। मान लो कि टोटल मान लो कि 6 अगर रीजन है तो 6 में से हो सकता है कि 4 जो रीजन है वो बिल्कुल ही नए रीजन है जहाँ मराठा कभी भी क्या है राज नहीं किया करते थे, तो वहां खाली चौथ लेके आएंगे। बचे हुए 2 रीजन जहां से मराठा पहले राज करते थे लेकिन अब नहीं करते, तो बोलते हैं इस पे तो हेरिडिटी राइट है, तुमसे ज्यादा और टैक्स चाहिए, तुम 25% की जगह 35% दो हमको, क्योंकि तुम पे तो मेरा पहले से ही क्या है एक तरीके से हक बनता है। तो चौथ और सरदेशमुखी ये हो गया। यहाँ पे चौथ और सरदेशमुखी की बात करें हम तो ये मराठा किंगडम में मैंने जैसा बताया भी कि ये कलेक्ट नहीं होता था, ये अगल बगल के नेबरिंग टेरिटरीज ऑफ मुगल एम्पायर और डेक्कन सल्तनत के कलेक्ट होता था। क्यों दिया जाता था? ताकि मराठा जो है मतलब लोग डर के मारे देते थे कि भाई रेड ना कर दे, आक्रमण ना कर दे। रेगुलर आर्मी जो है ये मेंटेन करते थे 30,000 से 40,000 कैवलरी मैन थे, कैवलरी कह रहे हैं हम लोग वही घुड़सवार को। एंड ये जो है सुपरवाइज किया जाता था हवलदार के द्वारा, इनको फिक्स सैलरी दिया जाता था। 2 डिवीजन मराठा कैवलरी का हमें देखने को मिलता है, एक बरगैर से दूसरे सिलादार से। तो बरगैर जो है वो इक्विप थे एंड पेड बाय द स्टेट थे, और सिलादार जो थे वो मेंटेन बाय द नोबल्स थे। तो 2 याद रखना, एक बरगैर को मेंटेन कौन कर रहा है, स्टेट कर रहा है, सिलादार को मेंटेन कौन कर रहा है, नोबल्स करते थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इन्फेंट्री यानी कि जो पैदल फुट वाले सैनिक थे, तो मावली फुट सोल्जर्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल मराठास के एम्पायर के अंदर। बाय द एंड ऑफ हिज रेन शिवाजी हैड अबाउट 240 फोर्ट्स। तो जैसे ही क्या है कि शिवाजी के रेन के अंत तक क्या है लगभग 240 फोर्ट जो है शिवाजी के कब्जे के अंदर था। हिज राइज फ्रॉम जागीरदार टू छत्रपति वाज स्पेक्टेकुलर। तो इनिशियली वो क्या थे, शिवाजी जागीरदार थे लेकिन वो रायगढ़ के क्या हो गए वहां पे छत्रपति के रूप में भी जो है स्थापित करते खुद को। ही यूनिफाइड मराठास एंड रिमेन्ड अ ग्रेट एनिमी ऑफ द मुगल एम्पायर। ये मराठास को यूनिफाइड करते एंड मुगल एम्पायर के लिए क्या है एक ग्रेट एनिमी जो है वो साबित होते हैं। अगर हम सक्सेसर ऑफ शिवाजी की बात करें तो शिवाजी के डेथ के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि उनके 2 बेटे, एक संभाजी दूसरे राजा राम है। संभाजी जो है इमर्ज्ड विक्टोरियस बट लेटर ही वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द मुगल्स। उनको कैप्चर कर लिया जाता है, मुगल जो है मार भी देते हैं। राजा राम की बात करें तो ये सक्सीड करते हैं थ्रोन को, बट मुगल जो है उनको वो गिंजी फोर्ट से गिंजी फोर्ट की तरफ क्या भगा देते हैं, मतलब पुणे से हटा देते हैं। डाइड एट 1717 में इनकी मौत हो जाती है। ही वाज सक्सीडेड बाय हिज माइनर सन शिवाजी टू विद हिज मदर ताराबाई एज अ रीजेंट, ठीक है। तो रीजेंट के रूप में जो है वो बनती है ताराबाई। एंड मतलब हमको याद रखना है कि शिवाजी के 2 बेटे थे, संभाजी और राजा राम। राजा राम जो है उनकी मौत 17 में हो जाती है एंड उनके बाद उनके जो बेटे थे वो माइनर थे, क्योंकि तो उनकी मां जो है ताराबाई उनको सपोर्ट करती है। बेटे का नाम है शिवाजी 2। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट रूलर जो थे वो शाहू थे। शाहू के ही रिन के समय जो है पेशवा जो है वो राइज करते हैं। पेशवास की बात करें तो 1713 से लेकर 1818 के बीच में हमें देखने को मिलता है, जहां पे बालाजी विश्वनाथ जो है 1713 से लेकर 1720 के बीच में आते हैं। यहां पे अगर देखें तो ये बालाजी विश्वनाथ जो है अपना जो कैरियर है स्टार्ट किए थे एक स्मॉल रेवेन्यू ऑफिशियल के रूप में, बाद में जाके पेशवा बनते। पेशवा हमने पढ़ा भी था प्राइम मिनिस्टर जिसको हम कह रहे हैं 1713 के अंदर। 1719 के अंदर बालाजी जो है ये कुछ राइट्स लेते हैं मुगल एम्पायर फारूक शियार से एंड उसके बाद से क्या है कि ये एक तरीके से मराठा साम्राज्य जो है फिर से अगर हम कहें तो फिर से रिकैप्चर करते हैं या रीऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट मुगल एम्पायर जो थे वो शाहू को जो है मराठा किंगडम किंग के रूप में जो है वो एक्सेप्ट किए थे। कौन? फारूक शाह। फारूक शाह हमको याद रखना है पहला जो किंग जो है शाहू को रिकॉग्नाइज किया था एज मराठा किंग। सेकंड जो है ही अलाउड शाहू को अलाउ किए थे कि भाई 6 मुगल प्रोविंसेस से जो कि डेक्कन में प्रेजेंट है विच इंक्लूड कर्नाटक एंड मैसूर, उससे शाहू जो है वो कलेक्ट कर सकता है चौथ और सरदेशमुखी को। बाजीराव फर्स्ट की बात करें तो 1720 से लेकर 1740 के बीच में हमें देखने को मिलता है। बालाजी विश्वनाथ के सबसे बड़े बेटे जो रहते हैं वही है बाजीराव फर्स्ट एंड ही सक्सीडेड हिज फादर एज पेशवा एट द एज ऑफ 20। मराठा पावर जो है अपने जो हाईएस्ट पीक पे ग्लोरी पे पहुंचता है वो बाजीराव फर्स्ट के रेन के समय हमें देखने को मिलता है। इसी के बाद से बालाजी बाजीराव आते हैं, इनके बेटे 1740 से लेकर 1761 के बीच में। ये अपने फादर बाजीराव फर्स्ट को सक्सीड करते हैं एज पेशवा एट द एज ऑफ 19 years old. Peshwa entered into an agreement with Mughal emperor in 1752. According to it, Peshwa gave an assurance to Mughal emperor that he would protect the Mughal empire from internal as well as external enemies, for which Chauth of Northwest province and total revenue of Agra and Ajmer province would be collected by Marathas. तो क्योंकि धीरे धीरे क्या था मुगल एम्पायर जो है मुगल एम्पायर औरंगजेब के मृत्यु के बाद यानी कि 1707 ईस्वी के बाद क्या है तो धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला गया और कमजोर पड़ता चला गया। तो लेटर मुगल जो थे वो अपने राज्य को उतना अच्छा से मेंटेन नहीं करते थे, तो जो फॉरेन इन्वेजन होता था तो उसके खिलाफ वो हमेशा परेशान रहते थे, हमेशा लूट के चले जाते थे, मार्केट के इनको चले जाते थे। तो जब अगर हम देखें तो एक तरीके से समझौता वो कर लिए थे मुगल एम्पायर बालाजी बाजीराव के साथ एंड बालाजी बाजीराव के साथ समझौता कर लिए थे कि भाई बोले थे कि जब भी क्या है फॉरेन या कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल क्या होगा कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत होगा अगर हम देखें कोई भी एनिमीज होगा तो उस समय क्या है मराठा जो है मुगलों का साथ देंगे। इसके बदले में क्या है, इसके बदले में जो भी नॉर्थ वेस्ट रीजन था प्रोविंस का, खासकर अगर हम देखें तो जो टोटल रेवेन्यू है आगरा और अजमेर का वो क्या है अब मुगल नहीं मराठा जो है उसको कलेक्ट करेंगे वहां से चौथ और सरदेशमुखी, ठीक है। तो वो चौथ जो है वो कलेक्ट करने के लिए वहां पे आ गए, सरदेशमुखी नहीं चौथ कलेक्ट करते। सरदेशमुखी तो पहले से यहाँ हेरिडिटरी राइट है मराठा का वहीं पे, तो क्योंकि ये नया लैंड था तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है चौथ जो है वही कलेक्ट होगा। इसीलिए जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर क्या है अहमद शाह अब्दाली जो है वो आता है तो मराठा जो है काफी ब्रेवली जो है लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ क्या है मराठा पावर जो है वो क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद से हमारे पास है लास्ट वो है कमिंग ऑफ यूरोपियंस की हम बात करते हैं। नए सी रूट का खोज होता है एंड वाया केप ऑफ गुड होप, जहां पे वास्को डे गामा जो है डिस्कवर करते हैं केप ऑफ गुड होप को एंड वहीं से क्या है नए सी रूट की जो है वो शुरुआत होती है 1498 के अंदर। सबसे पहले याद हमें रखना है पोर्तुगीज ही सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में वही गए थे। तो पोर्तुगीज में अगर हम देखें तो वास्को डे गामा जो है वो कैलिकट पहुंचते हैं 17 मई 1498 के अंदर एंड वहां के जो रूलर थे कैलिकट के जिनको जामुरीन कहते हैं या समूर्थी कहते हैं हम लोग, ठीक है, वो काफी वार्मली वेलकम किए कि अच्छा भाई ये तो हमारे वास्को डे गामा साहब आ गए। एंड फिर वो वास्को डे गामा जो है वो 1499 के अंदर क्या है वापस पुर्तगाल जो है वो चला जाता है। अगर हम देखें तो सेकंड बार जो है वो आता है वास्को डे गामा सेकंड ट्रिप जो है 1502 के अंदर। वहीं पे 1500 के अंदर क्या है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल जो है वो आता है अराइव करता है। इन्होंने ट्रेडिंग स्टेशंस को क्या है एस्टैब्लिश किया था कैलिकट के अंदर या कैलिकट के अंदर
कन्नानूर के अंदर और कोचिन के अंदर। पहला जो गवर्नर है पोर्टुगीज का जो कि हमें देखने को मिलता है फ्रांसिस डी अल्मेडा। अल्मेडा साहब जो है ये पहले पोर्टुगीज गवर्नर बना दिए जाते हैं। 1509 के अंदर एल्ब्यूक्वर्क ये कैप्चर करता है मलाक्का और सिलोन को, एंड 1510 के अंदर एल्ब्यूक्वर्क जो है वो एक तरीके से कैप्चर करता है गोवा को फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर। यहीं पे अगर हम देखें तो एल्ब्यूक्वर्क जो है वो उनका जो है देहांत जो है 1515 के अंदर हो जाता है। एंड यहीं पे क्या है, जब उनका देहांत होता है 1515 के अंदर, तो उस दौरान क्या था, इंडिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेवल फोर्स के रूप में पोर्तुगीज को एस्टैब्लिश करके वो मर जाते हैं। पोर्तुगीज पावर जो है डिक्लाइन करने लगता है इंडिया के अंदर 16th सेंचुरी में। धीरे धीरे क्या है, वन बाई वन क्या है, अपने सारे पोजीशन को वो लॉस्ट करते चले जाते हैं। बस उनके पास गोवा रह जाता है और दमन एंड दीव जो है बस उतना ही रह जाता है नेक्स्ट सेंचुरी के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद से डच आते हैं। डच जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इन 1602। सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो मसूलीपट्टनम हो गया, पुलीकट हो गया, सूरत है, कराईकल है, नगालीपट्टनम है, ठीक है। नेक्स्ट है चिंसोरा है, कासिम बाजार, ये सारे जो है सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है। इन 17th सेंचुरी दे वॉन ओवर पोर्टुगीज एंड इमर्ज मोस्ट डोमिनेंट पावर इन यूरोपियन ट्रेड इन ईस्ट। तो 17th सेंचुरी के अंदर पोर्तुगीज से क्या है वो लड़ते हैं डच, और वहीं पे क्या है हमें देखने को मिलता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और डोमिनेंट पावर जो है यूरोपियन ट्रेड का ईस्ट के अंदर क्या है वही एस्टैब्लिश होता है। एंग्लो डच राइवलरी की बात करें जो कि लगभग 7 डिकेड्स तक चला था, एंड यहीं पे क्या है डच जो है अपने सारे ही सेटलमेंट्स को इंडिया के अंदर जो है लॉस कर जाते हैं और सब पे जो है वो ब्रिटिश जो है वो कब्जा कर लेते हैं। मतलब ब्रिटिश यहाँ तो जो है वो सारे जो सेटलमेंट है वो देते चले जाते हैं उनको, ठीक है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ये 1600 ईस्वी में आते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं। एक चार्टर इशू होता है, एक फरमान जारी होता है क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा, एंड कैप्टन साहब हॉकिंस साहब जो है वो रॉयल कोर्ट पहुंचते हैं जहांगीर के 1609 के अंदर, कि बोलते हैं कि भाई हम सूरत में एक ट्रेडिंग फैक्ट्री जो है वो बनाना चाहते हैं, ट्रेडिंग सेंटर बनाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या है, मुगल एम्पायर क्योंकि पोर्तुगीज प्रेशर के अंदर क्या थे, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो वो मना कर देते हैं। लेटर 1612 में फिर से जहांगीर जो है एक फरमान जारी करते हैं और इंग्लिश को इजाजत देते हैं कि भाई तुम जो है सूरत में जो है 1613 में क्या है एक स्टैब्लिश कर सकते हो फैक्ट्री को। इंग्लिश जो है स्टैब्लिश करते हैं फैक्ट्रीज को, फिर सूरत में तो किया ही था 1613 के अंदर। 1619 के अंदर क्या है आगरा, अहमदनगर, बड़ौदा, बरोच के भी अंदर जो है फैक्ट्री को है स्टैब्लिश करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक्वायर करता है बॉम्बे को चार्ल्स II से। 1639 में फ्रांसिस डे जो है ये फाउंड करता है सिटी ऑफ मद्रास को, एंड वहीं पे क्या है एक फोर्ट बनाता है जिसको फोर्ट सेंट जॉर्ज हम लोग कहते हैं। 1690 के अंदर क्या है इंग्लिश फैक्ट्री जो है एस्टैब्लिश होता है एक प्लेस पे जिसको सुतानुपी कहते हैं बाई जॉब चार्नॉक। लेटर यही डेवलप होता है सिटी ऑफ कैलकटा के अंदर, और सिटी ऑफ कैलकटा जो है इसी के अंदर क्या है फोर्ट विलियम जो है वो बनाया जाता है। फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फॉर्म होता है 1664 के अंदर बाई कॉल्बर्ट। एक मिनिस्टर होता है जो कि किंग लुइस या लुई हम कह सकते हैं 14 के अंदर एक मिनिस्टर थे जिनका नाम कॉल्बर्ट था। कॉल्बर्ट ने ये कंपनी बनाई जिसको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हम कह रहे हैं। फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इंडिया के अंदर जो है वो सूरत में क्या है एस्टैब्लिश किया गया था फ्रांसिस कैरोन के द्वारा। तो याद रखना है फ्रांसिस कैरोन जो है वो फर्स्ट फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करते हैं सूरत के अंदर, फ्रेंच फैक्ट्री को। लेटर मराकारा जो है वो सेटअप करता है फैक्ट्री को मसूलीपट्टनम के अंदर। फ्रैंकॉइस मार्टिन जो है वो सिटी बनाते हैं पौंडीचेरी 1673 के अंदर, एंड 1673 के अंदर क्या है याद रखना है पौंडीचेरी बनाया गया है फ्रैंकॉइस मार्टिन के द्वारा, और फ्रैंकॉइस मार्टिन पौंडीचेरी के फर्स्ट गवर्नर भी बना दिए जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद से डेनमार्क से डेन्स आते हैं। ये भी क्या है इंडिया के अंदर क्या है ट्रेड सेटलमेंट जो है वो फॉर्म करते हैं। सेटलमेंट की बात करें तो ट्रांक्यू बार में हमको देखने को मिलता है दे सेटल डाउन एट ट्रांक्यू बार वाज फाउंडेड बाई सेटलमेंट एट ट्रांक्यू बार वाज फाउंडेड बाय 1620। अनदर इंपॉर्टेंट दानिश सेटलमेंट हमको देखने को मिलता है बंगाल के अंदर जो सेरमपुर है उसके अंदर। लेकिन वो इंडिया के अंदर क्या है अपना पावर जो है वो स्ट्रेंथन नहीं कर पाए। धीरे क्या है इंग्लिश को ब्रिटिशर्स को वो सारे ही क्या है अपने सेटलमेंट बेच के जाने लगे, और 1845 में जितने सेटलमेंट थे सारे को बेच के चले गए। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी की बात करें तो हमेशा क्या है इंग्लिश और फ्रेंच जो है आपस में सामने खड़े रहे, हमेशा लड़ते ही रहे। इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लिश एंड फ्रेंच वेयर कंपीटिंग विद ईच अदर टू एस्टैब्लिश दियर सुप्रीमेसी इन इंडिया। तो 18th सेंचुरी के अंदर इंग्लिश और ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या है एक दूसरे से कंपीट कर रहे थे कि भाई कौन जो है इंडिया के अंदर जो है स्टेबल जो है वो कर पाएगा अपनी सुप्रीमेसी को। कर्नाटिक वॉर्स की बात करें तो कर्नाटिक जो है कर्नाटक वाला रीजन नहीं है, मतलब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा महाराष्ट्र वगैरह का भी रीजन है, तमिलनाडु, ये सारे रीजन हो गए। तो कर्नाटिक वॉर जो है वो देखने को हमें मिलता है जहां पे मुगल एम्पायर जो है धीरे धीरे क्या था डाउनफॉल में जा रहा था। इसी के कारण जो डेक्कन जो रीजन था वो इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करता है। वहीं पे इंडिपेंडेंस जो है डेक्कन में से एक है निजामुल मुल्क जो है वो करते हैं, ठीक है। रूलर ऑफ कर्नाटिक एक्सेप्टेड द सुजैनिटी ऑफ निजाम के सुजैनिटी को जो है कर्नाटिक के रूलर जो थे वो क्या थे मान लेते। 1740 के अंदर क्या है ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जो है यूरोप में छिड़ गया, जहां पे फ्रेंच गवर्नर पौंडीचेरी डुप्लेक्स जो है वो अटैक कर देते हैं किस पे इंग्लिश के ऊपर क्या है अटैक करते हैं 1746 के अंदर। एंड यहीं पे क्या है 1746 से लेकर 48 के बीच में फर्स्ट कर्नाटिक वॉर होता है। तो याद हमको समझना क्या है कि यूरोप के अंदर क्या है ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन होता है, ठीक है 1740 के अंदर। उसी का रिजल्ट क्या होता है क्योंकि यूरोप में जो ऑस्ट्रियन वॉर था उसके अंदर इंग्लिश और ब्रिटिश और फ्रेंच जो है वो क्या है एक दूसरे के आमने सामने जो है वो खड़े थे। तो उसी को देख के क्या है इन्फ्लुएंस होकर जो डुप्लेक्स जो कि फ्रेंच गवर्नर थे पौंडीचेरी के वो क्या है अटैक कर देते हैं 1746 के अंदर कहा इंग्लिश के ऊपर। एंड यहीं से क्या है पहला कर्नाटिक वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में जो है कर्नाटिक वॉर डिटेल में जो है हमको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ना ही है। इंग्लिश सॉट हेल्प फ्रॉम नवाब ऑफ कर्नाटिक अनवरुद्दीन। इंग्लिश जो है जो मदद मांगने चले जाते हैं किसके पास, जो नवाब थे कर्नाटिक के जिसका नाम अनवरुद्दीन था उनके पास। इंग्लिश आर्मी जो है फ्रेंच को बुरी तरीके से क्या है डिफीट कर देती है इन द बैटल ऑफ अद्यार नियर मद्रास। सेकंड कर्नाटिक वॉर के अंदर क्या है 1749 से लेकर 54 के अंदर चलता है। डुप्लेक्स जो है वो क्या है ये मुजफ्फर जंग को क्या है निजाम ऑफ हैदराबाद बनाना चाहते थे, और चंदा साहिब को क्या है आरकॉट का जो है वो थ्रोन या गद्दी दिलवाना चाहते थे। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी वही मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। यहाँ पे बस इतना हमको जान लेना है कि सेकंड जो कर्नाटिक वॉर था उसमें फ्रेंच जो है वो सपोर्ट कर रहा था दो लोगों को। एक क्या है मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहा था ताकि वो निजाम बन पाए हैदराबाद का, दूसरा चंदा साहिब को सपोर्ट कर रहा था जो कि आरकॉट रीजन है या आरकॉट के गद्दी पे बैठाने के लिए। यहाँ पे तीनों के जो troops of these three defeat Anwaruddin who was with the British in first Carnatic War and killed him in the Battle of Amber in 1749। और तीनों मिलके
मतलब निजाम ऑफ हैदराबाद बनने के लिए जो मुजफ्फर जंग थे, दूसरे चंदा साहिब थे और तीसरा जो था वो फ्रेंच था, तीनों मिलकर अनवरुद्दीन ब्रिटिश का मदद किया था किसमें, पहला कर्नेटिक वॉर के अंदर। अनवरुद्दीन को ये तीनों मिलकर मार देते हैं बैटल ऑफ अंबर के अंदर 1749 के अंदर। और इस विक्ट्री के बाद मुजफ्फर जंग जो है वो क्या है, निजाम बन जाते हैं, चंदा साहिब जो है वो आरकॉट का रूलर बन जाता है और मोहम्मद अली जो कि अनवरुद्दीन का बेटा था वो भाग जाता है तिरुचिरापल्ली के अंदर। इंग्लिश जो है वो क्या है, फिर सपोर्ट करने के लिए क्या है, जो अब तो वो अनवरुद्दीन बचा नहीं, उसका बेटा था मोहम्मद अली, उसको सपोर्ट करने के लिए इंग्लिश जो है अपने सैनिक को जो है वो भेजता है। इसी दौरान क्या है, ब्रिटिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव जो है वो आरकॉट को जो है वो कब्जा कर लेता है। ये सीवियर मतलब जो फ्रेंच है फिर उसको भी हरा देता है कावेरी पक्कम के अंदर। चंदा साहिब जो है उसको कैप्चर करके क्या है, तंजौर में सरकलम उसका कर देता है। मीनवाइल डुप्लेक्स जो है वो रिप्लेस कर दिया गया था गॉडह्यू के द्वारा, जो कि फ्रेंच गवर्नर थे। एंड वॉर जो है यहीं पे क्या है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के अंदर क्या है 1754 के अंदर क्या है खत्म होता है। तो हमको बस याद रखना है कि अनवरुद्दीन को मार दिया था तीनों मिलकर, फ्रेंच, चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग मिलकर। उसके बाद से क्या है, उनका बेटा जो था वो भाग गया था, मोहम्मद अली। ब्रिटिश जो है जब उनको ये बात समझ में आती है, सुनाई पड़ता है, सुनने में आता है, तो वो क्या है, वो सपोर्ट करने के लिए क्या है अपने सैनिक को भेजते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश के जो कमांडर थे रॉबर्ट क्लाइव, वो आरकॉट को कब्जा करते हैं, फ्रेंच को हराते हैं कावेरी पक्कम के अंदर, चंदा साहिब को कैप्चर करके उसको तंजौर के अंदर बिहेडेड करते हैं। और डुप्लेक्स जो है उसी दौरान क्या था, फ्रेंच गवर्नर था, वो रिप्लेस कर दिया गया था फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा। किससे, तो गॉडह्यू के से, ठीक है। एंड वहीं पे क्या है 1754 के अंदर ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से सेकंड जो है कर्नेटिक वॉर जो है हमको एंड होता दिखता है। तो सेकंड कर्नेटिक वॉर जो है हमको याद रखना है कि वो एंड किससे हुआ, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754 से। आउटब्रेक होता है 7 इयर्स वॉर का फिर से वहां पे यूरोप के अंदर 1756 से लेकर 63 के बीच में। एंड इसी आउटब्रेक के कारण क्या है, थर्ड कार्नेटिक वॉर जो हमको देखने को मिलता है 1758 से लेकर 1763 के अंदर। यहाँ पे जो फ्रेंच कमांडर थे जिनका नाम काउंट डी लैली था, ये प्रेजेंट थे। ब्रिटिश जनरल जो थे सर आयर कूटे थे, जो कि डिफीट करते हैं किसको, काउंट डी लैली को, कहां पे, बैटल ऑफ वंडी वॉश के अंदर 1760 में। 7 ईयर वॉर जो है वो केम टू एन एंड बाय ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763। थर्ड कार्नेटिक वॉर ऑल्सो एंडेड, फ्रेंच एग्रीड टू कॉन्फाइन इट्स एक्टिविटीज इन पौंडीचेरी, माहे, कराईकल एंड यनम। तो हमको यही देखना है कि जब यूरोप में वॉर हो रहा था तब क्या है, इंडिया में भी वॉर हो जा रहा था। एंड यही 3 वॉर का रिजल्टेंट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कार्नेटिक वॉर रिजल्टेंट है। एंड थर्ड कार्नेटिक वॉर फाइनली खत्म होता है जब पेरिस के अंदर ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है 1763 के अंदर। तो उसी के साथ साथ क्या है, थर्ड कार्नेटिक वॉर जो है वो भी खत्म हो जाता है इंडिया में। यहीं पे फ्रेंच जो है वो एग्री करते हैं कि भाई हम इसके कुछ सेलेक्टेड रीजन के बाहर जो है अपनी एक्टिविटी को करेंगे ही नहीं। उन रीजन में एक पौंडीचेरी था, दूसरा माहे था, कराईकल था और यनम था, ठीक है। तो इनके बाद जो है पौंडीचेरी ही रहता है मेनली, और फ्रेंच जो है वो एग्री हो जाते हैं कि भाई इसके बाद जो है हम लोग नहीं कहीं वर्क करेंगे, कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं करेंगे। तो क्या कारण रहा कि फ्रेंच जो है वो क्या है, ब्रिटिश के साथ लड़ने में असक्षम रहे या हमेशा हार जा रहे थे। सबसे पहला जो हम देखें तो इंग्लिश में कमर्शियल सुपरिटी हमको देखने को मिलता है, पैसा बहुत ज्यादा था उनके पास। दूसरा नेवल सुपरिटी था। फ्रेंच गवर्नमेंट से जो फ्रेंच यहाँ पे प्रेजेंट है उनको काफी सपोर्ट नहीं था, लैक ऑफ सपोर्ट हमको देखने को मिलता है। फ्रेंच के पास सिर्फ और सिर्फ डेक्कन में ही क्या था, सपोर्ट था। इंग्लिश के पास जो है स्ट्रॉन्ग एक बेस हमको देखने को मिलता है बंगाल के अंदर। इंग्लिश जो है 3 इंपॉर्टेंट साइड से प्रेजेंट थे, कलकत्ता था, बॉम्बे और मद्रास था, लेकिन फ्रेंच के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही था, पौंडीचेरी। इंग्लैंड की विक्ट्री जो है यूरोप में वो डिसाइड कर रही थी इंडिया में फ्रेंच की हार। मतलब अगर देखा जाए तो एक मोरल वैल्यू भी होता है कि अगर पता चले कि मेरे टीम का कोई दूसरी जगह जीत गया तो मेरा भी मोरल जो है हाई रहेगा। अगर पता चले कि वो मेरी टीम का है, मेरा जो कंट्री है वो उस जगह पे हार गया, तो फिर इस जगह पे भी मेरा मोरल क्या होगा, डाउन होगा। तो उसी तरीके से इंग्लैंड क्योंकि यूरोप में जीत रहा था तो उसी के कारण फ्रेंच का मोरल जो है वो डाउन था। एंड इसी के कारण से मोरल डाउन होने के कारण क्या है, वो कर्नेटिक वॉर्स में भी क्या है हारते हुए दिख रहे थे। एस्टैब्लिशमेंट अगर हम देखें ब्रिटिश पावर का बंगाल के अंदर तो नवाब ऑफ बंगाल जो है सिराजुद्दौला और इंग्लिश के बीच में क्या है, हमेशा इंग्लिश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसका रिजल्टेंट जो है बैटल ऑफ प्लासी हमको देखने को मिलता है, जो कि 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। जहां पे इंग्लिश जो है वो आसानी से क्या है जीत जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है वो जीत जाते हैं क्योंकि नवाब की तरफ से जो उनके कमांडर आए थे मीर जाफर, इंग्लिश उसको एक तरीके से समझौता कर लेते हैं और मीर जाफर जो है वो गद्दारी कर देता है किसके साथ, नवाब के साथ, सिराज के साथ। एंड क्योंकि वो खुद नवाब बनना चाहता था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन बैटल ऑफ प्लासी मार्क द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन द इंडिया। 1764 के अंदर वंस अगेन क्या है, इंग्लिश जो है वो डिफीट करता है किसको, देखो एक बार तो बैटल ऑफ प्लासी में डिफीट हुआ, नवाब डिफीट हुआ। दूसरी बार क्या है 1764 में फिर बैटल ऑफ बक्सर में हमको देखने को मिलता है कि कंबाइंड फोर्सेस, एक कौन थे, जो नवाब थे अवध के, दूसरे मुगल एम्पायर जो थे वो उन्हीं के यहाँ रह रहे थे, ठीक है। तीसरा जो था नवाब ऑफ बंगाल जो भागते हुए क्या था कि भाई बचाओ हमको। ये बैटल ऑफ बक्सर में क्या है, तीनों मिलकर क्या है इंग्लिश को हरा नहीं पाते, इंग्लिश तीनों हरा देता है। तो इसी वजह से क्या है कि अगर हम देखें तो बैटल ऑफ बक्सर काफी इंपॉर्टेंट जो है वॉर हमें देखने को मिलता है, जहां पे इंग्लिश की सुपरिटी जो है ओवर मुगल एम्पायर जो है स्टैब्लिश हो जाती है। वहीं पे 1765 के अंदर रॉबर्ट क्लाइव जो है अपॉइंट होता है एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल। एंड उसी ईयर क्या है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है। इस इलाहाबाद ट्रीटी के अनुसार क्या है मुगल एम्पायर जो है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या है दीवानी राइट जो है वो असाइन करता है। एंड इसी के साथ जो है हमारा कंप्लीट मिडावल हिस्ट्री जो है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे।